जे एडवांस 2017 पेपर 1 पेपर 2 मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो ये जो पेपर है इट वाज कंडक्टेड बाय आईआईटी चेन्नई। आईआईटी मद्रास ने इस पेपर को बनाया था। पेपर में कुछ सेक्शंस में 7 क्वेश्चन एक पेपर में एससीक्यू पूछे गए हैं, 7 क्वेश्चन एक बार एमसीक्यू पूछे गए। न्यूमेरिक रेस्पॉन्स भी इसके अंदर क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। कॉम्प्रीहेंशन पेपर 2 में आपको देखने को मिला और पेपर 1 के अंदर जो मैच द कॉलम होता है उसको एससीक्यू के साथ मिक्स करके एक अच्छे सवाल पूछे गए थे। इस पेपर को जब कंडक्ट किया गया था हुआ यह था कि इस पूरे पेपर में ओवरऑल 18 क्वेश्चन एज ए बोनस दिए गए थे। तो हर जगह हल्ला मच गया था कि साल भर में 2 पेपर बनाने होते हैं, उसमें भी इतना इश्यूज हो गया है कि बोनस करना पड़ रहा है। मैथमेटिक्स में भी ऐसे 3 क्वेश्चन थे जहां पर के स्टूडेंट्स को बोनस मार्क दिए गए थे। उसमें से एक क्वेश्चन ऐसा था जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का था, जिसके ऊपर ऑप्शन मैच नहीं हो रहे थे, वो एक जेन्युइन बोनस था। लेकिन 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो हिंदी मीडियम का जो पेपर आया था उसके अंदर वो गलत थे। और क्योंकि क्या होता है टोटल स्कोर सबका सेम आता है, तो सेम टोटल स्कोर पर रैंक अलॉट करनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं कर सकते कि हिंदी वालों के लिए बोनस करें, इंग्लिश वालों को छोड़ दें, फिर मार्क्स में अलग अलग मार्क्स आएंगे। फिर सभी स्टूडेंट को बोनस दे दिया गया था। वो सब डिटेल में मैंने यहाँ पर एक एक क्वेश्चन के बाद में आपसे एनालिसिस किया है। कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए आपको अगर रिवीजन करना है तो आप देखिएगा कितने अच्छे से यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को इंटरमिक्स किया गया है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अच्छे हैं, जिनको मैंने आपको मल्टीपल तरीके से सॉल्व करके सिखाया है, उनको भी सीखिएगा। कोशिश यही कीजिएगा पहले ट्राई करें, उसके बाद सॉल्यूशंस देखें। डायरेक्टली सॉल्यूशन देखने से ये कोई हिस्ट्री का सब्जेक्ट नहीं है। मैथमेटिक्स में अगर आप अपनी लर्निंग मैक्सिमम करना चाहते हैं तो उसका एक तरीका यही होता है कि आप पहले ट्राई कर लीजिए एक सफिशिएंट टाइम इंटरवल के अंदर, देन लुक फॉर द सॉल्यूशंस। तो क्या होगा ना, जहाँ पे जो आपके गैप्स हैं, कॉन्सेप्चुअल गैप्स हैं, मैनिपुलेशन वाले गैप्स हैं, वो जब सॉल्यूशन देखते ही आपको वहीं हिट करेंगे कि हाँ ये बात मिसिंग था, ये बात मैं नहीं सोचा था। और अगर वो सॉल्यूशंस पसंद आते हैं तो अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके। सेकंड, जो इस चैनल है इस पर बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, देख कर जाते हैं सॉल्यूशंस, टीचर्स भी आते हैं। सब्सक्राइब करके रखिए इसको ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और ऐसे में काफ़ी सारे और मैथमेटिक्स के जो सॉल्यूशंस हम किसी और प्रॉब्लम सॉल्विंग या कोई और सीरीज जितनी भी तरीके की हो सकती है उन सबको यहाँ पर रन कर सकें। और ऐसे दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिए, आपके क्लासमेट्स को या फिर जो आपके ग्रुप में है जो मैथमेटिक्स जिनको पसंद है। और जैसा आपका फीडबैक रहे कि आपके पास कोई और तरीका हो नया सॉल्व करने का, ज़रूर मेंशन कीजिए। और कोई बात पसंद आई हो तो उसको अप्रिशिएट कीजिएगा, ठीक है। तो स्टे ट्यून करिए, सीखते हैं 2017 पेपर 1 एंड पेपर 2 मैथमेटिक्स के पेपर सॉल्यूशंस। ये एडवांस 2017 पेपर 1 का पहला सवाल पूछा गया है कॉनिक सेक्शन के ऊपर। टेंजेंट की बात की जा रही है, लाइन इसकी टेंजेंट है। फिर एमसीक्यू क्वेश्चन है, एक से ज़्यादा ऑप्शंस इसके अंदर करेक्ट हैं। क्या इस टाइम के स्टूडेंट्स का इसका रिस्पॉन्स रहा था, आइए देखते हैं कि इजी था, डिफिकल्ट था, क्या रिस्पॉन्स था। तो आप देखेंगे 25% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इसके को सही सॉल्व किया था और पार्शली सॉल्व करने वाले भी 14% के आसपास थे। तो टोटल मिला के 39 या 40% के आसपास ये डेटा जाता है। दैट्स फेयरली ए गुड नंबर, मतलब सवाल जो है वो आसान है। यानी +4 वाले स्टूडेंट आपके पास है 40,000 के आसपास है, 13,000 और 10,000 आपके पास और मार्क्स वाले भी हैं। गलत करने वाले 25,000 है, इनको -2 मिला होगा, क्योंकि यहां पर हमें ना कैन नॉट बी वाली बात पूछी जा रही है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन, जो कि एक सिंपल क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। क्या रिक्वायरमेंट है ये देखें। इफ दिस लाइन इज अ टेंजेंट टू द हाइपरबोला देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इस लाइन को हम लिख सकते हैं y = 2x + 1। ऐसा करने से हमें पता चला m की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 1 होती है। हाइपरबोला के केस में टेंजेंसी की कंडीशन आपके पास से आती है। अगर कोई लाइन हाइपरबोला की टेंजेंट है, स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, c² = a² m² - b²। डेटा हम यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए आप, a² तो a² ही है, लेकिन यहाँ b² की वैल्यू 16 है, c यहाँ पर 1 है, ये आपके पास है a² है, m का वैल्यू 2 है तो ये बनेगा डेटा 4
और ये यहाँ से 16 आता है। सो द रिजल्ट इज 4a स्क्वायर इज 17। ये नंबर आपके पास से बनता है, मतलब a स्क्वायर की वैल्यू है 17/4। ठीक, पूछा जा रहा है कैन नॉट बी, ऐसे कौन से ऑप्शन है जो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनाएंगे। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पाइथागोरस वैलिड होगा। तो आप अगर a का डेटा देखें तो a आपके पास से √17/2 बनता है। ठीक है, √17/2, √17 मतलब √16 होता तो 4 आता, 4 से थोड़ा सा ज्यादा है, और 2 से अगर हम इसको डिवाइड करके देखेंगे तो फिर आपके पास से जो डेटा बनने वाला है वो 2 के आसपास आएगा। इट इज स्लाइटली ग्रेटर देन 2 ऐसा नंबर होगा। तो यहाँ जब पाइथागोरस लगेगा, ये नंबर 2 पॉइंट समथिंग है। पाइथागोरस ये कहता है जो ग्रेटेस्ट साइड है वो यहाँ आ जाएगी 4a, यहाँ पर 1, तो ये बनेगा 4 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1। सो a स्क्वायर की वैल्यू 15 आती है। ये बात तो गलत है, a स्क्वायर तो 17/4 है। यहाँ भी देखिए ये 2 पॉइंट समथिंग है। जब राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा तो ग्रेटेस्ट तो 4 है इसके हिसाब से, तो 16 की वैल्यू आपके पास है a स्क्वायर प्लस 4 आता है, a स्क्वायर का वैल्यू 12 है। ये भी डेटा हमारे पास से गलत है। 2a है, यहाँ 8 सबसे ग्रेटेस्ट होगा क्योंकि 2 की वैल्यू, a की वैल्यू तो 2 पॉइंट समथिंग है। सो ग्रेटेस्ट इज 8। पाइथागोरस अगर लगेगा तो ऐसे ही लगेगा, 2a एंड 1 है, ये बनेगा 4a स्क्वायर प्लस 1, वी आर हैविंग 64। a स्क्वायर की वैल्यू 63/4, ये भी a का वैल्यू गलत है। यहाँ पहुँचते हैं, a का वैल्यू 2.1 है, तो यानी यहाँ पर ग्रेटेस्ट साइड कौन सा होगा, दिस इज द ग्रेटेस्ट साइड। ये 4 है, ये 1 है, 4a स्क्वायर प्लस 16 प्लस 1, वी आर हैविंग a स्क्वायर है 17/4। यस, सो D इज करेक्ट। तो हमारे पास फाइनल आंसर जो नहीं मार्क, जो गलत है वो है A B C। A B C हम गलत मार्क करेंगे, वी नीड टू मार्क कैन नॉट, तो यहाँ पर मार्क करेंगे A B C को मार्क कर देंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा तो जो ग्रेटेस्ट साइड होगा वही हाइपोटेनस बन सकती है। तो एक ही वैल्यू का हमें आइडिया था कि तो कितना होगा, उस हिसाब से हमने बनाकर देख लिया। डुएबल क्वेश्चन है और हमने देखा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इसके अंदर मार्क्स भी सिक्योर किए हैं। तो ये हटा दीजिए कि जैसे कॉनिक सेक्शन टॉपिक आपने सोचा, तो ये अपने दिमाग से बात को हटा दीजिए कि जो ऐसे टॉपिक है कॉनिक सेक्शन जो आपके 11th के टॉपिक्स हैं उस पर बहुत डिफिकल्ट सवाल ही आते हैं, बिल्कुल नहीं आते। इस बात की टेस्टिमनी, हाथ कंगन को आरसी क्या, सीधा सीधा हम इस बात से, तो ऐसे दिमाग में बातें ना बैठाएं कि प्रोबेबिलिटी डिफिकल्ट है उसमें तो डिफिकल्टी सवाल आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी चैप्टर एक ऐसा भी हो उस पर किसी भी लेवल का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेरी एडवाइस आपको यही है कि हर चैप्टर को एक मीडियम लेवल तक जरूर सीखिए। जे एडवांस 2017 पेपर 1 के ऊपर एक क्वेश्चन कॉनिक सेक्शन पैराबोला के ऊपर पूछा गया है, एमसीक्यू कैटेगरी के अंदर पूछा गया है। चलिए देखते हैं स्टूडेंट का रेस्पॉन्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए क्या था। यहाँ पर हम देख सकते हैं 31.23 स्टूडेंट ऐसे थे परसेंटेज वाइज जिन्होंने इसको गलत मार्क किया, यानी 50,000 के आसपास स्टूडेंट -2 लेकर गए। वहीं 68,000 के आसपास स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसके अंदर 0 मार्क्स लिया है, और सही मार्क्स लेने वाले 40,000 है +4। परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो देख सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट तो हर साल ऊपर नीचे होते रहेंगे, परसेंटेज पूरा क्राइटेरिया समझा देता है। 25% स्टूडेंट्स ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सही कर दिया था। द सिक्योर +4 इन दिस। जेई मेंस, जेई एडवांस डिफरेंस एक ही है। जेई मेंस में एससीक्यू पूछे जाते हैं और न्यूमेरिक रेस्पॉन्स। एडवांस में एक तो पेपर कोड पता नहीं होता है, दूसरा जो स्टूडेंट एमसीक्यू के अंदर एक्सपर्ट है वो एडवांस के अंदर खूब सारे मार्क्स लेकर आता है, बिकॉज इज ऑल अबाउट आपकी जर्नी -2 से +4 की तरफ। तो हर सवाल 6 मार्क्स का डिफरेंस लेकर आ जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस सवाल के अंदर क्या पूछा गया था। इफ अ कोड विच इज नॉट अ टेंजेंट ऑफ पैराबोला हैज इक्वेशन 2x + y = p and the midpoint h, k, then which one of the following options are possible for p, h and k। एक पैराबोला है, बनाया हमने पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला है। यहां पर आपने एक कोड आके कट करा, इसने 2x + y = p है, इसका मिड पॉइंट है h, k, ये है h, k। ठीक है, और इसकी इक्वेशन हमें पता है, इसकी इक्वेशन है 2x + y = p।
तो सबसे पहले कोड की इक्वेशन हमें पता है कि ये है 2x + y = p, कंडीशन नंबर 1। लेट द मिड पॉइंट इज h, k। अब देखो ये मिड पॉइंट है, तो अगर हमें कोड का मिड पॉइंट पता हो तो इक्वेशन ऑफ कोड कैसे निकल के आती है, जिसका मिडिल पॉइंट गिवन हो, t = s1 से बनकर आता है। पैराबोला हमारे पास y² = 16x है, तो t हम लिखेंगे y के आधा करेंगे 8 आएगा x + h, और आपके पास लिखा है s1, वो बनेगा आपके पास से k² - 16h। ठीक है, h और केसेस को सेटिस्फाई कर दिया। दिस इज द इक्वेशन। सिंप्लीफाई करते हैं, -8x + ky, सामने आपके पास से k² -8h, यहाँ से और बैलेंस हो जाएगा, कंडीशन नंबर 2। ठीक है, तो एक ही लाइन की दो इक्वेशन नहीं हो सकती। t = s1 से भी यही डेटा निकाला है और इसकी इक्वेशन हमें ऑलरेडी पता है। तो अगर एक लाइन की दो इक्वेशन दे रखी है, इसका मतलब क्या है कि xy और कांस्टेंट के टर्म्स जो हैं उनके कोफिशिएंट्स प्रोपोर्शनल हो सकते हैं। ये डेटा लिखा गया है, तो वी आर कंपेयरिंग 1 and 2। तो यहाँ पर इक्वेट नहीं करते हैं, रेशियो लिया जाता है। तब आप इसको देखेंगे तो आपके पास इसका कोफिशिएंट है -8 है, x का कोफिशिएंट, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर k आता है, यहाँ से 1 बनेगा, यह k² - 8 डिवाइडेड बाय p। यहाँ से अगर आप देखें तो हमारे पास डेटा बना k का वैल्यू -4। चेक करिए, -4, k की वैल्यू -3 दोनों ऑप्शन रिजेक्टेड है, -4 दोनों के अंदर दिख रहा है। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। यहाँ से डेटा और बनाइए, तो यहाँ से k आया है pk = k² - 8h, k का वैल्यू पता है -4p, और ये बनेगा 16 - 8h। सिंप्लीफाई कीजिए, 16 - 8h + 4p = 0। 4 आता है, 2h आता है और p आता है, 4 से डिवाइड कर दिया। ये रिलेशन हमारे पास से फुलफिल होता है, दैट 2h = p + 4 आपके पास से रिजल्ट है। मैच करिए कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करता है, क्योंकि हमारे पास इसका कोई यूनिक आंसर नहीं आने वाला। p की वैल्यू -2 रखी अगर हमने, तो h की वैल्यू 2 आएगी। p की वैल्यू -2 रखते हैं, इफ p का वैल्यू -2 है तो मेरे पास से h का वैल्यू 1 आता है। इस वजह से ऑप्शन ए गलत हो गया, h की वैल्यू 2 आ रही है। p की वैल्यू हमने यहाँ पर 2 रखा, इफ p = 2, p अगर आपने 2 रखा तो 2h का वैल्यू 6 आता है, h का वैल्यू 3 बन जाएगा, और k हम पहले ही मान के चल रहे हैं। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हमारे पास से करेक्ट आता है। एमसीक्यू क्वेश्चन है, एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होने चाहिए, पर हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है सी, जो इसका करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है। ये भी एक आसान कैटेगरी का ही सवाल है, मिड पॉइंट से t = s1 से कंपेयर करके क्वेश्चन बनाना। वो इतना ज़्यादा कोई फेमस क्वेश्चन नहीं कि आपने पैराबोला को बुलाया हो और आप इस कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल पूछ लें। तो डरे नहीं, कॉनिक सेक्शन के साथ फेयरली सिंपल क्वेश्चन इस पेपर के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, जेईई एडवांस 2017 पेपर 1 का एक क्वेश्चन जो एमसीक्यू में पूछा गया है, इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सर यहाँ पर ये जो लाइन लिखी गई है कि ड्यू टू प्रिंटिंग इनकंसिस्टेंसी द मार्क्स वर अवॉर्डेड टू ऑल द कैंडिडेट्स। हुआ ये था कि आईआईटी चेन्नई ने पेपर बनाया था, आईआईटी मद्रास ने, तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे थे ना, उनकी जो प्रिंटिंग इस क्वेश्चन की हुई थी तो वो उसमें कुछ गड़बड़ थी, पर इंग्लिश वाले बच्चों के लिए पेपर जो क्वेश्चन था वो सेम आया था। अब यहाँ पर ये बात बनती है कि नॉर्मलाइजेशन तो होता नहीं जेईई एडवांस के अंदर, तो अगर इंग्लिश वालों के लिए क्वेश्चन काउंट करेंगे, हिंदी वालों के लिए काउंट नहीं करेंगे, तो उनके जो मार्क्स में टोटल मार्क्स जब आएंगे, जब रैंक अलॉट होगा, तो फिर डिफरेंस आएगा। तो इसीलिए फिर ये डिसाइड किया गया कि नहीं, सभी बच्चों के लिए, चाहे हिंदी मीडियम वाला हो या इंग्लिश मीडियम वाला हो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया। ठीक है, तो पर्टिकुलर क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया, पर इंग्लिश वालों के लिए क्वेश्चन सही था। इसीलिए आपको इसके लिए कितने क्वेश्चन का सही हुआ गलत हुआ वो डेटा आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। अब 39 नंबर जो नंबर है,
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है लेस देन और इक्वल टू x, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन fx दिया हुआ है x टाइम्स cos पाई x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज डिसकंटिन्यूस। कितने पॉइंट्स पर ये डिसकंटिन्यूस होगा जो हमको यहाँ पर मार्क करके दिखाना है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर फंक्शन का हमने एनालिसिस किया, सिर्फ कंटिन्यूटी के बारे में हमें फोकस करना है, डिफरेंशिएबिलिटी यहाँ पर नहीं पूछी गई है। और यहाँ पर अपने पास लिखा गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर। जो पॉइंट्स हैं उनको थोड़ा देख लीजिए, -1 है, 0 है, 1 है और 2 है। तो फिर हमें इन्हीं पॉइंट्स के आसपास इसको रीडिफाइन कर लेना चाहिए क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर अपने पास लिखा गया है। तो अगर मैं -2 से लेके -1 पर हूँ, -1 से 0 के बीच में, 0 से 1 के बीच में और 1 से 2 के बीच में, और 2 के भी आगे चलते हैं क्योंकि 2 पर भी हमें चेक करना है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर से सभी -2 से -1 के बीच में अगर हम रहेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका -2 बनता है, ये डेटा बनेगा। x रहेगा, cos बनेगा, पाई बनेगा। -1 से 0 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर अपने पास से -1 बनेगा। 0 से 1 के बीच में अगर हम जाएंगे तो फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 बन जाता है। 1 से 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर आपके पास से बनेगा x प्लस 1। 1 से 2 के बीच में 1, और वहीं अगर हम और आगे जाते हैं 2 से 3 में ग्रेटेस्ट इंटीजर आपके पास से 2 बनता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर से हमने इस डेटा को फ्री कर लिया। अब आते हैं हम इसकी कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी के बारे में डिस्कशन करने। जैसे -1 है तो हम पहुंचते हैं सबसे पहले -1 पर डेटा अपने पास जो लिखा गया है वो यहाँ पर लिखा गया है। इससे डेटा बनाइए तो सामने -1 आता है, cos है, पाई है, माइनस माइनस -2 बनेगा। तो माइनस cos माइनस थीटा भी cos थीटा ही होता है, आंसर आएगा -1। वो ग्रेटेस्ट इंटीजर डेफिनेशन देखिए, -1 उसके इक्वल, ठीक है। वैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें पता है LHL पर ज़्यादा ब्रेक होता है। तो -1 माइनस पर अगर हम डेटा बनाने पहुंचेंगे ऊपर वाले डेटा पर, तो यहाँ -1 रहेगा, cos है, पाई है, ये -3 बनेगा। तो नेगेटिव साइन विद cos ऑफ 3 पाई -1, ये डेटा आया 1। तो दिख रहे दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं, तो वी कैन मार्क इट एज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। इसके आगे अगर हम 0 पर बात करना चाहें तो 0 पर डेटा यहाँ से आएगा, 0 पर डेटा क्योंकि आगे x लिखा हुआ है, ये 0 बनेगा। वही 0 प्लस पर भी है, लेकिन अगर हम 0 माइनस पर जाएंगे तो चाहे पीछे वाला नंबर अलग डेटा दे दे, लेकिन आगे मल्टीप्लाई इसका 0 से होने वाला है, इसीलिए ये 0 पर कंटिन्यूस रहेगा। 0 पर ये कंटिन्यूस रहेगा। हमें डिसकंटिन्यूटी की बात करनी है, 0 इसके आंसर का पार्ट नहीं बनेगा। और -1 पर डिसकंटिन्यूस है, करेक्ट है, बचता है 1। आइए 1 और 1 प्लस पर हम बात कर लेते हैं। कहाँ पर डेफिनेशन है, ये रही 1 और 1 प्लस पर। आपके पास डेटा रहेगा cos, या 1 रखेंगे आप, cos 2 पाई बनेगा, इट इज़ 1। फिर वही LHL पर डेटा 1 माइनस 1 से थोड़ा कम, यहाँ डेटा बनेगा 1, cos पाई बनेगा -1, मिल गया डिसकंटिन्यूस है। यस, सी भी आंसर होगा। फिर 2 और 2 प्लस पर हम बात कर लेते हैं। ये रहा 2 और 2 प्लस पर डेटा यहाँ से बनेगा। हमारे पास डेटा बनेगा 2 cos, 2 आप रखेंगे, 2 और 2 4 आता है, cos आपके पास से 4 पाई है। वी आर गेटिंग दिस एज 2। फिर हम 2 माइनस पे बात करेंगे जब ये 2 से थोड़ा सा छोटा होगा, जब ये वाला डेफिनेशन है। तो ऊपर डेटा बनाते हैं, डेटा बनेगा 2 cos 2 प्लस 1 इज 3 cos 3 पाई। ये डेटा आपके पास आया है -2, तो एक 2 आया है और एक आया है -2। दोनों डेटा को हम देख के बना सकते हैं दिस इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आपके पास से बन गया है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ से हम मार्क करेंगे ACD। ठीक है, तो ACD इसका आंसर आएगा फाइनली। जो बना पाया है बना देंगे। आगे डिफरेंशिएबिलिटी पूछे तो जिन पॉइंट्स पर ये डिसकंटिन्यूअस है उन्हीं पॉइंट्स पर नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा। 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में हम चेक करेंगे LHD और RHD से। ठीक है, ऐसे ही इन चैप्टर्स को आप स्ट्रॉन्ग करते हुए चलिए। मैथ्स विल डेफिनेटली, मैथमेटिक्स में मार्क्स आपके डेफिनेटली इंप्रूव होंगे।
जे एडवांस 2017 पेपर 1 के ऊपर इंटीग्रल कैलकुलस का क्वेश्चन हमें दिख रहा है, जिसमें कई सारे इंटीग्रेशन हमको नजर आ रहे हैं। और ये क्वेश्चन जो है ना, ये मिक्स्ड है, डिफरेंशियल कैलकुलस का भी रोल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो प्योरली एक कैलकुलस का क्वेश्चन आपके सामने आया, एमसीक्यू कैटेगरी के अंदर है। स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स इसके अंदर देखते हैं कि उस टाइम के स्टूडेंट्स ने कैसा इसके अंदर परफॉर्म किया था, क्योंकि इन पर्टिकुलर एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंदर -2 की पेनल्टी होती है। करेक्ट रिस्पॉन्स स्टूडेंट्स का 3.68 है, -2 मार्क्स इनको यहाँ पे मिले, ये इनको +4 मार्क्स मिला होगा। और -2 वाले स्टूडेंट ये रहे 15% -2, वहीं पर 70% ने इसको छोड़ दिया। सोचिए इंटीग्रेशन के सिंबल दिखे, 70% मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। 1,19,000, 1,11,977 0। रॉन्ग आंसर 24,000, -2 लेकर गए होंगे। सही करने वाले स्टूडेंट कितने कम है, 5,871। पार्शियल मार्किंग भी हुआ है, 17,000 को +1 मार्क भी मिला है। सो लेट्स डिस्कस, दिस इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन आस्क्ड इन दिस पेपर। अच्छा सवाल है, ऐसा नहीं कि बहुत ही आसान है। फंक्शन डिफाइन किया गया है, f 0 से r में डिफाइंड है और आउटपुट आता है 0 से 1। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि फंक्शन जो है वो 0 से 1 के बीच में आउटपुट रखता है। इफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर, आपने पूरा रियल नंबर रखी, फंक्शन 0 से 1 के बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस हैव वैल्यू 0 एट सम पॉइंट ऑफ इंटरवल 0 to 1। 0 से 1 के बीच में कौन से ऐसे फंक्शन है जिसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस ए ऑप्शन फर्स्ट। हमने एक फंक्शन अज्यूम किया gx, वो बनता है x⁻9 - fx। देखिए ये हमें कंटिन्यूस फंक्शन दिया हुआ है, ये भी कंटिन्यूस फंक्शन होता है। दो कंटिन्यूस फंक्शन के सब्सट्रैक्ट से बना हुआ फंक्शन भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा। हमने सबसे पहले 0 पर ही बात बनाई इसकी, तो डोमेन हम चेक कर रहे हैं इसकी 0 से 1 के अंदर। 0 पर डेटा देखा, 0 आता है, f(0) आता है। f(0) पॉजिटिव है, आगे माइनस आ गया है, नेगेटिव बन गया। f(1) बना, g(1) बनाने गए, 1⁻9 - f(1), इट इज 1 - f(1). फंक्शन कुछ भी हो 1 से छोटा रहेगा तो ये पॉजिटिव हो गया। अब देखिए 0 पर नेगेटिव डेटा था, 1 पर पॉजिटिव डेटा है। जब इसका ग्राफ बनाया जाएगा तब क्या होगा, ये 0 है, यहाँ 1 है, ऐसे रहा होगा कि 0 पर तो नेगेटिव डेटा है कहीं पर, 1 पर पॉजिटिव है। 0 पर नेगेटिव है, 1 पर पॉजिटिव है, क्योंकि ये कंटिन्यूस फंक्शन है तो ये कम से कम एक बार तो इसको कट करेगा ही करेगा, क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन है, दोनों कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस बनेगा। 0 पर नेगेटिव है, 1 पर पॉजिटिव है, एटलीस्ट एक बार, हो सकता है एक से ज़्यादा बार भी ये कट करके चला जाए, और मिनिमम एक बार ये ज़रूर कट करेगा। इसको कहते हैं हम इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम। सो फ्रॉम IMT इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम से हम कह सकते हैं दैट gx इज इक्वल टू 0 फॉर एटलीस्ट 1x बिलोंगिंग टू 0 to 1। कम से कम एक बार ऐसा ज़रूर होगा, तो हम ए ऑप्शन को मार्क करेंगे। गोइंग फॉरवर्ड पहुंचे हम बी पर। gx फंक्शन अज्यूम किया, यहाँ लिखा है x, ये है 0, π/2 - x है, यहाँ ft है, यहाँ है आपके पास से cos t dt। हमने फिर वही 0 पर डेटा निकाला तो आपके पास यहाँ से 0 बना, ये आता है 0 से π/2, यह है ft cos t dt। आप खुद देखिए ft जो है ये तो पॉजिटिव है, 0 से 1 के बीच में है, और 0 से 90 डिग्री के बीच में कॉस भी पॉजिटिव होता है। एक पॉजिटिव फंक्शन का इंटीग्रेशन आप कर रहे हो तो पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन सामने नेगेटिव लिखा हुआ है तो ये ओवरऑल आपके पास से प्लस ही आने वाला है, लेकिन आगे माइनस है तो फिर ये नेगेटिव बन गया। वहीं अगर मैं इसी में g1 की बात करने जाऊंगा तो यहाँ 1 बनेगा, यहाँ है आपके पास से π/2 - 1, ft cos t dt आपके पास से बना, ठीक। इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर आप देखें, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 से कम होगी, ये वाला डेटा भी 1 से कम है, f 1 से कम है और ये भी 1 से कम है, दोनों का प्रोडक्ट भी फिर 1 से कम होगा, पॉजिटिव है,
ठीक है। और ऊपर वाला डेटा अगर आप देखें तो π/2 -1 है, ये आपके पास है रफली 0.57 के आसपास है। तो ये डेटा आपके पास कैसा है, दोनों 1 से कम है। तो आप सोचिए 0 से आप जिस जगह पर कंपेयर करने जा रहे हैं उसकी हाइट पहले ही कम है और ये दोनों डेटा 1 से कम है। इनका अगर आप इंटीग्रेशन भी करोगे तो इसका डेटा इससे कम ही आएगा। ये 0.5 into 1, दिस डेटा इज कंप्लीटली लेस देन हाफ, लेस देन 1 ही रहेगा इसका इंटीग्रेशन। एक से छोटा है, दूसरा भी एक से छोटा है, तो प्रोडक्ट भी एक से छोटा है, पॉजिटिव है। 0 से π/2 -1 तो ये भी पॉजिटिव है, एफ भी पॉजिटिव है, 0 से 1 के बीच में है। जो इंटीग्रेशन के लिमिट्स है, कई बार हो सकता है 0 से 5 हो तो 5 का डिफरेंस आएगा, ऐसा भी नहीं है। 0 से लेके 0.57 है, 1 यूनिट से भी कम लेंथ है, यानी इसकी विड्थ भी नहीं है। हाइट 1 से कम है ही से, विड्थ भी नहीं है, तो ये जो एरिया रहने वाला है 1 से कम होगा। 1 में से आप सब्सट्रैक्ट करने वाले हो, पता चल गया कि G1 पॉजिटिव है। तो G0 नेगेटिव था, G1 पॉजिटिव है। ये फंक्शन कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस, इंटीग्रेशन भी कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस होगा। हमारे पास ये पता है कि सिंस Gx इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, क्योंकि कॉस्ट कंटिन्यूस होता है, ft कंटिन्यूस गिवन है, प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस होगा, इंटीग्रेशन भी कंटिन्यूस होगा, x भी कंटिन्यूस है। तो एक देखा हमने कि 0 पर नेगेटिव है और इस पर ये है। इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम से हम कह सकते हैं कि फ्रॉम दिस, आप अगर नेगेटिव से पॉजिटिव आए हो तो Gx इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन। x बिलोंगिंग टू 0 to 1, अंडरस्टूड। जैसा पहला वाला क्वेश्चन है वही यहाँ हुआ है कि 0 पर नेगेटिव था, 1 पर पॉजिटिव है। यहाँ भी वही है, 0 पर नेगेटिव आया, 1 पर आया पॉजिटिव, कंटिन्यूस फंक्शन है, तो ये बात बन गई। बी इज ऑल्सो ट्रू। आगे चलते हैं सी पर। यहाँ लिखा है e⁻x - 0 से x ft dt। आइए सी ऑप्शन, gx हमने अज्यूम किया, e⁻x - 0 से x ft sin t, ft sin t अपने पास से डेटा बना। हम इंटरेस्टेड हैं 0 से 1 में, पूरे क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर रखा है, यही देखना है, बाकी पूरी दुनिया से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है भाई। तो अगर मैं यहाँ पर डेटा देखूँ 0 पर, ये बनता है e⁻0, ये बनेगा 0 से 0 इंटीग्रेशन, ये तो 0 आ गया है, यहाँ से डेटा आया 1, वी आर हैविंग दिस एज 1। और अगर हम यहाँ पर G1 निकालने जाएंगे, वो देखिएगा e बनेगा 0 से 1 ft sin t dt। समझिएगा, f की वैल्यू 1 से कम है, sin की वैल्यू 1 से कम है, दोनों का प्रोडक्ट 1 से कम होगा, और जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये डेटा भी 1 से कम होगा। यहाँ 1 से कम है, यहाँ 2.71 है। 2.71 में से अगर 1 से कम डेटा हटाएंगे, 1.71 से ज़्यादा ही ये डेटा बनेगा। दिस डेटा इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन दिस, जो कि पॉजिटिव है। तो यहाँ कोई साइन चेंज हमें नहीं दिख रहा है, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव। तो इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम से यहाँ कुछ पता नहीं चलने वाला। अगर साइन चेंज हो जाता तो फिर बात बना देते जैसे पहले वाले 2 ऑप्शंस में बनाया। ठीक है कि हाँ नेगेटिव था, पॉजिटिव होगा तो फिर 0 आए होंगे। ऐसे सोचिए आपके मार्क्स आते ना, आपके टेस्ट में पहले नेगेटिव मार्क्स आया करते थे और आपके जो मार्क्स हैं वो कंटिन्यूस हैं, अचानक से आपको में मिल गया तो उसके बाद क्या हुआ, अब आपके मार्क्स पॉजिटिव आने लग गए। तो आपके पहले नेगेटिव थे, बाद में पॉजिटिव आ गए, तो फिर आपके मार्क्स कभी ना कभी 0 ज़रूर आए होंगे। अगर मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस है तब, और कम से कम एक बार, लगातार इंक्रीजिंग मार्क्स है तब सिर्फ एक बार आएगा। लेकिन अगर कंटिन्यूटी की बात करेंगे तो मिनिमम एक बार ज़रूर आएगा। हो सकता है पॉजिटिव आ जाए, फिर वापस आप 0 की तरफ चले जाए, फिर वापस नेगेटिव आ जाए। पर कंटिन्यूटी अगर मेंटेन है और अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव गए हो, इट मीन्स एटलीस्ट एक बार आपने 0 ज़रूर देखा होगा। लेकिन सी ऑप्शन में हम देखते हैं कि दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम से हम नहीं बोल पाएंगे दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम, कुछ और फंडा लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने किया इसका डिफरेंशिएशन, यहाँ पहुँचे तो आता है e⁻x, यहाँ पे अब आप आगे बढ़ेंगे, लेबनीज रूल लगेगा, fx आता है, यह है sin x, x का डेरिवेटिव 1 और ये 0। g' आप देखिए e⁻x आता है, यहाँ fx है और यह है sin x,
देखिएगा, क्योंकि हम बात करने वाले हैं x की 0 से 1 के बीच में, तो ये जो क्वांटिटी है आपके पास ये किसके बीच में रहेगी, ये क्वांटिटी रहेगी 1 से लेके e के बीच में, और ये दोनों क्वांटिटी का प्रोडक्ट sin x भी 1 से छोटा होता है, fx भी 1 से छोटा होता है, 1 से छोटा, यहाँ 1 से लेके 2.71 तक है और ये नंबर 1 से छोटा है, ओवरऑल आपके पास से पॉजिटिव आ गया, हो गया डिसाइड। रेट ऑफ चेंज इज पॉजिटिव, डिवाइड बाय dx पॉजिटिव आ रहा है, यानी gx कैसा है, ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, दिस इज एन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, और अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, लगातार बढ़ने वाला फंक्शन है कि लगातार बढ़ता ही चला जाएगा, तो फिर कैसा मतलब हुआ, देखिए हमारे पास g0 पर वैल्यू आई है 1, अब अगर मैं 1 से 0 से 1 के बीच में बात करूंगा तो gx की वैल्यू इंक्रीजिंग है तो हमेशा 1 से ज़्यादा ही रहेगी, 0 पर वैल्यू 1 है, आपका पहले टेस्ट जो 0 टेस्ट था उसमें 1 मार्क्स आए हैं और आपके मार्क्स का नेचर पता चल गया कि इंक्रीजिंग है, तो आपके आगे आने वाली वैल्यूज पर उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा ही आएगी, तो g0 1 है तो gx अब इसके बीच में 1 से ज़्यादा वैल्यूज ही रखेगा, और अगर 1 से ज़्यादा रखेगा तो फिर 0 नहीं आएगा, और हमसे क्या पूछा है, आप ऐसे ऑप्शंस बताइए जिनकी वैल्यू 0 आए, सी इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डी ऑप्शन देखते हैं, fx लिखा है 0 से π/2, ft sin t की बात हो रही है डी ऑप्शन के अंदर, आइए यहाँ लिखा मैंने fx है 0 से π/2, ठीक है, डेटा देखिए आपके पास ft sin t dt, ft sin t dt, हर ऑप्शन को अलग अलग ब्लेंड करके मिक्स करके बना दिया गया है। इस फंक्शन की बात कर रहे हैं, क्या है 0 बनेगा, देखो fx आपके पास से पता है कि 0 से 1 के बीच में रहता है, क्लियरली समझा रखा है कि f तो जो भी होगा किसके बीच में होगा, 0 से 1, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, इंटीग्रेशन भी पॉजिटिव आएगा, ये नंबर भी पॉजिटिव है, तो कहानी खत्म होगी, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर, तो gx हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। देखो अब ध्यान से, ये जो डेटा है 0 से 1 यानी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, प्रोडक्ट भी पॉजिटिव, 0 से π/2 में इंटीग्रेशन ही पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव टर्म्स आपके पास लिखी गई हैं, ये कभी भी 0 नहीं आ सकती, दे आर ऑलवेज पॉजिटिव, इफ x इज बिटवीन 0 एंड 1, ये ऐसा रहेगा कि gx हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो डी भी इसका आंसर नहीं होगा। तो सर क्या ये कभी नेगेटिव आ रहे थे ना, देखो ना 0 पर नेगेटिव था, 1 पर पॉजिटिव था, इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम, नेगेटिव से पॉजिटिव है, कंटिन्यूअस फंक्शन है तो मिनिमम एक बार 0 आएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव, तो 0 आने का चांस ही नहीं, ये इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो जब पेपर होता है तो सिर्फ सारे सवाल कंटिन्यूटी पर ही थोड़ी पूछे जाएंगे, मोनोटोनिसिटी से भी बनाया हमने थर्ड वाले पार्ट को कि इंक्रीजिंग आ गया, और डी का एनालिसिस हुआ कि दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, वहाँ किसी थ्योरम की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। पहले वाले 2 क्वेश्चन इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर है, तीसरा वाला जो पार्ट है ये मोनोटोनिसिटी से पता किया हमने, दिस इज मोनोटोनिसिटी के स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फोर्थ वाली टर्म जो है वो ऑलरेडी पॉजिटिव है। ऐसे कॉन्सेप्ट पूछे जाने, बढ़िया लेवल का सवाल मैं इसको कंसिडर करता हूँ, दिस इज अ टॉप क्लास क्वेश्चन, आई मार्क दिस क्वेश्चन एज अ गुड क्वेश्चन, जिसमें ऐसे कॉन्सेप्ट बनाए गए, और नेशनल लेवल पे आप देखेंगे तो सिर्फ लेस देन 5% बच्चे जिन्होंने इस क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व किया था, दिस इज गुड क्वेश्चन, 5871 स्टूडेंट्स ने ही इसको बनाया था, तो +4 आए। यही हमें सोचना है कि इस -2 से मार्क्स को कन्वर्ट करें +4 की तरफ, एक सवाल आपको 6 मार्क्स का इजाफा दे देगा -2 से लेके +4 की तरफ, ठीक है। कीप लर्निंग। जे एडवांस 2017 पेपर 1 का एक क्वेश्चन जो मैट्रिसेस पर पूछा गया है, देखते हैं कैसे उसको स्टूडेंट्स ने सॉल्व किया। इसमें पार्शियल मार्किंग भी इनेबल थी और गलत करने पर -2 की पेनल्टी भी थी। तो आप देखिए 41% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को गलत सॉल्व किया, इट्स अ ह्यूज नंबर, 66,712। जब मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा तो आप देखिएगा क्या इतना डिफिकल्ट था कि इतने बड़े नंबर ने -2 घर लेके गए इस आसान सवाल के लिए। करेक्ट रेस्पॉन्स भी कम है, आप देखिए 28,000 ही इस क्वेश्चन के लिए जो +4 लेकर गए होंगे, और 1 मार्क मिला है 16,000, वहीं 47,000 अटेम्प्ट ही नहीं किया।
ये बिल्कुल भी इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, हो सकता है शायद आप लैंग्वेज की वजह से नहीं फंस गए हो इसके अंदर। Which one of the following is and are not the square of the matrices with real entries? रियल एंट्रीज आपके पास लिखी गई है, ये बात सवाल में पूछा गया, तो बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्क्वायर ऑफ 3x3 मैट्रिसेस। तो ये सब क्या है ना, किसी मैट्रिक्स के स्क्वायर हैं, ठीक है। ये सब क्या हुआ होंगे, लेट्स से दे ऑल आर किसी मैट्रिक्स के स्क्वायर हैं। तो अगर किसी मैट्रिक्स के स्क्वायर हैं, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, तो अगर मैं इनका डिटर्मिनेंट लेता हूँ, आप सोचिए, ये मैंने इनका डिटर्मिनेंट लिया और रियल मैट्रिसेस के स्क्वायर बताए जा रहे हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं प्रॉपर्टी के हिसाब से, इसको हम डिटर्मिनेंट ऑफ m लिख सकते हैं और इसका बन जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। आप डिटर्मिनेंट ऑफ m स्क्वायर को डिटर्मिनेंट ऑफ m और उसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसका जो डिटर्मिनेंट आप बनाओगे, ये है आपके पास मैट्रिक्स जो आपके पास हर ऑप्शन में लिखी गई है। रियल नंबर का जो स्क्वायर होता है वो नॉन नेगेटिव होता है, वो नेगेटिव नहीं आ सकता है, बस यही चेक करना था। तो अगर हम ए ऑप्शन की बात करें, यहाँ अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट लेकर देखूं तो मेरे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है, ये वैल्यू 1 आती है, पॉजिटिव है, ए ऑप्शन चल जाएगा। बी ऑप्शन का डिटर्मिनेंट लीजिए, 1 1 -1 0 0 0 0 0 -1 +1, ये डेटा बनाइए -1, नेगेटिव आ रहा है, ये ऑप्शन नहीं चलेगा क्योंकि जो मैट्रिसेस आपको दे रखी है ये सब स्क्वायर है। एक मैट्रिक्स है जो उसका स्क्वायर किया गया, स्क्वायर ऑफ ए 3x3 मैट्रिक्स। इसको स्टूडेंट अगर 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स समझ जाएंगे तो फिर फंस जाएंगे। 3x3 मैट्रिक्स के ये सब स्क्वायर है, यानी अगर मैट्रिक्स m है तो ये m स्क्वायर आपको सब जगह दे रखा है, तो इनका डिटर्मिनेंट ऑफ m स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ m का होल स्क्वायर यानी नॉन नेगेटिव आना चाहिए, ये नेगेटिव आ रहा है, तो ये वैसा मैट्रिक्स नहीं है। सी की बात करेंगे, 1 0 0 0 -1 0 0 -1, आई एम गेटिंग 1, चलेगा, एक्सेप्टेबल है। आगे चलते हैं डी पर। डी ऑप्शन में अगर हम डिटर्मिनेंट लेते हैं -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1, ये नहीं है। तो हमसे क्या पूछा है, विच इज नॉट, तो कौन कौन से नॉट आ रहे हैं आप बना के देखिए, बी एंड डी। मैट्रिक्स चैप्टर आप पूरा पढ़ कर गए और ये क्या पूछ लिया, सिंपल सी बात, कहाँ हम एडजॉइंट पढ़ कर गए, सोचिए आप इस पेपर के अंदर है, कुछ नहीं पूछा, सीधा ये पूछ लिया कि कौन सा इनमें से मैट्रिक्स है, स्क्वायर ऑफ अ मैट्रिक्स दे रखा है, सिंपल सी बात। लेकिन फिर भी आप रेस्पॉन्स देखिए, गलत करने वाले स्टूडेंट कितने हैं, ह्यूज परसेंटेज, 41% स्टूडेंट ने इसको गलत किया है। प्रेजेंस ऑफ माइंड पेपर में रखिए, कई बार ये भी भरोसा नहीं होता, इतना आसान पूछ लिया क्या। देखो पेपर पूरा बैलेंस आता है, कुछ सेक्शन अगर इजी पूछे तो उसकी कसर कहीं और वो निकाल देंगे उसी पेपर के अंदर, ठीक है, तो पढ़ते रहिए। 2017 पेपर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर पूछा गया क्वेश्चन, एमसीक्यू के अंदर पूछा गया है, एक से ज़्यादा ऑप्शंस यहाँ पर करेक्ट हो सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स का बिहेवियर अगर हम देखें तो करेक्ट करने वाले स्टूडेंट्स इसके अंदर 31.50 है, पार्शियल मार्किंग भी है, तो दिस विल कंसिडर दिस एज अ फेयरली एवरेज लेवल क्वेश्चन, आसान सवाल में कैटेगरी मानी जाएगी। 50,000 बच्चों इसके अंदर +4 लेकर आए हैं, पार्शियल मार्किंग वाले भी ये हैं, तो दिस इज अ फेयरली सिंपल क्वेश्चन, डुएबल है। वहीं पर गलत करने वालों का भी अच्छा खासा परसेंटेज है, -2 का, और नॉट अटेम्प्ट वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं 80,000 ने अटेम्प्ट ही नहीं किया। कॉम्प्लेक्स नंबर सोचते ही भागते हैं, इमेजिनरी दुनिया में चले जाएंगे, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऐसा मत सोचिए, दोस्ती कीजिए इन सब के साथ। ये वो चैप्टर्स हैं जो आपको एडवांस में IIT से गेट के अंदर पहुंचा सकते हैं। जो क्या होता है ना, स्कूल लेवल पे एडमिशन पेरेंट्स कराते हैं अपनी हैसियत के हिसाब से कि उनका सोशल और फाइनेंशियल बैलेंस क्या है, लेकिन कॉलेज में आप अपने दम पे जाएंगे, ठीक है। तो इन सवालों से दोस्ती कीजिए, आपको सब जगह पहुंचा देंगे। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, क्या लिखा है, a, b, x and y be the real number such that a minus b is 1, y is not equal to 0 if complex number z is x plus iota y satisfy करता है im az plus b upon z plus 1 is y, then which one of the following is possible values of x, ये आपसे पूछा जा रहा है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आपसे पूछा गया। देखो एक डेटा तो ये गिवन है हमें कि ए, बी, एक्स एंड वाई ये सब रियल नंबर्स हैं। a माइनस बी मुझे 1 नजर आ रहा है, ये रहा। और डेटा देखते हुए चलिए, एक डेटा और दिया है y इज नॉट इक्वल टू 0, z की वैल्यू x प्लस आयोटा y है और यहां पर हम हैं। तो देखिए y की वैल्यू है, इमेजिनरी पार्ट है az प्लस बी अपॉन z प्लस 1, ये डेटा आपके पास है। तो इस डेटा की हम बात करते हैं az प्लस बी अपॉन z प्लस 1। यहां से थोड़ा चले, ए एक्स प्लस बी है, ये डेटा है, इसी के कॉन्जुगेट से हमने यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। वाई स्क्वायर रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करिए, आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई, ठीक है। अब एक इमेजिनरी पार्ट की हम बात करते हैं। सुनाओ, आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं, आयोटा से दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ए वाई एक्स प्लस 1, फिर ए एक्स प्लस बी भी आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, ए एक्स प्लस बी। अंडरस्टूड। इसी को अगर हम सिंप्लीफाई करके देखें तो हमारे पास डेटा है ए एक्स प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस 1, दिस इज ए वाई स्क्वायर, आयोटा हमारे पास है ए एक्स वाई कैंसिल, यहाँ आता है आपके पास है ए वाई, यहाँ आता है वाई बी, वाई हमने कॉमन ले लिया, ए माइनस बी है। अब हम क्या चाहते हैं उस बारे में सोचिए, दिस इज द इक्वेशन। तो y इज इक्वल टू इस डेटा का इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा के साथ लिखा हुआ है, ये पार्ट है वो y a माइनस बी अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप खुद देखिए a माइनस बी की वैल्यू 1 हमें गिवन है, सो इट इज कमिंग एज y एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अंडरस्टूड। y 0 नहीं है, ये भी गिवन है, तो आप y से y कैंसिल कर सकते हैं। तो मेरे पास डेटा बन गया x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो डेटा बनता है x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। वी आर इंटरेस्टेड कि x का वैल्यू लाया जाए, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, and the value of x is coming as minus 1 plus minus 1 minus y square. This is the data. अब ढूंढिए कहाँ पर है, माइनस 1 प्लस माइनस रूट 1 माइनस एक्स। देखो माइनस 1 यहाँ है, इसका कोई चांस नहीं है, ये 1 है, इसका भी कोई चांस नहीं है। प्लस लिखोगे ए ऑप्शन बनेगा, माइनस लिखोगे बी ऑप्शन बनेगा, ए एंड बी आर द फाइनल आंसर। क्या इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन था? नहीं था ना, डुएबल क्वेश्चन है, वेक्टर इसके ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर पूछा गया क्वेश्चन है, और इस बात का रिस्पॉन्स हमें यहाँ भी देखने को मिल रहा है। जो परसेंटेज हमने यहाँ पे देखा कि 50,000 बच्चों ने इसके अंदर +4 लेके आए। दिस इज एन ईजियर वन। ट्वेंटी 2017 पेपर 1 जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर है। प्रोबेबिलिटी नाम सुनते ही बहुत सारे बच्चे भाग खड़े होते हैं कि इसे एडवांस के अंदर इससे क्वेश्चंस कैसे करेंगे। तो यहाँ फिर से आपका एक भ्रम टूटेगा। ऐसा नहीं है कि जो भी टॉपिक का क्या नाम सुनते हैं और आपने अगर उसके डिफ़िकल्ट क्वेश्चन किए तो पेपर में भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इस क्वेश्चन को 34.49% स्टूडेंट ने सही किया और पूरा सही किया। वहीं पार्शियली सॉल्व करने वाला भी 27% के आसपास का परसेंटेज है। 55% स्टूडेंट इसके अंदर +4 मार्क्स लेकर गए और पार्शियली सॉल्व करने के बाद भी आपके पास आप देखिए 44,000, यानी आप अगर दोनों को मिला लें तो आपके पास ये नंबर कितना 1 लाख के आसपास स्टूडेंट्स ने इसको सही कर दिया है। दोनों परसेंटेज अगर आप मिलाना चाहते हैं तो कितना, इट्स अ वेरी गुड परसेंट। 60% के आसपास प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जेईई एडवांस में सॉल्व हो गया, और क्या चाहिए।
तो अपने दिमाग से इस तरह के मिथक हटाइए कि ऐसे चैप्टर्स हमें एग्जाम में तैयार करके नहीं जा रहे। हाई स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, बिल्कुल करके जाइए। 60% मार्क्स लेके आए, वहीं गलत करने वाले भी हैं, ऐसा नहीं है। 26,000 परसेंटेज फेयरली कम है, 16% के आसपास है जो -2 लेकर गए हैं, और नहीं अटेम्प्ट करने वाले अपने पास है 33,000। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और एड्रेस करते हैं क्या इतने सारे स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को किया है। एक तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर है जो प्योर मैथमेटिकल होता है। एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आता है जिसमें लैंग्वेज लिखी होती है, और एक है ये प्योर मैकेनिकल क्वेश्चन है, मैथमेटिकल। इसीलिए यहाँ पर परसेंटेज इतना हाई हमें दिख रहा है। कुछ डेटा जैसे हमें गिवन है कि px x की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। सेकेंड डेटा हमें पता है x probability of x when y has occurred, this probability is given as 1/2। इसका पहले फॉर्मूला लगा ले हम, यहाँ से x कॉमन y आपके पास आ जाएगा, एंड दिस इज p ऑफ y। ये डेटा हमारे पास 1/2 है। आगे हम पहुँचते हैं, y/x की प्रोबेबिलिटी भी हमें दी हुई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ y when x has occurred is 2/5। फॉर्मूले से आप बनाना चाहेंगे तो y कॉमन x बनेगा, डिवाइडेड बाय probability of x is written as 2/5। It is as 2/5। x और y दोनों का हमने लिया कॉमन। p of x की प्रोबेबिलिटी है 1/3, सामने आता है 2/5। यहां आप चले जाइए, ये 2/15 आपके पास से डेटा बनेगा। 2/15 यह आया डेटा आपके पास से कॉमन। इस डेटा को अगर हम यहां रख के देखें तो मेरे पास बनता है 2/15, दिस इज p ऑफ y 1/2। 4/15 y का वैल्यू आता है, दिस इज ए ऑप्शन इज करेक्ट। p ऑफ y हमारे पास आ गया। ठीक है, कॉमन वाला डेटा आप निकाल सकते हो, जिससे चाहो उससे निकाल दो। 2/15 आ रहा है कॉमन, 2/15 1/5 दिया, C इज नॉट द आंसर। x कॉमन y इज 2/15, यहाँ लिखा है 1/5। यहाँ पर यूनियन निकालना है जी, यूनियन निकाल लेते हैं। x यूनियन y, जैसे बोर्ड के क्वेश्चंस होते हैं ना, वैसा वाला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। आइए px की बात करते हैं, अगर हम 1/3 है। py की बात कर लेते हैं, py आया 4/15, और जो कॉमन है वो 2/15 है। इट इज 1/3 एंड 2/15 आपके पास है। 15 हमने लिया, यहाँ 5 आएगा, 7/15 आपके पास से आंसर है। दिस इज नॉट द आंसर, 2/5 है। अगला हमसे लास्ट एक और पूछा है, बी ऑप्शन वो पढ़िए आप, वहां पूछा है x'/y, तो ये आपके पास बनेगा x' कॉमन y, जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज निकाली जाती है। इसका मीनिंग समझिए, x और y से वेन डायग्राम बना रहे हैं अब हम, यहाँ पर जरूरत है। इसका मतलब यह है कि x के बाहर का जो y के साथ कॉमन है, ये कौन सा सेक्शन है? x नहीं होना चाहिए, y होना चाहिए, ये सेक्शन है। y होना चाहिए, x नहीं होना चाहिए, यानी ये वाला सेक्शन है। इसको हम क्या लिखेंगे? इसको लिखा जा सकता है p ऑफ y में से x और y का जो कॉमन पार्ट है वो हम इसमें से हटा दें। सोच के देखिए, यहाँ पर जो है ये जो सेक्शन है, x ना हो y हो जाए, ये सेक्शन p ऑफ y पूरी प्रोबेबिलिटी में से कॉमन वाला सेक्शन हटा दें। ठीक है, तो ये डेटा आपके पास बनेगा 1 माइनस p ऑफ x कॉमन y अपॉन py। और ये क्या है, अगर आप पहचान पाते हैं तो x के होने की प्रोबेबिलिटी जब y हो चुका हो। वैसे आपके पास इंडिविजुअल डेटा भी लिखा हुआ है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू कैन गेट। ये आपके पास मालूम है डेटा हाफ है, वी आर गेटिंग हाफ। और ये रिजल्ट आप डायरेक्ट भी निकाल सकती है, तो मैंने एक तरीके से आपको प्रूव करके बता दिया है कि अगर कभी हमारे पास ये रिजल्ट्स है, मैं समझा दूं आपको, x का नहीं होना जब y हो चुका है और y हो चुका हो तब x का होना, इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आता है। ये ना इसका प्रूफ ताजा ताजा, ये लिखा हुआ, इधर ले आइए। अगर आपको ये बात पता है तो आप डायरेक्टली निकाल दोगे, क्योंकि मुझे तो मालूम है बात हाफ है।
आप x डैश स्लैश y चाहते हैं तो -1/2, ठीक है। तो आपको सॉल्यूशन के साथ साथ थ्योरी भी पढ़ा दी। तो फाइनल आंसर क्या है अपने पास से, A एंड B आर द फाइनल आंसर। वी आर गोइंग टू मार्क ए बी एज द फाइनल आंसर। एमसीक्यू के अंदर मार्क्स नहीं छोड़ने हैं। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन अभी अभी हमने देखा, जिस चैप्टर से लोग खौफ खाते हैं, कितने 1 लाख के आसपास स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को सही कर दिया था। तो हर चैप्टर को एक मीडियम लेवल तक जरूर सीख कर जाइए। जे एडवांस 2017 पेपर 1 सर्कल के ऊपर पूछा गया क्वेश्चन, जो न्यूमेरिक रेस्पॉन्स की में पूछा गया था, जिसमें हमें जिस सेक्शन के अंदर पूछा गया वो हम देखें। सिंगल डिजिट में इसके आंसर्स आते थे 0 से लेके 9 के बीच में। सही करने पर +3 है और नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं थी। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें जो सर्कल के ऊपर बेस्ड है, स्टूडेंट का रिस्पॉन्स अगर हम देखें कि आंसर 0 से 9 के बीच में आएगा, तो तुक्का लगाने पर सही होने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/10, ठीक है। तो रॉन्ग रेस्पॉन्स आप देख सकते हैं 70% के आसपास का रॉन्ग रेस्पॉन्स है। 26 ने इसके अंदर स्कोर किया है, मतलब कि इसे गुड क्वेश्चन माना जाएगा, ठीक ठाक एवरेज लेवल का क्वेश्चन है। इनको मिला +3। अटेम्प्ट करना नहीं करना दोनों ही केसेस में 0 मार्क्स है। अगर आपने गलत आंसर दिया और अटेम्प्ट नहीं किया 0 मार्क्स है, सही किया है तब आपको +3 मिलेगा। सो लेट्स सी क्या इस सर्कल के क्वेश्चन में पूछा गया है। हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ P फॉर दिस सर्कल एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस हैव एग्जैक्टली 3 कॉमन पॉइंट्स। एक सर्कल है और एक हमारे पास है 3 कॉमन पॉइंट्स की हम बात बनाना चाहते हैं। जैसे सोचिए अगर एक सर्कल हमें दे रखा है और अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से बात करें, एक जनरल मैंने इस वाले केस की बात करता हूं तो आप देख सकते हो 4 बार ये कट करता है। तो हमसे क्वेश्चन क्या चाहता है कि P की वैल्यूज निकालिए कि कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड कैन हैव एग्जैक्टली 3 कॉमन पॉइंट्स। कौन कौन? सर्कल एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इस वाले केस में आपके पास से 4 बन रहे हैं। तो ऐसी कौन सी सिचुएशन हो सकती है कि जब 3 बने? आइए डिस्कस करते हैं। ऐसा हो सकता है कि पहला केस कि ये अगर ओरिजिन से पास हो जाए, अगर ये ओरिजिन से पास हो जाएगा केस नंबर 1, तो देखिए एक बार यहां बनेगा, एक यहां बनेगा, एक यहां बनेगा। अब ओरिजिन को अगर ये पास करता है केस नंबर 1, हम सिचुएशन 1 की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम ओरिजिन से सेटिस्फाई करवा देंगे। ओरिजिन लाइज ऑन इट, इक्वेशन से सेटिस्फाई कर दो तो 0 + 0 - P = 0। मेरे पास P की वैल्यू ही 0 आ जाती है। सर्कल की इक्वेशन है x² + y² 2x + 4y = 0। थोड़ा वेरीफाई कर लें क्या ये फिजिबल है। x + 1 का होल स्क्वायर है, यहाँ से y + 2 का भी होल स्क्वायर है, 5 हमारे पास आता है। सेंटर इसका बनेगा -1, -2 पर, ठीक है। तो ये ज्योमेट्री ऐसी है, यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट से होकर जाएगा सर्कल और बात बन जाएगी, ऐसा होगा, ठीक है। यस, 3 पॉइंट्स पर बात बनेगा। तो यस, P = 0 आपके पास से एक्सेप्टेड है इस केस के लिए। दिस इज एक्सेप्टेड। केस नंबर 2 क्या हो सकता है? केस नंबर 2 ये है, क्योंकि हमें सेंटर पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में ही इसका रहने वाला है। दूसरा केस ये हो सकता है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में रहे और एक्स एक्सिस को टच कर दे। सोचिएगा, एक्स एक्सिस को टच कर दे और यहां कट करके चला जाए, ये पॉसिबिलिटी है। केस नंबर 3 क्या हो सकता है? केस नंबर 3 ये हो सकता है कि ये वाई एक्सिस को टच करता हो और एक्स एक्सिस को कट करके चला जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। जब ये एक्स एक्सिस को टच करेगा तो ध्यान रखिएगा g² = c आएगा और f² - c आपका पॉजिटिव आना चाहिए। ये 2 कॉन्सेप्ट बनने चाहिए। इस वाले केस में y एक्सिस को टच करता है तो f² = c बनना चाहिए और g² - c पॉजिटिव होना चाहिए। सर ये कौन से कॉन्सेप्ट की बात चल रही है, आइए समझाते। कोई भी सर्कल एक्स एक्सिस पर अगर कट करता है तो उसका एक्स एक्सिस पर जो लेंथ आता है इंटरसेप्ट का, वो 2g² - c बनता है। वहीं जो y एक्सिस पर इंटरसेप्ट की लेंथ होती है वो होता है 2f² - c। जब ये टच करेगा तो इंटरसेप्ट की लेंथ 0 हो जाएगी। जैसे अभी जो यहाँ पर ये सेगमेंट है, ये एक्स एक्सिस वाला है lx,
और जो y वाला है दिस इज Ly, दिस इज Ly। जब ये टच करेगा, इसीलिए मैंने x वाले को 0 कर दिया, g² इक्वल टू c। आप इस इक्वेशन को इत्मीनान के साथ देखिए और बनाइए मुझे। g का वैल्यू कितना है, x के कोफिशिएंट का हाफ 1, कांस्टेंट टर्म c कितना बनेगा -p। मेरे पास ये डेटा बना, p का वैल्यू -1 आता है। अब हम f² की बात करेंगे तो देखिएगा f की वैल्यू आएगी आपके पास से, यहां से हम देखें तो g1 है, f2 है और c का वैल्यू -p है। तो ये डेटा आपके पास से 4 है, ये आया है +p, ये आना चाहिए। तो 4 - 1 ये आता है 3 पॉजिटिव, चलेगा। ये सिचुएशन पॉसिबल है कि x एक्सिस को टच कर रहा है, y को कट कर रहा है। सो वी आर हैविंग p इक्वल टू -1 एक्सेप्टेबल। अब थर्ड बात करते हैं। थर्ड में क्या है, y एक्सिस को टच कर रहा हो तो y इंटरसेप्ट 0 हो जाए, f² इक्वल टू c। तो आप देखिएगा यहाँ से f का वैल्यू 4, c का वैल्यू -5, p का वैल्यू आया -4। चेक करिए g कितना है, g का वैल्यू है 1, ठीक। c हमें लिखना है, c आपके पास से बना है p, c का वैल्यू -p है, माइनस माइनस +p बन जाएगा। ये पॉजिटिव आना चाहिए लेकिन गड़बड़ हो रहा है, ये वाली बात पॉसिबल नहीं है। p -3 0 से ग्रेटर नहीं हो सकता, दिस केस इज रिजेक्टेड। तो फाइनली क्या बातें एक्सेप्टेड हुई हमारे पास, p इक्वल टू 0 और p इक्वल टू -1, दे आर टू वैल्यूज जो p रख सकता है, जिससे इनके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस और सर्कल के बीच में सिर्फ 3 पॉइंट्स कॉमन होंगे। तो हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ p and the circle has exactly 3 common points, so we are going to mark 2 as the final answer. Understood? इस क्वेश्चन को समझा, उसी के अकॉर्डिंग इसको अंजाम तक पहुंचा दिया। डुएबल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो है ही नहीं, आसान सवाल है। ट्वेंटी 2017 पेपर 1 के अंदर डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन पूछा गया है, और ये पूछा गया है जब कोई नेगेटिव मार्किंग इस सेक्शन के अंदर नहीं है। आंसर 0 से 9 के बीच में कोई एक इंटीजर आएगा, सही करने पर +3 है। तो करेक्ट रिस्पॉन्स अगर इस क्वेश्चन का देखें तो 24% स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सही किया है। वहीं पर गलत करने वाले स्टूडेंट्स भी काफ़ी सारे हैं, 70% के आसपास हैं। 7% ऐसे हैं जो अभी तक इस बात को नहीं समझे कि आप इसको अटेम्प्ट कर लेते तो भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़िए। करीब 11,000 बच्चे जो इस बात को अभी तक नहीं समझे, इनको भी 0 मार्क्स है, और जो थोड़ा बहुत गैस वर्क करके आए थे 1,10,000 बच्चे, इनको भी 0 मार्क्स है। सही मार्क्स मिले हैं 34,407। सो लेट्स सी कैसे हम इस क्वेश्चन को डुएबल बनाते हैं। फंक्शन r से r में डिफाइन किया गया है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। f(0) 0 है, f(π/2) की वैल्यू 3 आती है, f'(0) की वैल्यू 1 आती है। फिर हमारे पास से ये डेटा पूछा जाता है कि बताइए कैसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो मैं इसको रीराइट करता हूँ, gx मेरे पास है, यहाँ पर x है, ये डेटा है π/2। मैंने लिखा f' t cosec t dt माइनस x आता है, यहाँ है π/2। यहाँ आप देखेंगे तो आपके पास है cot t cosec t ft dt हमने बना दिया। इसको अज्यूम करेंगे कि ये एक सेकंड फंक्शन है, इस पे हम लगाएंगे फर्स्ट फंक्शन का फंडा, बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है, फर्स्ट फंक्शन सेम रहता है, ये x है और ये है π/2। फिर आगे बढ़ेंगे, जो सेकंड का इंटीग्रेशन वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन है अब होगा उसका डिफरेंशिएशन। फर्स्ट फंक्शन था cosec t, बाय पार्ट्स यही करते हैं ना, ऐसे अप्लाई करते हैं बाय पार्ट्स। फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन होगा माइनस cosec t cot t, ये इसका डिफरेंशिएशन dt, माइनस आपके पास है x है π/2 है, cot t cosec t ft dt। अब इसके बाद हमें इसको ऑब्जर्व करना है कि हमने इसको यहां पर क्या लिखा है। तो आप देखिए ध्यान से, माइनस और माइनस हो गया प्लस, एफ टी कॉसेक टी कॉट टी लिखा है, और यहाँ कॉसेक टी कॉट टी और एफ टी माइनस के साथ है, यहाँ है प्लस के साथ है। डेटा आया आपके पास से जी एक्स है, यहाँ आप रखेंगे बनेगा f(π/2),
ये है cosec पाई बाय 2, यहाँ है fx और यहाँ लिखा गया है cosec x। डेटा सब्स्टिट्यूट करते हैं। f ऑफ पाई बाय 2 का डेटा हमें गिवन है, इट इज रिटर्न एज 3 और f ऑफ 0 भी 0 है। दो डेटा हमने ऑब्जर्व किए, ये तो 3 है आपके पास से, cosec पाई बाय 2 1 आता है, ये fx आ जाएगा आपके पास, यहाँ है आपके पास से sin x। अब हम क्या चाहते हैं उस पर फोकस करते हैं। हमें gx की लिमिट निकालनी है 0 पर, तो चलिए लिमिट निकालते हैं, x टेंड्स टू 0 gx, तो 3 into 1 is 3, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 3 आता है। यहाँ fx अपॉन sin x आपके पास लिखा गया है, इस फॉर्म को पहचानिए तो f ऑफ 0 0 है और sin x भी 0, 0 बाय 0 वाला फॉर्म है। यहां पर आपके पास से LH रूल लग जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, sin x का बनता है cos x और fx का बनता है f डैश x। एलोपीटर लगा दिया, डेटा बनाते हैं। यहाँ बनता है 3, ये है f डैश 0, ये है cos 0 जिसकी वैल्यू 1 आती है। f डैश 0 1 है, डेटा आपके पास से 2 बनता है और इस आंसर का, इस क्वेश्चन का जवाब आपके पास से 2 निकल के आता है। इससे ज़्यादा कई डिफिकल्ट क्वेश्चन आगे आने वाले वर्षों में पूछे गए, चाहे मैं 2022 की बात करूं, 23, 25 इन सब की बात करूं। डुएबल क्वेश्चन से मैनेजेबल है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा आगे भी जाके डिफिकल्टी पूछे हैं। आसान सवाल, हर वो सवाल जो जेई में पूछा गया है एक्सपेक्टेड है, उसी के अकॉर्डिंग हमें हमारे प्रिपरेशन को लेकर चलना है। कीप लर्निंग। जेईई एडवांस 2017 पेपर 1 के अंदर ये पूछा गया है, मैट्रिसेस के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा है। लेट्स सी जिस सेक्शन के अंदर ये पूछा उस टाइम पे स्टूडेंट्स ने इसको कैसे रिस्पॉन्ड किया था, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। 50,000 के आसपास स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसके अंदर +3 मार्क्स लेकर आए। आंसर जो था वो 0 से 9 के बीच में सिंगल डिजिट है। 52,000 मतलब इससे फेयरली ए गुड नंबर। इतने बच्चे अगर पेपर में सॉल्व कर दें तो मतलब आसान सवाल कंसिडर किया जाएगा। वहीं पर गलत करने वाले और नहीं करने वाले क्वेश्चंस ऐसे हैं, इनको 0 मार्क्स ही मिलेंगे। इन 6000 बच्चों को तो शायद मार्किंग स्कीम ही समझ में नहीं आई, अटेम्प्ट करने के बाद भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, कैसे इस क्वेश्चन को हम अप्रोच करेंगे और फाइनली करेक्ट आंसर तक पहुंचेंगे। रियल नंबर अल्फा है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपके सामने है, इसको हम लिखेंगे इस फॉर्मेट में, ax = b अपने पास लिखा गया है। तो सबसे पहले हम a का ही डिटर्मिनेंट यहाँ पर बना के देखते हैं। तो आप देखिएगा मेरे पास से पहले 1 का है, कोफैक्टर बनाएंगे, 1 - अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा, ओपन कर लेते हैं, यहाँ से अल्फा - अल्फा क्यूब, फिर लास्ट वाला आपके पास से आता है अल्फा स्क्वायर। ये डेटा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इज 0, ये डेटा आपके पास से 0 आता है। हम चाहते हैं कि इसके इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस आएँ, तो इसके लिए इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आनी चाहिए। दिस शुड बी 0 और ये अल्फा स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर आता है। अल्फा स्क्वायर 1 है, यहाँ से अल्फा की वैल्यू +-1 आता है। ठीक है, एक बार इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करके थोड़ा देख लें कैसी इक्वेशंस हमें गिवन है। ये इक्वेशंस है, x आती है, अल्फा आता है, y आता है, अल्फा स्क्वायर z है जिसकी वैल्यू 1 है, अल्फा है, x है, y है आपके पास से, अल्फा z है, वैल्यू -1 आता है, अल्फा स्क्वायर x है, अल्फा टाइम्स y है, z है, डेटा 1 बनता है। अंडरस्टूड। दो डेटाज हमारे पास यहाँ पर आए हुए हैं, एक है अल्फा = 1, दूसरा है अल्फा = -1। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट फर्स्ट अल्फा = 1। अगर मैंने अल्फा = 1 लिया तो मेरे पास इक्वेशन बनती है x + y + z 1, x + y + z का वैल्यू -1, x + y + z की वैल्यू 1। हम चाहते हैं इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आए, तो कैसे प्लेन आ रहे हैं आप खुद देखिए। पहला वाला प्लेन और तीसरा वाला प्लेन तो कोइंसिडेंट है और दूसरा वाला प्लेन कांस्टेंट डिफर कर गया है, तो ये तो दो प्लेन बन गए हैं, P1 भी ऐसा है, P3 भी ऐसा, कोइंसिडेंट प्लेन है। लेकिन P2 प्लेन इन्हीं के पैरेलल है। DRS सबके XYZ कोफिशिएंट सेम आ रहे हैं।
ये P1 और P3 हैं आपके पास जो कोइंसिडेंट करेंगे, और P2 जो है पैरेलल है। तो क्या तीनों की मुलाकात होती है? नहीं। दो प्लेन तो बिल्कुल मिल रहे हैं, इनफाइनाइट जगह मिलते हैं, लेकिन P2 अलग है। दिस इज द केस फॉर नो सॉल्यूशन। तो बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने इसको गलत किया, उन्होंने क्या किया, अल्फा की वैल्यू 1 रख दी, 1 + 1 + 1 आंसर आया 3। ये जो 1 लाख के आसपास स्टूडेंट आपको दिख रहे थे ना यहाँ पर, ये वो स्टूडेंट थे जिन्होंने इस केस का आगे जाके एनालिसिस नहीं किया। अब आगे चलते हैं। अगर हम लेते हैं अल्फा की वैल्यू -1, तो दूसरी वैल्यू -1 है, तब इक्वेशंस कैसी बनती है वो आप देखिएगा। आपको जो सेकंड इक्वेशन यहां दिख रही है, -1 भी कॉमन ले लेंगे तो ये देखिए सभी जगह हमारे पास सेम ही है, यानी यही हमारा P1 है, यही P2 है, यही P3 है, तीनों ही इक्वेशन सेम है। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आपके पास से बन जाएंगे। तो हमारे पास अल्फा इक्वल टू -1 एक्सेप्टेड है। नाउ 1 + अल्फा + अल्फा स्क्वायर का डेटा बनेगा 1 - 1 + 1। सो फाइनली द 1 इज द फाइनल आंसर। तो 3 इसका आंसर नहीं होगा, फाइनल आंसर इसका बनेगा 1। ठीक है, गुड क्वेश्चन, स्मार्ट क्वेश्चन। जे एडवांस 2017 पेपर 1 के ऊपर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एग्जामिनर्स का फेवरेट टॉपिक है, वहीं पर स्टूडेंट्स का भी इस पर मिक्स्ड रेस्पॉन्स रहता है। वो क्वेश्चन पूछा गया, न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के अंदर पूछा है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सही करने पर +3 है, लेकिन आंसर के जो चांसेस हैं वो 0 से 9 के बीच में सिंगल डिजिट नंबर इसका आंसर होगा, ऐसा बताया गया है इस क्वेश्चन के अंदर। रेस्पॉन्स देखें तो 47,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को कर लिया था, जो कि तकरीबन 30,000 के 30% के आसपास है, 30 ऑलमोस्ट 30%। 64% ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को गलत किया है, तो दे आर गेटिंग +3, और नहीं अटेम्प्ट करने वाले और रॉन्ग वाले दोनों को मिला है 0। चलिए पीएनसी के इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। Words of the length 10 are formed using the letters A, B, C, D, E, F, G, H, I, J। ध्यान से सिक्वेंशली देख ले, कहीं कोई गलती से अल्फाबेट मिस तो नहीं हुआ है। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, ठीक है, सारे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 लेटर्स थे, 10 ही यहाँ पे लिखे। X be the number of such letter there is no letter is repeated, ठीक है। वर्ड कितने लेंथ का बनाना है? 10 लेंथ का। अल्फाबेट्स कितने हैं? 10 हैं। कोई रिपीट नहीं करेंगे तो फिर हमें इन्हीं 10 के 10 हमें यूज में लेने होंगे। तो x के लिए 10 अल्फाबेट्स को एक लाइन में अरेंज करके कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं? 10 के 10 यूज में लेंगे तो 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ x। Why be the number of such words where exactly one letter is repeated twice and no other letter is repeated, ठीक है। 10 लेटर का वर्ड बनाया गया, उसमें एग्जैक्टली एक लेटर है जो रिपीट होता है, y की हम बात करते हैं। तो फिर बात ये बनेगी कौन सा है वो लेटर, A, B, C, D में से कौन सा वो लेटर होगा? 10 लेटर्स है, उसमें से हम एक अल्फाबेट्स को चूज करेंगे। ये हमने एक लेटर चूज किया, द लेटर विच इज रिपीटिंग, जो रिपीट किया जाता है उसको हमने चूज कर लिया। तो भाई ये कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा, ठीक है। तो वो A हो सकता है, B हो सकता है, C हो सकता है, D हो सकता है, E हो सकता है, F हो सकता है, H हो सकता है, H हो सकता है, I हो सकता है, J हो सकता है। इन्हीं 10 में से कोई एक, जिसकी क्वांटिटी हो गई 2। अब बच्चे कितने अल्फाबेट्स? 9 अल्फाबेट्स बचे हैं, लेकिन वर्ड की स्ट्रेंथ कितनी थी, लेंथ कितनी थी? 10, जिसमें से एक अल्फाबेट 2 बार आएगा। तो वैकेंट प्लेसेस कितने बचे? 8। कितने बचे हैं? 8। और यहां पर नॉन रिपीटेड वाले अल्फाबेट्स कितने अवेलेबल है? 9। तो आप समझिए, अगर मैं 10 लेंथ का वर्ड बनाने वाला हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इसमें 2 अल्फाबेट रिपीट होने वाले हैं। सपोज करिए आपके पास C 2 बार आने वाला है, ठीक है। तो नॉन रिपीट वाली कितनी जगह बची आपके पास? 8 बची है। लेकिन नॉन रिपीट वाले लेटर्स कितने हैं? A, B, C छोड़ दीजिए, D, E, F, G, H, I, J 9 है।
तो इन 9 में से मुझे पहले 8 अल्फाबेट चूज करने होंगे। नॉन रिपीटिंग लेटर्स, जो रिपीट नहीं हो रहे हैं वो अल्फाबेट्स मैंने चूज कर लिए। अब क्या हुआ, जैसे कि मेरे पास अब कौन कौन आ गए नॉन रिपीटिंग वाले, ए ले लिया, बी ले लिया, डी ले लिया, ई ले लिया, एफ ले लिया, जी हटा दिया, एच आई जे, यानी जी को चूज नहीं किया। ठीक है, तो आपके पास ये बने। अब ये टोटल कितने हो गए 10। अब आपको वर्ड्स बनाने, ये क्या हुआ, सिर्फ सिलेक्शन हुआ, सेलेक्ट किया, एक अल्फाबेट चूज किया 10 में से जिसकी क्वांटिटी 2 है, 9 में से 8 चूज कर लिए, अब हो गए कितने, 2 क्वांटिटी इसकी, 8, ये टोटल 10 हो गया। अब इनको अरेंज करेंगे तब वर्ड्स बनेंगे। जरूरी नहीं कि सी ओ सी दूर दूर आए, पास पास भी आ सकते हैं। तो 10 लेटर्स हैं, अरेंज करेंगे एक लाइन में। पहले अरेंज किए, सब अलग अलग थे तो डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ 2 अल्फाबेट सेम है, अपॉन 2 फैक्टोरियल बनेगा। समझ में आ रही बात, वाई 2 फैक्टोरियल ऑन डिवाइड, क्योंकि 2 अल्फाबेट्स आइडेंटिकल है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ y। तो आपके पास y का डेटा बनता है 10 है, ये 9 है, 9 C 8, इट इज 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ये डेटा आपके पास बनता है। यहाँ से आप डिवाइड कर दीजिए, तो वी आर हैविंग दिस एज 45 इंटू 10 फैक्टोरियल। अब हम चाहते क्या, उस नंबर को देखिएगा, वी आर इंटरेस्टेड कि y टाइम्स 9x निकाला जाए। ये 45 है, ये है 10 फैक्टोरियल, ये 9 है, वहां से आपके पास 10 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएंगे, फाइनल आंसर इज 5। आसान सवाल है, इससे ज़्यादा कई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन हम क्लास और टेस्ट में पूछते हैं। सोचते हुए चलिए, कई बार हम आसान बॉल पे भी आउट हो जाते हैं। तो वैसा ही ये एग्ज़ाम में उस प्रेशर को हैंडल करना, जब पेरेंट्स आपके एग्जामिनेशन बाहर बैठे हुए हों, 2 साल 3 साल जो प्रिपरेशन आप करते हो सब दिमाग में घूम जाती है कि आज का पेपर फाइनल है, पेन ऐसे नहीं कांपने लग जाता है हाथ। उसका एक ही तरीका है, कोई जड़ी बूटी इंजेक्शन नहीं आते हैं, प्रैक्टिस इज द की। आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वही आपको उसको गो थ्रू करेगा। ठीक है, सो कीप लर्निंग। जे एडवांस 2017 पेपर 1 का वन ऑफ द इजीएस्ट प्रॉब्लम आस्क्ड इन, जो मैं न्यूमेरिक रेस्पॉन्स वाले इसका सेक्शन के अंदर पूछा गया, जहां पर आंसर सिंगल डिजिट में हो सकता है 0 से 9 के बीच में। देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग, सही करने पर +3 था। स्टूडेंट का रेस्पॉन्स आप देखिए, सही करने वाले स्टूडेंट कितने सारे आ रहे हैं, 64%। मतलब ये बहुत आसान सवाल है। 1,02,497 स्टूडेंट ने +3 मार्क्स लेकर आए। वहीं गलत करने वाले, नहीं अटेम्प्ट करने वाले भी आपके पास बचे हुए स्टूडेंट्स हैं। चलिए इस क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं। द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं, 3, और वो साइड्स किस में बता दी गई हैं, एपी में। तो एपी में 3 नंबर्स कैसे अज्यूम किए जाते हैं, आपके पास एक a माइनस डी होता है, एक a होता है और एक होता है a प्लस डी। एक तो ये सब एपी में आ चुकी है, ठीक है। दूसरी ये है ट्राइंगल की साइड्स। तीसरा ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक हाइपोटेनिस होता है। हाइपोटेनिस राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। अगर हम अज्यूम करके चलें कि डी पॉजिटिव है, तो इन तीनों में सबसे बड़ी साइड कौन सी हो जाएगी, ए प्लस डी। एक छोटी साइड होगा और एक होगा ए। तो पाइथागोरस से हम बना सकते हैं कि ए प्लस डी का जो स्क्वायर है वो ए माइनस डी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से बनेगी बात। सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या डेटा हमारे पास बनेगा। जब कॉन्सेप्ट आसान पूछ लिया गया हो तो बिल्कुल भी रिस्क मत लेना कि कैलकुलेशन गलत कर जाओ, ध्यान से सॉल्व करते हुए चलेंगे। ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ए स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल है, मेरे पास डेटा आता है 4ad की वैल्यू ए स्क्वायर है। ए डेफिनेटली 0 नहीं हो सकता, वरना ट्राइंगल की एक साइड ही 0 आ जाएगी। ए की वैल्यू मेरे पास आती है 4d। ए को अगर 4d लेते हैं तो अपने पास साइड्स आ गई हैं। साइड्स क्या क्या बनेंगी देखिएगा, ए 4d है तो मेरे पास डेटा बनेगा 4d माइनस डी, इट इज 4d, और ये है आपके पास से 4d प्लस डी। तो ये है 3d, ये है 4d और ये है 5d। एरिया बताइए, एरिया में दिया हुआ है 24 है। सो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये तो हाइपोटेनस है 5d, तो ये रहे दोनों आपके पास, ये आएगा 3d और यहाँ है 4d।
ट्राइंगल बन चुका है। यहाँ 3 आप यहाँ पे लिखा है तो आपके पास 3D है, ये 4D है, ये 5D है। दिस एरिया इज कमिंग एज 24। तो यहाँ से डी स्क्वायर का डेटा बनाइएगा 4 आता है। सो द वैल्यू ऑफ डी इज कमिंग एज 2। चाहते क्या है? स्मॉलेस्ट साइड। अब देखिए साइड्स निकाल दीजिए। ये साइड्स थी, 2 रखेंगे तो एक बनता है 6, एक बनेगा 8, एक बनेगा 10। द स्मॉलेस्ट साइड का लेंथ इज 6। सच में आपने देखा 1 लाख से ज्यादा बच्चे इसको सही करके आए थे। बिल्कुल सही बात है, सवाल आसान है। चलिए डिस्कस करते हैं जेईई एडवांस 2017 पेपर 1 के अंदर मैच द कॉलम सेक्शन, जहां पर एक साथ 3 सवाल पूछे गए थे 49, 50 एंड 51, जहां पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर ये पूरा बेस्ड है, जिसमें कॉलम 1 के अंदर कॉनिक की इक्वेशन गिवन थी, उनकी इक्वेशंस गिवन है। सेकंड कॉलम के अंदर टेंजेंट्स की इक्वेशन गिवन है और थर्ड के अंदर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन है। जब ये क्वेश्चन जिस मार्किंग स्कीम के साथ पूछा गया है, यहाँ पे इनकी मैचिंग बनाई गई है, ठीक है, 3 क्वेश्चंस के अंदर, और वहाँ पर सही करने पर +3 है और गलत करने पर -1 की पेनल्टी थी। तो एक तरीके से कॉम्प्रीहेंशन है, तीनों एक साथ मैच करके सवाल पूछेंगे, पर है यहाँ पर मैचिंग और पूछा गया है SCQ में। गलत करने पर -1 की पेनल्टी भी है। सही करने पर आप देखिए, क्योंकि SCQ फॉर्मेट है तो कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहता है। आप देखिए 50-50% के आसपास क्वेश्चन सही किए हैं। मैंने हमेशा आपके बात एडवाइस की है कि अगर मैच द कॉलम SCQ में पूछा है तो वो पूरे पेपर का सबसे आसान सेक्शन होता है। सबसे पहले वही ट्राई करना है तीनों सब्जेक्ट्स में जहां पर भी दिया हुआ है। सबसे पहले SCQ के पहले भी मैच द कॉलम को मैच करना, ठीक है। और वो आपको यहाँ दिख रहा है मोर देन 50% करेक्ट रेस्पॉन्स आ रहा है। 84,000 ने फर्स्ट, 89,000, 72,000, इन सब ने +3 मार्क्स सिक्योर किए। गलत करने वाले भी अपने पास रहेंगे, वो तो हमेशा हर जगह हर टाइप का स्टूडेंट होता है। वहीं पर नहीं अटेम्प्ट करने वाले भी हैं। ये जनरली वो हैं जो हो सकता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छोड़कर गए हो, नंबर 1, या उनके पास टाइम नहीं बचा हो। और जब टाइम कम बचता है एग्जाम के अंदर तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में हम दिमाग जल्दी में नहीं कर पाते। देयर इट रिक्वायर्स टाइम, ठीक है। तो टाइम का गेम बिल्कुल है, ताकि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता भी है, अगर टाइम कम है तो नहीं बना पाएंगे। चलिए एक एक करके सिक्वेंशियली अगर हम देखें तो ये जो पहला वाला कॉन्सेप्ट है ये सर्कल है। तो अगर मैं लिखूं कि अगर सर्कल की इक्वेशन x² + y² = a² होता है, तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट से मैं तो हमेशा स्टूडेंट्स को एडवाइस करता हूं कि वो टेंजेंट, नॉर्मल, इन सब की इक्वेशंस को मैच करके रखें। आप खुद पहचानिए इनमें से कौन सा वाला इक्वेशन इसका होगा। अगर आपको याद है सेकंड वाला इक्वेशन इसी का होता है, y = mx + a टाइम्स √m² + 1। ये इसकी टेंजेंट की इक्वेशन होती है, जहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर हम लिखना चाहें तो Q इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ma/√1 + m², a/√m² + 1। तो मैं थोड़ा अटैच कर देता हूँ। फर्स्ट इज गेटिंग कनेक्टेड विथ सेकेंड, और ये कनेक्टेड है Q से। ये तीनों एक साथ है, I, सेकेंड एंड Q। इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन है कि कर्व अगर 1 हो तो सेकेंड वाला उसके पास टेंजेंट होगा और Q उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आप चाहो तो इसको मैच करा के देख सकते हो। यहाँ रख दीजिए x की जगह, -am² बन जाएगा, और यहाँ पर आप देखेंगे y भी इतना लिखा हुआ है। आप जब इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास सेम डेटा निकल के आता है। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ की हम बात करते हैं। पहला वाला तो क्लियर था। सेकेंड वाली इक्वेशन जो है अपने पास, वो है अपने पास है इलिप्स की इक्वेशन। इलिप्स की इक्वेशन अगर x² / a², y² / b² = 1 हो, तो पहला बात तो इसके अंदर टेंजेंट की इक्वेशन y = mx। पहली बात देखिए प्लस वाला लिखा है या माइनस वाला लिखा है, प्लस वाला लिखें। ये बनता है आपके पास से a² m² + b² होता है, और जिस जगह पर इसका जो पॉइंट होता है वो बनता है -a² m/c, ये डेटा प्लस b² रहता है। दिस इज द डेटा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। वहीं अगर मैं इसी की करस्पॉन्डिंग हाइपरबोला की भी बात करूं, यही हाइपरबोला भी लिख लेते हैं।
ये मैं आपको एक तरीके से ये समझ लीजिए थ्योरी का रिवीजन करवा रहा हूँ। इन सब वीडियो सीरीज का मतलब यही कि थ्योरी भी आपकी रिवाइज हो जाए। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो टेंजेंट अगर आप लिखेंगे तो y इक्वल टू एम है, प्लस रहेगा आपके पास से यहाँ पर बस बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर डेटा बनता है। और जिस पॉइंट पर ये बात करने वाले हैं वो पॉइंट सेम ही रहेगा, ए स्क्वायर एम रहेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड प्लस आपके पास से बी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन जो कंडीशन हमें यहाँ पर एलिप्स की गिवन है वो थोड़ा हमें डिकोड करना होगा। ये है एलिप्स, तो जो गिवन एलिप्स है उसको थोड़ा देखिए। गिवन एलिप्स के अकॉर्डिंग हमारे पास इक्वेशन तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर अपॉन 1 है। बेसिकली बी स्क्वायर 1 है। कितना वैल्यू 1 है? बी स्क्वायर 1 है। तो ये इक्वेशन आपकी मॉडिफाई हो जाती है टेंजेंट की, y इक्वल टू एम एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 1, और इसके साथ जो पॉइंट आपके पास आएगा वो है ए स्क्वायर एम अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर भी आपके पास प्लस 1 रहेगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 1। मैच कीजिए ये डेटा और यहाँ माइनस और प्लस वाला डेटा। तो आइए देखिए, ढूंढिए ये किसके साथ मैच हो रहा है। ये इसके साथ मैच होता है, ठीक है। ये सेकंड इसके साथ है, बी स्क्वायर प्लस में रहता है, और यहाँ से डेटा हमारे पास ये वाला बनेगा आर। ये तीनों एक साथ है। बिल्कुल, अगर कहीं पर भी हमारे लिए एलिप्स की बात होगी तो एलिप्स के लिए कोड बनेगा सेकंड, फोर्थ एंड आर। सर्कल के लिए बात होगी तो फर्स्ट, सेकंड एंड क्यू। तो इसके लिए हम कोड लिख सकते हैं कि इसके लिए बनेगा सेकंड, फोर्थ एंड आर। वहीं हाइपरबोला में अगर हम इक्वेशन देखें, दिस इज द हाइपरबोला। हमारे पास इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 1 इज इक्वल टू 1, बी स्क्वायर की वैल्यू 1 है। डिवाइड कीजिए तो ये दोनों इक्वेशंस अकॉर्डिंगली मॉडिफाई हो जाएंगे। मैं तो हमेशा एडवाइस करता हूं आप नॉर्मल की इक्वेशन भी याद रखिए, है ना। ए स्क्वायर, क्योंकि टाइम बहुत बड़ा गेम है, टाइम बचाते हुए हमें चलना है। यहाँ पर बी स्क्वायर 1 है, ये अंडर रूट आपके पास से ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इनका भी मैपिंग बना लीजिए। इनका मैपिंग क्या बनता है उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे बात करेंगे। इनका मैपिंग हम रेड कलर में बना देते हैं, हाइपरबोला का। हाइपरबोला दिस, ये यहाँ सेकंड पे जाएगा, और ये माइनस वाला है, माइनस वाला यहाँ है, यह इधर बन जाएगा एस, ठीक है। और एक बचा हुआ है ये पैराबोला, अपने पास बचा हुआ है पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। इसके लिए आपको टेंजेंट अगर पता हो तो पैराबोला के लिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम ये होती है। दिस इज द टेंजेंट फॉर दिस वन, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, और ये इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होते हैं। तो पैराबोला के लिए अगर कभी कुछ पूछा जाएगा तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड, यहाँ पर रहेगा थर्ड, फिर ये कनेक्ट होगा फर्स्ट के साथ और ये कनेक्ट होगा पी के साथ, ठीक। तो क्या क्या कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं मैं एक बार इन सबको लिखना चाहता हूँ। फर्स्ट मैच होता है सेकंड के साथ, वो मैच होता है क्यू के साथ, ठीक है। और देख लीजिए सेकंड वाला, देख लीजिए सेकंड है अपने पास एलिप्स, सेकंड है, फोर्थ है और आर है। सेकंड, फोर्थ एंड आर। थर्ड पैराबोला, थर्ड, फर्स्ट, पी, थर्ड, फर्स्ट, पी, ठीक। और चलिए हाइपरबोला, फोर्थ, थर्ड, एस, फोर्थ, थर्ड एंड एस, ये लिखा हमने एस। बन गए चारों कॉम्बिनेशन। क्लियर कट रखिए कि ये सर्कल के लिए है, ये आपके पास है एलिप्स के लिए है। सेकंड वाला कौन है? एलिप्स है।
थर्ड वाला हमारे पास पैराबोला है, एंड द लास्ट वन इज हाइपरबोला। अंडरस्टूड? ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन वाइज हम सॉल्व करते हैं। ये अब तक जो इन्फॉर्मेशन हम टेंजेंट की जानते हैं उससे बस मैचिंग करके रख लिया है। a इक्वल टू √2 होने पर टेंजेंट इज ड्रॉन टू द सुटेबल कॉनिक इन कॉलम 1 एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट -1,1 देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन। आप पहले इसको देख लीजिए, फर्स्ट किसके साथ कनेक्ट हो सकता है, सेकंड और क्यू के साथ, इसका तो चांस ही नहीं है। फर्स्ट सेकंड क्यू, इसका चांस बन सकता है। सेकंड किसके साथ कनेक्ट हो सकता है, सेकंड फोर्थ एंड आर। थर्ड आईपी इनका चांस है। सेकंड फोर्थ एंड आर के साथ होगा, चांस बनता है तो बी और डी का बनता है। बी और डी में क्या बात हो रहा है, पैराबोला या एलिप्स की बात हो रही है। ठीक है, -1,1 की हम यहाँ पर बात बनाते हैं। तो देखो क्या कहानी, इसके हिसाब से हम ए की वैल्यू √2 लेते हैं। ये जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। -1,1 √2 के हिसाब से अगर हम देखें तो मेरे पास इक्वेशन ही ये बनती है, x² + y² इज इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2। सेकेंड वाली इक्वेशन मेरे पास है x² + 2y² इज इक्वल टू 2। थर्ड वाली इक्वेशन y² इज इक्वल टू 4√2 टाइम्स x, और थर्ड वाली इक्वेशन है एक की वैल्यू √2 अगर है, इट इज 2y² इज इक्वल टू 2। आप खुद देखिए -1,1 किसको सेटिस्फाई कर रहा है, -1,1 इसको सेटिस्फाई करता है। यस, -1,1 इसको सेटिस्फाई करता है क्या, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, नहीं करता है। -1,1 इसको सेटिस्फाई करता है क्या, नहीं करता। यहाँ से 1 इक्वल टू 4√2 आ जाएगा, यहाँ 1 - 2 इज इक्वल टू 2, सेटिस्फाई नहीं करता। सिर्फ एक ही सिचुएशन है कि अगर ऐसा कुछ भी पॉसिबल होगा तो वो सिर्फ सर्कल के लिए पॉसिबल है। सर्कल के लिए पॉसिबल है तो सर्कल के लिए कॉम्बिनेशन क्या है, फर्स्ट सेकंड एंड क्यू, फर्स्ट सेकंड एंड क्यू, बी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। कुछ किया ही नहीं, बस देख लिया पॉइंट ये किसको सेटिस्फाई करता है। बस अगर आपको फॉर्मूले याद है टेंजेंट्स के तो आप इस सवाल को बना देंगे आपके याद। इसीलिए आपने देखा कंट्रीब्यूशन 50% से ज़्यादा बच्चे इस सवाल को कर दिए थे। आगे पहुँचते हैं, इसमें जो 50 पूछा है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं कि भाई टेंजेंट इज सूटेबल टू कॉलम 1, y इक्वल टू x + 8 आपके पास लिखा गया है। इट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है 8,16। 8,16 दोनों कोऑर्डिनेट कैसे हैं देखिए आप ध्यान से, पॉजिटिव है। पॉइंट आपके पास से 8,16 है, दोनों पॉजिटिव हैं, और y इक्वल टू x + 8 आपके पास लिखा गया है, यानी इसका स्लोप 1 है, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, पॉइंट कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव हो सकते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। m पॉजिटिव है, m अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, इसका चांस नहीं है, दिस कैन नॉट बी द केस। यहाँ m पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव आ रही है, ये वाला भी चांस नहीं है। आगे चलिए, m पॉजिटिव है आपके पास से, और यहाँ पर जो डेटा है a के बारे में देखो, इन दोनों के साइन अपोजिट होंगे, ये वाला भी चांस नहीं है। चांस सिर्फ एक ही का बचता है, कुछ किया ही नहीं हमने, सिर्फ पॉइंट के कोऑर्डिनेट और स्लोप के हिसाब से डिसाइड कर दिया कि ये तीनों तो फिजिबल ही नहीं है, सिर्फ p का चांस बनता है। और p किसके साथ मैच होता है वो अभी हमने टेबल देखा था। p किसके साथ मैच होगा लास्ट वाले केस में, p पैराबोला के साथ मैच होगा, थर्ड i एंड p। तो जो चांस यहाँ पर बनता है वो बनता है पैराबोला। लेट डिस्कस, जिसके लिए कॉम्बिनेशन थर्ड है, i है और p है। हमें ओनली करेक्ट पूछा, थर्ड i p, c इज करेक्ट। ये सारे आपके पास कॉम्बिनेशंस नहीं है। r नो चांस, q नो चांस, q नो चांस, थर्ड सही हो गया। फिर भी आप चाहते हैं तो मैं वेरीफाई करके आपको बता देता हूँ। अगर थर्ड i p है तो हम पैराबोला के लिए बात कर रहे हैं, y² इज इक्वल टू 4ax है। आप यहाँ पर 8,16 से सेटिस्फाई कर दीजिए, ये 256 आता है, 4 आता है, a आता है, 8 बनता है। यहाँ से आप 32 से इसको डिवाइड कर देंगे, 8 से कैंसिल कीजिए 3 टाइम्स, और 2 आता है, 8 आता है। a की वैल्यू 8 है, टेंजेंट आती है y इक्वल टू mx + a/m। वी नो द वैल्यू ऑफ m इज 1, a की वैल्यू 8 है, यस, y इक्वल टू x + 8। ठीक है, बन गई कहाँ। वैसे हमने देख लिया था तीनों तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जहाँ पर हमने 49th को सॉल्व कर दिया है कि आंसर आया है हमारे पास से इसका B, और इस वाले का आंसर आ रहा है हमारे पास से C। लेट्स मूव टू द लास्ट वन।
इस वाले में हमें क्या सॉल्व करना देखिए। पॉइंट ऑफ सुटेबल कॉनिक हमारे पास है √3, हाफ आ रहा है, दोनों पॉजिटिव है। फिर से डिकोड करिए इसको, √3, 1/2। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड की रिक्वायरमेंट यहाँ पर ज़्यादा है और हमारे पास m देखिए √3x + 2y = 4 है। स्लोप मुझे यहाँ पर नेगेटिव नज़र आता है, स्लोप नेगेटिव है लेकिन पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। कहाँ पॉसिबल है आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट आएगा, m नेगेटिव है। यहाँ देखिए दोनों प्लस प्लस लिखे गए हैं बट m नेगेटिव है, इसका चांस नहीं है। a का जो भी साइन रहेगा दोनों जगह सेम है लेकिन m नेगेटिव है तो इनका साइन सेम नहीं रहेगा, m² तो पॉजिटिव रहेगा। सो दिस इज पॉजिटिव और दिस इज नेगेटिव, पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ पे आइए आप सेकंड वाले q के लिए डिस्कस करते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव और यहाँ देखिए m अपने पास नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव आपके पास पॉजिटिव है, इसके ऊपर हमें डाउट है कि ये हो सकता है। यहाँ देखिएगा m नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव आपके पास से पॉजिटिव हो सकता है, इसके ऊपर भी चांस है। यहाँ आते हैं इसका y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, देख लीजिए y कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव, ये नहीं है, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, ये भी चांस नहीं है। दो बातें आ सकती हैं, ये किसकी इक्वेशन है और ये किसकी इक्वेशन है, ये सर्कल की इक्वेशन है, ये इलिप्स की इक्वेशन है। दो बातें, या तो सर्कल है या फिर इलिप्स है। सर्कल और इलिप्स के लिए क्या कॉम्बिनेशन है आप देखिए, सर्कल और इलिप्स के लिए क्या कंडीशन है आप देख लीजिए। सर्कल और इलिप्स के लिए ये रहा, फर्स्ट सेकंड एंड Q एंड सेकंड फोर्थ एंड R। आइए जो कॉम्बिनेशन हमारे पास है सर्कल एंड इलिप्स, सर्कल का कॉम्बिनेशन बताइए। फर्स्ट सर्कल किससे कनेक्ट होता है, सेकंड से, और इसके लिए कौन सा कोऑर्डिनेट है, Q। और इलिप्स के लिए क्या कहानी है, इलिप्स में आपके पास है सेकंड, इलिप्स के लिए इक्वेशन आती है आपके पास से, दिस इज इलिप्स के बाद कंडीशन ये बनता है फोर्थ, और इसके अकॉर्डिंग पॉइंट आपके पास आता है R। ढूंढ लीजिए, हमें क्या पूछा, ओनली करेक्ट, क्या इनमें से कोई डायरेक्टली बात बनती है। फोर्थ चांस ही नहीं, फोर्थ का तो चांस ही नहीं, हाइपरबोला कोई चांस नहीं। सेकंड, हाँ इलिप्स का चांस बनता है सेकंड, लेकिन सेकंड इसके साथ चांस नहीं बनाता है, कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी जो कॉम्बिनेशन हमने पहले फॉर्मूले बनाए हैं, हाइपरबोला के लिए क्या प्रॉब्लम है कि इसका y कोऑर्डिनेट हमेशा नेगेटिव ही आएगा और हमें दिया है 1/2 पॉजिटिव है, तो फोर्थ का तो चांस खत्म। आपके पास सेकंड के चांसेस की बात कर रहे हैं, खुद ही डिसाइड कर दिया कि सर्कल के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, बात बन रही है सिर्फ एलिप्स के लिए, सेकंड यानी एलिप्स के लिए, और इसका कॉम्बिनेशन फोर्थ और R के साथ आता है D। सॉल्व भी नहीं किया, क्या डेटा पूछा पर आंसर निकाल दिया। फिर भी आप चाहोगे तो मैं आपको जस्टिफाई करके बता दूंगा कि क्या डेटा बनता है। हम बात करने वाले हैं एलिप्स वाले केस के अंदर, x² + a² y² = a²। इसे सेटिस्फाई कीजिए, 3 बनता है, a²/4 है, यहाँ भी a² आता है, 3a²/4 = 3, ये का वैल्यू 2 आया अपने पास, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास टेंजेंट लिखी गई है, टेंजेंट किस फॉर्मेट में होनी चाहिए वो देख लीजिए आप, y = mx + √a²m² + 1। m हमें पता है कितना है, -√3/2, a हमें पता है 4 आएगा, m हमें पता है 3/4 आएगा, 1 आएगा, एंड दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। सेम रिजल्ट आपके पास से बन रहा है, 2 बन जाएगा, सेम रिजल्ट, समझिए। तो कुछ कॉम्बिनेशन पहले से फिक्स कर रखे थे, उनकी जरूरत ही नहीं पड़ रही है। फोर्थ का चांस नहीं है, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव आ रहा है, तो कितना आसान था इन तीनों को सॉल्व करना। मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई, क्योंकि मैच द कॉलम और SCQ के साथ मिक्सिंग है, दिस इज द इजीएस्ट कॉम्बिनेशन आस्क्ड इन जेईई एडवांस, ठीक है। तो यहाँ पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को मिक्स करके सवाल बनाया था, तो डरने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि फॉर्मेट ऐसा था जिसके अंदर मैच द कॉलम, आस्क्ड इन कॉम्प्रीहेंशन, दे बोथ आर मिक्स्ड, आंसर आ रहे हैं SCQ के अंदर। बहुत डेडली कॉम्बिनेशन बना सकते थे अगर यही क्वेश्चन MCQ में आता, एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट होते, -2 की पेनल्टी होती वहाँ पर, या फिर न्यूमेरिक रेस्पॉन्स में अगर पूछा जाए जहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक बातें पूछी जा रही। तो जो मैं आपकी इसकी लर्निंग ये है, आपने अभी देखा
कि हमारे पास एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, सबकी टेंजेंट्स की इक्वेशंस, उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मैं तो ये कहूँगा नॉर्मल के लिए भी सेम चीज़ हमारी टिप्स पर होनी चाहिए। देन वी विल बी एबल टू फिगर इट आउट फटाफट से आंसर्स क्या बनते हैं। कीप लर्निंग। जेईई एडवांस 2017 पेपर 1, जहाँ पर मैच द कॉलम कॉम्प्रिहेंशन स्टाइल में पूछे गए हैं। 3 कॉलम्स हमारे आसपास हैं, कुछ स्टार्टिंग में एक थ्योरी गिवन है और लास्ट में जो ऑप्शंस बनाए हैं 3 क्वेश्चंस बनाए हैं, जिनमें एक ऑप्शन सही है। एससीक्यू के हिसाब से इनकी मैचिंग बनाई गई है। स्टूडेंट का रिस्पॉन्स, इसके अंदर 2 सवाल ऐसे पूछे गए, मतलब एक सेक्शन ये है जिसमें 3 क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन पूछा गया था जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पूरा कोनिक सेक्शन के साथ इन्वॉल्व था। यहाँ पर पूरी हमें डिफरेंशियल कैलकुलस इन्वॉल्व होती हुई दिख रही है। एक तरफ हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मोनोटोनिसिटी दिखता है, एक तरफ लिमिट की बात हो रही है और यहाँ पर हमारे पास इनके जीरोस की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को जब देखा तो उनका एक्चुअल रिस्पॉन्स क्या रहा था, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी इन्वॉल्व थी। लेकिन ये वाला जो पार्ट होता है ना, सबसे ईजीएस्ट होता है पूरे, अगर हम सेक्शन वाइज पेपर को देखें तो एकदम मैच द कॉलम यहाँ पर रहते हैं। एससीक्यू फॉर्मेट इसको बाउंड कर देता है कि हम उसमें आंसर तक जल्दी पहुंच पाते हैं। स्टूडेंट का रिस्पॉन्स देखा जाए तो 18% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसको सही किया था फर्स्ट क्वेश्चन को, 22.58 दूसरे वाले स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन। रफली 30,000, 36,000, 35,000 प्लस 3 मार्क्स सिक्वेंशियली तीनों 52, 53, 54 के अंदर सिक्योर किए होंगे। गलत करने वाले भी स्टूडेंट्स भी काफ़ी सारे हैं, -1 जो लेकर गए होंगे। नहीं अटेम्प्ट करने वाले आप देखिए काफ़ी सारा नंबर है, 80,000 के ऊपर चल रहे हैं हर क्वेश्चन के अंदर। रीज़न क्या है ना कि एक तो लास्ट क्वेश्चन ये पेपर का रहा था और तीनों सब्जेक्ट एक साथ सॉल्व करते हैं, तो टाइम अगर कम है तो इन्फॉर्मेशन इतनी सारी है, उसको डाइजेस्ट करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क फाइनल एग्जाम के अंदर। इन सब के लिए आपको टाइम होगी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मैच द कॉलम के अंदर कॉम्प्रिहेंशन के अंदर काफ़ी रहती है। तो अगर हमने कम टाइम दिया तो हम आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये जैसे पेपर आता है सबसे पहले आपको ये सेक्शन करना होगा, क्योंकि एक सवाल नहीं, अगर क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो 3 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो ये 9 मार्क्स की बात है। अगर आप दोनों कॉम्प्रिहेंशन में भी टाइम लगाते हैं जो इस पेपर में पूछा था, तो आपकी सिचुएशन काफ़ी बेटर रहेगी। सो लेट्स डिस्कस सिक्वेंशियली, एक एक करके हम एक एक बात पर बात बनाते हैं। एफ एक्स गया है x प्लस लॉग एक्स माइनस एक्स एल एन एक्स गिवन है 0 से इन्फिनिटी के बीच में। कॉलम 1 के अंदर बात कर रहे हैं एफ एक्स, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स के जीरोस के बारे में। ठीक है, सेकंड कॉलम में बात की है लिमिट्स के बारे में और थर्ड में बात की है कि कब इंक्रीजिंग होते हैं कब डिक्रीजिंग होते हैं। तो चलिए बात बनाते हैं। एफ एक्स जो हमारे पास गिवन है वो है x प्लस एल एन एक्स माइनस एक्स एल एन एक्स। ठीक है, यहाँ पर 2 इंटरवल, ये डैश है ये भी डैश, यहाँ डबल डैश है। यहाँ पर हम 1 से ई स्क्वायर के बारे में बात कर रहे हैं। लेट्स कंप्यूट एफ ऑफ 1। यहाँ पर एल एन 1 है, ये 1 है, ये भी एल एन 1 है। 1 आया जो पॉजिटिव है। ई स्क्वायर की बात करेंगे, ये है ई स्क्वायर एल एन ई स्क्वायर, ई स्क्वायर एल एन ई स्क्वायर। एल एन ई स्क्वायर 2 होता है, ये भी 2 ई स्क्वायर बनेगा। मेरे पास डेटा 2 माइनस ई स्क्वायर बनता है। ई स्क्वायर 2.71 का स्क्वायर जो 7 के आसपास होगा। दिस क्वांटिटी इज क्लोज टू 7.4 के आसपास है। 2 माइनस कर रहे हैं, नेगेटिव आ रहा है। एफ ऑफ ई स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है। इस फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में कुछ बात बताइए, कैसा ये फंक्शन होगा। log x पॉजिटिव के आगे सब तरफ डिफाइंड होता है, तो वी कैन से दैट एफ एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस होगा और हमने ये देखा एफ ऑफ 1 जो है वो पॉजिटिव है और एफ ऑफ ई स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है। तो फिर इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, कभी इसकी वैल्यू नेगेटिव है और किसी दूसरी वैल्यू पर ये पॉजिटिव आ जाता है, इसका मतलब ये है या शुरुआत में पॉजिटिव है बाद में नेगेटिव हो गया है। अगर कंटिन्यूस है फंक्शन तो मिनिमम एटलीस्ट एक बार वो 0 जरूर रहा होगा। तो फ्रॉम इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर सम एक्स बिलोंगिंग टू 1 to ई स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास ये वाली बात सही है, फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू। ये वाली बात सही है कि एफ एक्स कहीं ना कहीं एक बार 0 बनेगा। बारी हो रही है एफ डैश एक्स के बारे में, तो इसका डेरिवेटिव हम निकालते हैं एफ डैश एक्स।
एफ डैश एक्स निकालिए, आपके पास से 1 आता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, एक्स का डेरिवेटिव 1 है, लॉग एक्स रहेगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, फिर x रहेगा, लॉग x का डेरिवेटिव है 1/x, ये 1 है, यहाँ भी 1 है, कैंसल्ड आउट, एफ डैश एक्स आपके पास से बनता है 1/x माइनस लॉग एक्स, दिस इज द वैल्यू। इसके बारे में क्या कह सकते हैं, देखो दो बातें हैं, एफ डैश एक्स 0 है, एफ डैश एक्स आपके पास यहाँ भी 0 है, 1 से ई में डिस्कस कर रहे हैं, 0 से 1 में डिस्कस कर रहे हैं, दो जगह इसका डिस्कशन हो रहा है कि 1 से ई में है और 0 से 1 में है। 1/x और ln x के बारे में अगर आप ग्राफ जानते हैं तो ज़्यादा आसानी से बता पाएंगे। ये ln x का ग्राफ होता है, ये किसका ग्राफ होता है, ln x का, और 1/x का ग्राफ ऐसे करते हुए नीचे करते हुए इधर आ जाता है। ये पॉइंट होता है 1, log 1 इस पर 0 आता है, हमें चेक करना है कि ये पॉइंट कहाँ पर आता है, बस इतना डेटा है। जो इंटरवल्स हैं उस पर फोकस रखिए, एक तो ई पर वैल्यू निकालते हैं, एफ डैश ई, सो आई एम पुटिंग हियर एज 1/e माइनस ln e, ये है 1/e माइनस 1, ln e की वैल्यू 1। इस डेटा की बात कर लें, यह है 1 माइनस e अपॉन e, ये एक नेगेटिव क्वांटिटी है, e 2.71 है, 1 माइनस से करेंगे नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव आता है। अब आगे जाके आप देखिए कि लॉग ही बढ़ने वाला है, तो ये नेगेटिव हो रहा है। 1 पर अगर हम डेटा इसका निकाल के देखेंगे एफ डैश 1, तो डेटा आपने यहाँ रखा, ये 1 माइनस लॉग 1 है, लॉग 1 0 होता है, 1 डेटा आ रहा है जो पॉजिटिव है, तो क्या देखा 1 पर डेटा इसका पॉजिटिव था, यानी कौन ज़्यादा था, पॉजिटिव था, मतलब 1/x बड़ा था, log x छोटा था, 1/x इसका ग्राफ होता, तो 1/x बड़ा था, ये पॉजिटिव, ये 1 पर डेटा देख रहे हैं पॉजिटिव आ रहा है, log x इज, ये 1/x इज ग्रेटर, log x इज स्मॉलर। लेकिन जैसे हम e पर पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर कहीं पर आपके पास e है, जैसे हम e की बात करते हैं तो ये डेटा नेगेटिव आ जाता है, नेगेटिव आया मतलब ln x इज ग्रेटर। ये ग्राफ मैंने क्यों समझाया है, इसके लिए मैं आगे वाले एनालिसिस की बात करूंगा, ठीक है। अभी हम यहाँ की बात करते हैं, तो क्या हुआ है कि ये फंक्शन भी कंटिन्यूस है, तो 1 पर वैल्यू पॉजिटिव है और e पर वैल्यू नेगेटिव है, और एफ डैश एक्स हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ये भी एक कंटिन्यूस फंक्शन है, तो हम यहाँ पर ये बात बोल सकते हैं कि साइन चेंज हो गया है, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर सम x बिलोंग्स टू 1 to e, 1 से e के बीच में इसके लिए भी कोई ना कोई एक डेटा 0 बनेगा। क्या 0 से 1 में भी हम ये बात बोल पाएंगे, जब हम 0 प्लस पे बात करते हैं तो इसकी वैल्यू आप देखिएगा, 0 प्लस पर ये इन्फिनिटी है, और ये आपके पास से माइनस इन्फिनिटी बनेगा, माइनस माइनस बनेगा प्लस। अगर मैं यहाँ पर एफ डैश 0 प्लस की बात करूँगा तो आप देखिएगा ये इन्फिनिटी बनता है, यहाँ log 0 प्लस बनता है, 1/0 इज इन्फिनिटी, और log 0 जो आपके पास बनता है ना वो माइनस इन्फिनिटी होता है, माइनस माइनस प्लस, प्लस इन्फिनिटी। यहाँ बोला है 0 से 1 के बीच में बताइए, 0 से 1 के बीच में ये इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, 1/x अलग चल रहा है, log x अलग है, तो जो साइन आपका 1 पर है, 1 पर पॉजिटिव है, यहाँ भी ये पॉजिटिव है, तो ये किसकी वैल्यू किसके बीच में है, 0 पर इन्फिनिटी है, 1 पर 1 है, कोई इंटरसेक्शन नहीं है, ये बिल्कुल चांस नहीं है कि 0 बने, तो थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग। 0 से 1 के बीच में 0 प्लस पर इन्फिनिटी है, और 1 पर हम बात करेंगे तो ये वैल्यू 1 है, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव की बात हो रहा है, उस पर जाने के पहले हम ये देख लेते हैं कि f का एनालिसिस क्या है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। जिस फंक्शन के इंक्रीज डिक्रीज की बात करते हैं ना उसके बारे में पता उसके डेरिवेटिव से चलता है, ये रहा एफ डैश एक्स, तो इसी का एनालिसिस अब हम कर लेते हैं। एफ डैश एक्स हमने लिखा जो है 1/x माइनस ln x, अभी अभी हमने इसका ग्राफ वगैरह सब बना के देखा है, ये 0 है, इसके आगे डिफाइंड नहीं होगा। यहाँ पर एक वैल्यू आएगी अल्फा, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, दिस इज द डेटा जब ये अल्फा है, ठीक है। इसके पहले अगर हम देख रहे हैं, चाहे 0 प्लस पे बात करें, 1 पे बात करें, पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं, अल्फा के आगे की वैल्यू हम बात कर रहे हैं तो नेगेटिव वैल्यूज आ रही है, ई पर जैसे डेटा हमने निकाल के देखा तो वहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज आ रही, तो यहाँ ये प्लस है, यहाँ ये माइनस है, तो ये कब इंक्रीज करने वाला है कब डिक्रीज करने वाला है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहीं पर 1 है, ई आगे है,
यहाँ पर कहीं पर डेटा है 1, ई वगैरह सब आगे हैं। तो आप बताइए एफ डैश एक्स का सिंबल है, ऑप्शंस क्या है? एफ 0 से 1 में इंक्रीजिंग है, देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ एफ एक्स क्या है, 0 से 1 के अंदर इंक्रीजिंग होगा। पहला वाला ऑप्शन ये ठीक है। आगे पूछा कि ई से ई स्क्वायर में डिक्रीजिंग होगा, वो देखिए आप, ई से आगे जाके आपके पास ई स्क्वायर भी बनेगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, ई से ई स्क्वायर में सिंबल नेगेटिव है तो ये डिक्रीजिंग होगा। ये वाला ऑप्शन भी हमारे पास ट्रू है, ठीक है। अब आगे की कहानी है एफ डैश एक्स का क्या सिंबल होगा। तो एफ डैश एक्स बढ़ेगा घटेगा ये उसका डेरिवेटिव बताएगा। और यहाँ पर भी हमने देखा था कि ये दो ऑप्शन हमारे सही थे, थर्ड आंसर नहीं आया था। डबल डेरिवेटिव की बात यहाँ पर भी रिक्वायर्ड है, तो चलिए फिर हम इनके लिए भी बात कर लेते हैं। एफ डैश एक्स इतना है तो हम पहुँचे आगे एफ डबल डैश एक्स के लिए। डबल डैश एक्स के लिए 1/x का डेरिवेटिव -1/x², log x 1/x आता है। एलसीएम ले लिया, ये यहाँ से 1 + x आता है। 1 से e के बीच में बात कर रहे हैं तो देखिएगा दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। x अगर अपने पास 1 से e के बीच में गया है तो ये भी क्वांटिटी अपने पास पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इससे नेगेटिव क्वांटिटी, यानी एफ डबल डैश एक्स हमेशा ही नेगेटिव होगा इस इंटरवल के अंदर। तो क्या ये 0 बनेगा? नहीं बनेगा, इट इज ऑलवेज अ नेगेटिव क्वांटिटी। एफ डबल डैश एक्स अगर साइन चेंज हो रहा होता है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, तो कंटिन्यूस होता तो बोलते हैं हाँ बीच में 0 आएगा। ये दोनों ही डेटास में अगर आप बना के देखते हो इसको, एफ डबल डैश 1 डेटा आप बना के देखिए -2 आता है। एफ डबल डैश आप ई पर डेटा बना के देखिए 1 + e/e², ये भी नेगेटिव है, पहले भी नेगेटिव है, हमेशा ही नेगेटिव रहेगा, तो ये 0 नहीं बन पाएगा, दिस इज रॉन्ग। अब एफ डैश बढ़ेगा घटेगा ये उसका डेरिवेटिव बताएगा एफ डैश। तो हमने क्या देखा, एफ डबल डैश तो हमेशा ही नेगेटिव है, इसका मतलब क्या पता चला, एफ डैश एक्स हमेशा कैसा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा पूरे एक्स के लिए। 0 से इन्फिनिटी में ये हमेशा डिक्रीजिंग ही होगा। यहाँ बोला गया है इंक्रीजिंग, चांस ही नहीं है, ये डिक्रीजिंग होगा, यस, पूरे इंटरवल के अंदर 0 से इन्फिनिटी। इन्होंने बोला ई से e², दैट्स फाइन। तो फर्स्ट वाले में फर्स्ट एंड सेकंड सही है, लास्ट वाले में पी और क्यू सही, पी क्यू और एस सही है, और बीच वाले सेक्शन में हमें निकालनी है लिमिट्स। अब हमें इस सेकंड कॉलम के बारे में सोचना है जहां पर हमें एफ एक्स की लिमिट लगानी है, दो ऑप्शंस में एफ डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स, ठीक है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। दोनों के अंदर एफ एक्स की लिमिट है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन ही सही होगा। तो शुरुआत करते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स हम बनाने शुरू किए। फंक्शन हमें ऑलरेडी नॉन है तो उसको रीराइट करते हैं। यहाँ है x प्लस है ln x माइनस x ln x। डायरेक्टली अगर आप रखने की सोच है तो थोड़ा देखिएगा, यहाँ इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, लॉग इन्फिनिटी पर भी इन्फिनिटी आता है, और यह माइनस इन्फिनिटी हमें दिखेगा। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जैसा दिखता है, तो थोड़ा रीअरेंजमेंट करके देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको लिख पाए। यहाँ पर मैंने x कॉमन ले लिया, x मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, ln x हम कॉमन ले सकते हैं। क्या हम इसको ये लिख लें, एक बार देखो आप थोड़ा ध्यान से, -x कॉमन लिया तो -x ln x और प्लस ln x लिखा हुआ है। आगे मैं पहुंचा, यहाँ x -1 है और मैंने इसको एक काम और किया, यहाँ पर भी x -1 जनरेट कर दिया पहले वाले पे। यहाँ x -1 है, ln x है, और ऐसा करने से +1 मुझे करना होगा क्योंकि -1 मैंने यहाँ लिखा है। अब इन दोनों टर्म्स के अंदर x -1 हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये टर्म बन रही है अपने पास, ठीक है। अब देखिएगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को हमने अवॉइड कर दिया, कैसे, इन्फिनिटी -1 इज इन्फिनिटी, और 1 माइनस लॉग इन्फिनिटी आपके पास से इन्फिनिटी आता है, और ये दोनों आ चुके हैं मल्टीप्लाई में। माइनस इन्फिनिटी में 1 ऐड करोगे तो माइनस इन्फिनिटी ही रहता है, और इन्फिनिटी इंटू माइनस इन्फिनिटी अगर आप देखेंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा।
माइनस इन्फिनिटी में अगर आपने 1 ऐड भी कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस इन्फिनिटी ही रहेगा। तो सीक्वेंशियली अगर आप प्रोसेस देखें तो वी हैव बैलेंस्ड इट आउट कि माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, सेकंड आएगा, फर्स्ट वाला नहीं आएगा। अब बारी है डेरिवेटिव्स और डबल डेरिवेटिव, वो तो इजी है। एफ डैश एक्स ये रहा आपके पास से, लिमिट हमें निकालना है, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है, एफ डैश एक्स है। थोड़ा एफ एक्स ही इसके अंदर क्रूशियल था हैंडल करना। एक बार एक्सप्रेशन देख लें एफ डैश एक्स का, 1/x ln x मैंने लिखा है, 1/x ln x, ठीक है। तो आप इनफाइनाइट रखिए, इसके अंदर क्या डेटा बनेगा, 1/∞ इज 1/∞, और ये ln इन्फिनिटी है। ln x याद है आपको, इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी आता है, दिस इज इन्फिनिटी, दिस विल लीड टू इन्फिनिटी। तो ये आपका अप्रोच करेगा आगे, 1/∞ इज 0 और log इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। तो ये माइनस इन्फिनिटी अप्रोच करेगा, सही बात है, ये दोनों ऑप्शन ठीक है। और फिर डबल डेरिवेटिव की बात है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ डबल डेरिवेटिव, 1/x का डेरिवेटिव -1/x² आता है और ln x का 1/x बन जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी आपके पास है, 1/∞ इज 0 और 1/∞ आपके पास है फिर से 0, ये 0 को अप्रोच करता है, जी बिल्कुल सही, 0 को अप्रोच करता है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास मैपिंग आ चुकी है। यहाँ पर पहला ठीक था, एक बार मैच कर दें ताकि ऑप्शन ही मैच करने बचे। फर्स्ट सेकंड है यहाँ पर बस, और वहाँ है PQS। फर्स्ट सेकंड है, यहाँ है PQS, ये आपके आंसर्स हैं। अब इनके जो कॉम्बिनेशंस बना रखे होंगे वही हमारे आंसर्स बन जाएंगे। तो फर्स्ट सेकंड, और यहां पर है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, आइए बनाइए। तो यहां हमने मार्क किया था फर्स्ट सेकंड, ये दोनों नहीं है, यहां है आपके पास सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, और यहां था PQS, ठीक है। अब बना दीजिए। ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है देखिएगा, फर्स्ट आई तो गलत है, ये गलत हो गया। सेकंड करेक्ट है, इसका सेकंड करेक्ट है, क्यू ये वाला करेक्ट है। हाँ देखिए थर्ड गलत है, फोर्थ भी गलत है, करेक्ट पूछा है ना, थर्ड एंड फोर्थ आर रॉन्ग। आगे चलते, विच वन ऑफ कॉम्बिनेशंस आर करेक्ट ऑप्शंस। तो देखा आपने एक मैच किया, अब तीनों में मार्क्स आएंगे। तो ये टाइम दोगे तभी होंगे, क्योंकि बहुत सारा डेटा है क्वेश्चन के अंदर, 3 मैच है, हर सवाल पे दिमाग लगाना पड़ता है, ये लास्ट में जाके सोचो हो जाए तो नहीं होगा। लेकिन डुएबल क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएंगी बात। फर्स्ट सेकंड एंड आर, फर्स्ट सेकंड एंड आर गलत है। सेकंड, थर्ड एंड एस, सेकंड करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, एक्स करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। और चलिए थर्ड इज रॉन्ग, थर्ड एंड फोर्थ तो गलत है, तो वैसे गलत हो जाएंगे। आगे जाके हमको इनकरेक्ट मार्क करना है, ये थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आपको, ये लिखा है फर्स्ट थर्ड एंड पी, फर्स्ट थर्ड एंड पी, फर्स्ट थर्ड एंड पी, ये करेक्ट है, हमें गलत मार्क करना है। सेकंड फोर्थ एंड क्यू, सेकंड फोर्थ एंड क्यू, ये भी करेक्ट है। फिर करना थर्ड फर्स्ट एंड आर, थर्ड इज रॉन्ग, थर्ड इज रॉन्ग। और आगे पूछा सेकंड थर्ड एंड पी, सेकंड थर्ड एंड पी, ये भी करेक्ट है, बट मुझे इनकरेक्ट मार्क करना है और यहां पर दोनों जगह करेक्ट मार्क करने हैं। तो इसका आंसर बना है बी, इसका आंसर इसमें भी करेक्ट मार्क करना है बी, लेकिन इसमें मुझे इनकरेक्ट मार्क करना है, वो बनेगा सी। तो आंसर इज गोइंग टू बी 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 सी। तो इस पूरे को मार्क करते हैं, 9 मार्क्स आ जाए, 9 मार्क्स में तो भाई हम IIT रूपड़ से IIT दिल्ली तक आ जाएंगे। 9 मार्क्स का डिफरेंस अगर बन जाए तो बहुत डिफरेंस होता है, 9 मार्क्स, वो भी मैथ्स में। आप जाते हो टाई ब्रेकिंग पॉलिसी के अंदर भी मैथ्स के मार्क्स पहले देखे जाते हैं। तो कैलकुलस के ऊपर पूरा क्वेश्चन था। फर्स्ट कॉलम में हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम, डेरिवेटिव्स, मोनोटोनिसिटी का एनालिसिस था, सेकंड में लिमिट्स की बात थी, पर डुएबल। ठीक है, ऐसे मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, सीखते रहेंगे, कीप लर्निंग। जेईई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश्ड बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की 5 ब्रांचेस है, अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी। किसी भी चैप्टर में आपको इशू है तो ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए,
उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हों, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है। एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। और मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा, से ये प्लस है। आप ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन यूट्यूब, ठीक है। और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 पीवाईक्यूज के सेक्शन है, चाहे एक्सक्लूसिव जेईई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई मेंस पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करे। और जो फिर जेईई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेईई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस पीवाईक्यू वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन पीवाईक्यूज हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप इन रिसोर्सेज पे जा सकते हैं। या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9 10th के बाद तैयारी करना चाहता है, उनके लिए 5 रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, जो कि स्टूडेंट 9 10th में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें, बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेईई ऐप, मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेईई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको आईआईटी जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। जे एडवांस 2017 पेपर 2 का एक क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। एससीक्यू सेक्शन के अंदर ये पूछा गया था, जिसमें प्लेन जो है अपनी 3D ज्योमेट्री के ऊपर क्वेश्चन है, ऑन द प्लेन। स्टूडेंट का क्या रिस्पॉन्स था उस टाइम के, उसको हम देखते हैं एक बार, जिससे पता चले कि क्वेश्चन ईजी है या डिफ़िकल्ट है। तो आप देखेंगे करेक्ट रिस्पॉन्स जो था वो था 66%, 68% स्टूडेंट ने इसको सही किया था, जिसको गलत करने वाले हैं 20% स्टूडेंट। इस नंबर से पता चलता है कि ये क्वेश्चन फेयरली सिंपल है और नेगेटिव मार्किंग रही होगी इसके अंदर, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। यस, +3 और -1 था, तो यहाँ पर 32,000 ने -1 लिया, +3 वाले स्टूडेंट थे अपने पास 1 लाख के आसपास, और 0 मार्क्स लेकर आए थे करीब 21,000। आसान क्वेश्चन कैटेगरी माना जाएगा, क्योंकि 1 लाख से ऊपर स्टूडेंट थे जिन्होंने इसको सही किया, अप्रोक्सीमेटली 67% स्टूडेंट्स ने। चलिए अब बात करते हैं, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और क्या इसका सॉल्यूशन होगा उस बारे में बात करते हैं। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स, ये जो प्लेन है रिक्वायर्ड, ये इन दोनों प्लेन्स P1 और P2 के परपेंडिकुलर है। सो लेट्स से द रिक्वायर्ड प्लेन, उसका नाम हम रख लेते हैं P। अब ये P जो है ये P1 के परपेंडिकुलर है, और यही P जो है ये P2 के भी परपेंडिकुलर है। दो प्लेन्स के बीच में एंगल वही होता है जो उनके नॉर्मल्स के बीच का एंगल होता है। तो अगर प्लेन P और P1 परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये है कि पहले वाले का जो नॉर्मल है N, वो परपेंडिकुलर होगा दूसरे वाले नॉर्मल के, और वहीं पर जो हमारे पास फर्स्ट वाले का नॉर्मल है वो दूसरे वाले नॉर्मल के भी परपेंडिकुलर होगा। ये दोनों वेक्टर्स हैं, हम ऐसे वेक्टर को ढूंढ रहे हैं जो एक ऐसा वेक्टर n1 और n2 दोनों के परपेंडिकुलर हो, दैट मीन्स n वेक्टर इज पैरेलल टू n1 क्रॉस n2। ठीक है, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं a क्रॉस b, हमें एक ऐसा वेक्टर मिलता है जो a वेक्टर और b वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होता है। बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है कि हम ऐसा वेक्टर ढूंढ रहे हैं जो तो गिवन वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो, तो फिर वो वेक्टर पैरेलल होगा उन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के। यहाँ पर प्लेन्स की इक्वेशन हमारे पास गिवन है, तो हम फर्स्ट वाला n1 वेक्टर ले सकते हैं, x y z के कोफिशिएंट, दे आर 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। n2 वेक्टर हम बनाएंगे 3i कैप माइनस 6j कैप माइनस 2k कैप, ये n2 वेक्टर है। हमारे पास यहाँ से n वेक्टर आता है जो हम लिखने वाले हैं, n1 क्रॉस n2 की डायरेक्शन ले लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिसाइड कर लेंगे।
चलिए आई जे के हमने लिखा, इट इज़ 2 1 एंड -2, इट इज़ 3 -6 एंड -2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स सी आई कैप कितना आता है। ये -2 बनेगा, ये -12 है, -2 और ये यहाँ से -12 आई कैप। इसको हटाया, यहाँ से -4 आता है और ये +6 आता है। यहाँ पर बना -4 +6 और के कैप की बात करते हैं, -12 -3। ये वेक्टर आपके पास आएगा, ठीक है। सो लेट्स से कि एन वेक्टर अपने पास क्या बना, -14 आई कैप +2 जे कैप -15 के कैप। तो उस नॉर्मल के DRS हमारे पास आ गए, वो DRS हम लिख लेंगे, दे आर 14, 2 एंड 15। 14 to 15 अगर हम यहाँ से देखना चाहें तो क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएगा। 14 to 15 पहले वाले में -15 है, इज रॉन्ग, -2 आ गया है रॉन्ग, -14 ये भी गलत है। सी ही ऑप्शन ऐसा है जो हमारे को DRS से मैच कर रहा है नॉर्मल के, ठीक है। तो एग्जाम में तो आप इसी से टाइम बचा सकते हैं, पर हम यहाँ कंप्लीट सॉल्यूशन की तरफ हैं, इसलिए इसको पूरा सॉल्व करेंगे। सो नाउ द रिक्वायर्ड प्लेन, जो रिक्वायर्ड प्लेन है पास करता है किस पॉइंट से, एक पॉइंट दिया हुआ है 1 1 1, तो आपके पास बन जाएगा a टाइम्स x माइनस x1, फॉर्मूला जो होता है उसको अप्लाई करते हैं, b टाइम्स y माइनस y1, c टाइम्स z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ये जो पॉइंट है इसको हम ट्रीट करेंगे x1 y1 z1 के हिसाब से, और ये जो डेटा है हमारे पास ये बनता है ABC। सो वी आर हैविंग 14, इट इज x माइनस 1, इट इज 2, ये है y माइनस 1 एंड इट इज 15 जो आता है z माइनस 1। सो लेट्स सिंप्लीफाई इट, 14x प्लस 2y प्लस 15z आपके पास है, नंबर सब बन जाएगा। 14 और 2 आपके पास से कितना बनता है 16, और यहाँ पर आपके पास ये डेटा लिखा हुआ है 31। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। सामने भी यही नंबर है, बना दिया। सी वी आर गोइंग टू मार्क इट एज द फाइनल आंसर। तो कौन कहता है कि बहुत डिफिकल्ट सवाल जेईई एडवांस के अंदर पूछा जाता है। ये बहुत बेसिक और नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा, जहाँ भी आप पढ़े हो, ऐसे सवाल आपने ज़रूर किए होंगे 100%। तो डरिए मत एग्ज़ाम से, पहले पेपर के अंदर देखिए कौन सा डुएबल सेक्शन है, उन सेक्शंस को आप अच्छे से पहले प्रैक्टिस कीजिए। जेईई एडवांस 2017 पेपर 2 SCQ सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, वेक्टर्स के ऊपर बेस्ड है, जिसमें सही करने पर +3 मार्क्स है, गलत करने पर -1 है, अटेम्प्ट नहीं करने पर 0 है। इसका स्टूडेंट का रेस्पॉन्स उस टाइम पे 19% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सही किया था। ये देखिए नंबर आता है अपने पास 30,000 के आसपास जिन्होंने +3 मार्क्स लेकर आए। गलत करने वाले 36 यानी 57,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने -1 मार्क्स लिया होगा, और नहीं अटेम्प्ट करने वाले भी आपके पास है, 0 मार्क्स वाले भी अच्छा खासा नंबर है 71,000। लेकिन स्टूडेंट्स अगर मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट है ही नहीं। इसी पेपर में एक और 3D का क्वेश्चन पूछा गया था, उसको 67% स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट करके सही किया था। उससे कंपैरिजन में अगर हम इसको देखें तो उससे आसान ये सवाल है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, स्टूडेंट सिलेबस उतना अच्छे से रिवाइज नहीं करके गए हैं, या उसके अंदर थोड़ी सी मैनिपुलेशन भी इसके अंदर है, जिसको टैकल करने के बाद हम आंसर तक पहुंचते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेट्स सी हाउ वी कैन अप्रोच दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। O is origin, PQRB arbitrary triangle, then S be such that OP minus OQ, OP dot OQ, OR dot OS equal to OR dot OP and OQ dot OS। जैसे पहला वाला जो सेक्शन हमारे पास यहाँ लिखा गया है, अगर मैं सिर्फ इसकी बात करके इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं कि क्या लिखा गया है, और हमसे पूछा जा रहा है कि PQR के रिस्पेक्ट में S क्या होगा। ट्राइंगल के हिसाब से जो 4 चाइनीज़ भाई होते हैं जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं हमारे लिए, कौन कौन से, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रॉइड, इस पर फोकस हमें करना होगा। जो एक अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है उसको डिटेलिंग में पता होता है कि इन सब की इंडिविजुअली डेफिनेशंस क्या होती हैं, ठीक है। सेंट्रॉइड होता है मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन सेंटर होता है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स का,
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सर्कम सेंटर होता है हमारे पास से द साइड्स के परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन, और ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। इस रिलेशन को थोड़ा रीअरेंज करके हम लिखना चाहते हैं, तो अगर आप यहाँ पर OP और OQ लिखा हुआ है तो मैं इन दोनों को पहले एक साथ लिख लेता हूँ, OP डॉट OQ माइनस OR डॉट OP प्लस सेकेंड वाले जो हैं उनको साथ में लिखते हैं OR डॉट OS माइनस OQ डॉट OS इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। यहाँ आप देखिए जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है, A डॉट B B डॉट A के ही बराबर होता है, तो हम OR डॉट OP को OP आगे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम डॉट लगा देंगे तो ये बन जाएगा OQ माइनस OR। ठीक, यहाँ पर आप बना के देखिए, यहाँ से आपके पास अगर हम देखें तो ये डेटा बनेगा आपके पास से OR माइनस OQ डॉट आपके पास से OS आता है। अंडरस्टैंड? ये डेटा अगर आप देखें थोड़ा सा इन दोनों के अंदर माइनस का डिफरेंस है, वही हम भी क्रिएट यहाँ पर कर देते हैं, तो ये बनता है OP डॉट OQ माइनस OR, देयर इज अ माइनस साइन, यहाँ पर आप OS बना दीजिए और ये डेटा बनेगा OQ माइनस OR। ये डेटा आपके पास है, OQ माइनस OR दोनों जगह लिखा हुआ है, OP माइनस OS डॉट OP माइनस OR इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से अगर हम इसको देखें तो ये क्या बन जाएगा, आप थोड़ा देखिएगा, दिस इज कमिंग एज SP वेक्टर डॉट RQ वेक्टर। ये डॉट डॉट प्रोडक्ट हमें 0 है, एक डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है SP डॉट RQ। पोजीशन वेक्टर जानते हैं, PQ वेक्टर होता है OQ माइनस OP फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ पे SP वेक्टर बनेगा OP माइनस OS और ये RQ बनेगा OQ माइनस OR। डॉट प्रोडक्ट 0 है, दैट मीन्स इट इज परपेंडिकुलर टू दिस। ये रिजल्ट आपके पास परपेंडिकुलर आ चुके हैं। अब हमारे पास एक रिजल्ट वहां पर और है जिसको हम इधर देख सकते हैं, इसके बारे में अब हम बात कर लें, या इसके बारे में हम बात थोड़ा देखें। इस वाले रिजल्ट को देखते हैं तो आपके पास रिजल्ट बनेगा, जैसे इन दोनों में OR वेक्टर है तो OR वेक्टर हम एक साथ लिख लेते हैं। वी आर हैविंग OR डॉट OP माइनस OQ डॉट OR वेक्टर प्लस OQ डॉट OS एंड OP डॉट OS इज इक्वल टू 0। ठीक, दोनों में आप देखिए OR वेक्टर ऊपर वाले में कॉमन ले लेंगे, वी आर हैविंग OP माइनस OQ, और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो OS वेक्टर हम डॉट कॉमन ले सकते हैं, OQ माइनस OP उल्टा आ रहा है, रिवर्स, तो एक माइनस साइन हमें यहाँ थोड़ा कॉमन लेना होगा और कॉमन ले लेते हैं, तो चलिए मैं लिख ही देता हूँ OR डॉट OP माइनस OQ तो आपके पास डेटा है ये डेटा है, OP माइनस OQ अलग निकल जाएगा, OR माइनस OS आपके पास लिखा हुआ है। अब इसको पहचानिए, क्या लिख सकते हैं हम, वी कैन राइट दिस एज SR डॉट OQ वेक्टर QP वेक्टर, OR माइनस OS है तो ये SR वेक्टर आता है, OP OQ है तो ये QP वेक्टर है। डॉट प्रोडक्ट 0 है, फिर से बात बनी कि SR वेक्टर परपेंडिकुलर रहेगा QP वेक्टर के। अब हम ट्राइंगल बनाते हैं और S की पोजीशन को देखते हैं, क्या है S की पोजीशन, P Q R। फर्स्ट P एक ऐसा पॉइंट है जो RQ के परपेंडिकुलर है, RQ यहाँ पर है तो ये यहाँ से ऐसा आता है कि ये परपेंडिकुलर रहता है, दिस इज द पॉइंट S, जो लिखा हुआ है कि SP वेक्टर QR के परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट S को R से मिलाइए तो ये QP के परपेंडिकुलर है, QP यहाँ पर है, SR यहाँ बनेगा। अगर आपने इसको इससे ज्वाइन किया तो जो RS वेक्टर है SR वेक्टर है ये सामने वाले के भी परपेंडिकुलर है, तो फिर ये तो ऑल्टीट्यूड्स हो गई, ये भी ऑल्टीट्यूड है, ये भी ऑल्टीट्यूड है। सामने वाले वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर
वर्टेक्स से अपोजिट साइड से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, दीज आर नोन एज ऑल्टीट्यूड्स। ये ऑल्टीट्यूड्स हैं। तो इनके मिलने से जो एस हमारे पास आएगा, इट इज गोइंग टू बी ऑर्थोसेंटर। तो कई बार वेक्टर वाली बात स्टूडेंट को अगर पता है तो बात ठीक है, लेकिन अगर उसने स्ट्रेट लाइन अच्छे से रिवाइज नहीं किया हुआ है, स्ट्रेट लाइन के अंदर ये वाला टॉपिक अगर वीक है, जिसमें हम स्पेशल सेंटर्स की बात करते हैं, इसीलिए आपने देखा करेक्ट करने वाले स्टूडेंट्स की परसेंटेज के अंदर ड्रॉप था। ठीक है, तो दो टॉपिक्स इंटरमिक्स, स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट वेक्टर के साथ मिक्स किया, ऑर्थो सेंटर हम मार्क करेंगे, डी ऑप्शन यहाँ पर बात कर लेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा हर चैप्टर को एक एवरेज लेवल तक जरूर सीखिए। इससे दो फायदे हैं, अगर उसी चैप्टर पर कोई एक आसान सवाल आया है या एवरेज क्वेश्चन आया तो बन जाएगा। सेकंड फायदा यह है कि अगर उसकी मिक्सिंग किसी और चैप्टर से की है तो फिर हम वो क्वेश्चन भी बना सकते हैं। अगर हमने नहीं पढ़ रखा और 2-3 चैप्टर मिक्स करके क्वेश्चन है, उनमें से एक चैप्टर हमें नहीं आता है, तो हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे, ताकि उसमें बचे हुए जो 2 चैप्टर इन्वॉल्व है वो हमें अच्छे से आते हैं। लेकिन अगर एक चैप्टर जो इसके साथ इन्वॉल्व है वो नहीं आता है बिल्कुल भी, तो फिर हम उस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए एडवाइस है हमेशा हर चैप्टर को ठीक ठाक अच्छे लेवल तक, मीडियम लेवल तक तो तैयार करके ज़रूर रखें। ये एडवांस 2017 पेपर 2 SCQ सेक्शन, जहां पर मार्किंग +3 और -1 की है, नेगेटिव मार्किंग -1 की है। एक क्वेश्चन पूछा गया है डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसमें कई सारे अंडर रूट हैं, डिवाइड बाई dx के साथ दिखा हुआ है, एक डेटा पूछा गया है। तो देखते हैं उस टाइम के स्टूडेंट्स ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर कैसा रिस्पॉन्ड किया था, उनका क्या बिहेवियर था। सबसे पहले जो एनालिसिस जेई वाले हर साल एग्जाम के बाद रिलीज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग करंट रिस्पॉन्स यहाँ पर परसेंटेज देखेंगे तो 34.21 स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सही किया था, और तो 54,000 ये एक नंबर बनता है। परसेंटेज हमारे लिए ज़्यादा बेटर होता है, जहाँ कितने भी स्टूडेंट्स हो परसेंटेज से आइडिया लग जाता है, और उस टाइम के हिसाब से ये नंबर इतना बनता है। गलत करने वाले नंबर्स इतने हैं 35,000, और नहीं अटेम्प्ट करने वाले 0 हैं। चलिए, तो इस हिसाब से ये फेयर ये कि एवरेज लेवल का क्वेश्चन है। 33%, 34% इज अ ह्यूज नंबर। और दूसरा क्या है ना, ये SCQ के अंदर पूछा गया है, तो यहाँ पर थोड़ा जिन्होंने सही किया है, इसमें थोड़े बहुत तुक्के वाले भी होंगे। यही अगर ये आपसे MCQ में पूछा होता तो -2 की मार्किंग होती, न्यूमेरिक रिस्पॉन्स पर गैस वर्क और मुश्किल हो जाता है। पर SCQs में ये रहता है कि ABCD में से किसी एक को टिक करे। तो ये मान के चलिए जो ये नंबर है ना, इसमें ऐसे सारे स्टूडेंट वो नहीं है जिनसे सारा ही सवाल हुआ होगा, बस गैस वर्क हुआ होगा, तुक्के वाले भी बच्चे होंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, हाउ डू वी अप्रोच दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन रियल एग्जामिनेशन। यहाँ पर डेटास को देखना शुरू किया, √x 9 + √x। अब ये देखो सभी यहाँ पे लिखे हुए, √9 + x भी यहाँ लिखा है, √x भी यहाँ लिखा है। तो थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं और डेटा बनाने की कोशिश करते हैं। आई एम जस्ट राइटिंग dy एक तरफ रखूंगा मैं, बाकी सब एक तरफ ले चलेंगे। वी आर हैविंग dx अपॉन 8 आता है, √x आता है, ये 9 आता है आपके पास से, फिर √x आता है, फिर एक और अंडर रूट आता है, 4 आता है, अंडर रूट आता है, 9 आता है, प्लस √x भी यहां पर बनता है। अंडरस्टूड? चलिए आराम से इस पूरी कहानी को इंटीग्रेट करते हैं और सोचते हैं कैसे हम इसको डील करें। इन सब में अगर आप कुछ सब्स्टिट्यूशन रखने की सोच रहे हैं तो उसी अकॉर्डिंग देखिए कि सबसे ज़्यादा डेंजरस ये टर्म दिख रहा है, तो फिर क्यों ना इसी को पुट कर दें। सो लेट्स से पूरे डेटा जैसा लिखा गया है उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं और इस पूरे डेटा को ही टी रख देते हैं। अब हम दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, यहाँ हम पहुँचे। अंडर रूट को हटाने का तरीका यही होता है, आप यहाँ पर पहुँचते हैं t²। अब करते हैं डिफ्रेंशिएशन, 4 का 0, अंडर रूट का आपके पास से बनेगा 2 √9 + √x। डन। अब अंदर वाले का बनाएंगे, 9 का हो जाएगा 0 और √x का बनेगा आपके पास से 2 √x। दिस इज dx और यहाँ से आपके पास आता है 2t dt। चलिए और बना दीजिए। तो ये dx आपके पास से बना, यहाँ 2 है, ये 4 है और एक 2 वो भी है, 8 आ गया अपने पास से। 8 √x 9 +
रूट एक्स, इट इज रिटर्न एज टी डी टी। इसको मैच कीजिए, ये कहीं से अगर आपको मैच होता दिख रहा है तो बताइएगा। dx अपॉन 8 रूट एक्स 9 रूट एक्स, यही लिखा गया है यहाँ पर, थोड़ा ध्यान से देखिए। dx अपॉन 8 रूट एक्स रूट 9 प्लस रूट एक्स, जी बिल्कुल सेम। तो यहाँ से हम इधर चलते हैं और इसके इंटीग्रेशन में चलेंगे। dy का इंटीग्रेशन y आता है, और ये जो डेटा आपके पास लिखा गया है इसकी हम बात कर लेते हैं। तो ये बनेगा टी डी टी, ये बनता है आपके पास से टी डी टी, और ये जो पूरा रूट वाला टर्म है ये अपॉन में टी आ जाएगा। तो क्या हुआ है, कैंसिल। हमारे पास सिर्फ डी टी आता है, y आता है आपके पास से, और ये है t प्लस सी। t हमारे पास उधार का है, t ले आइए अंडर रूट। तो अब आप सोचिए क्या इतना डिफिकल्ट था? इट इज वेरी मच अ डूएबल क्वेश्चन। अब देखो c के लिए कुछ डेटा दे रखा है, ये रहा। x अगर 0 है तो y 0 का डेटा भी हमें पता है कि रूट 7 आता है, ये 4 आता है। 0 आपने रखा तो रूट 9 आता है, जहां से आपके पास वैल्यू 3 बनती है। c की वैल्यू 0 आती है, रूट 7 आता है, z 0 बन गया। आगे हम y की बात करने वाले हैं, 2 5 6। तो यहाँ पर 4 आता है, ये 9 है, ये आपके पास से 2 5 6 आपके पास से डेटा बनता है। ये 9 है, 256 का रूट लेंगे 16 बनेगा। आराम से सॉल्व करते हैं क्योंकि हर स्टूडेंट इसको देख रहा हुआ है, सबको पूरी कैलकुलेशन समझ में आए। 5 आता है 25, और यहाँ से 9 है। वी आर फाइनली गेटिंग 3। जल्दबाजी में मुझे उस टाइम के स्टूडेंट्स का याद है, कई बच्चे 9 मार्क करके आ गए थे, सब एक जगह रूट लेना भूल गए। देखो फाइनल आंसर मैच करना होता है, उसी से मार्क्स मिलते हैं। चाहे आपको कितना ही कॉन्सेप्ट आता हो, कैलकुलेशन अगर पुअर है तो हम असली आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे, और आंसर मैच होता है तभी मार्क्स मिलते हैं। ये कोई बोर्ड का एग्जाम या सब्जेक्टिव पेपर नहीं है कि हमारे पास जो पार्शियली सॉल्व करेंगे उसको देखकर मार्क्स मिल जाए। इसलिए हमारा आंसर तक पहुंचना करेक्ट कैलकुलेशन के साथ बहुत इसेंशियल है, बहुत नेसेसरी है। सो वी आर गोइंग टू मार्क ए। तो इट्स एन एवरेज लेवल क्वेश्चन, बल्कि वो कहूँगा सिंपल क्वेश्चन है, बनाना चाहिए इसको ना, सीखिए। जे एडवांस 2017 पेपर 2 के ऊपर एक अच्छा सवाल पूछा गया, जो हमें दिख रहा है कि डिफरेंशियल कैलकुलस के ऊपर क्वेश्चन है। और उस टाइम के स्टूडेंट से क्या रिस्पॉन्स था, इसको हम डिस्कस करते हैं। क्योंकि ऑप्शंस ए बी सी डी हैं तो स्टूडेंट्स का इसके अंदर अटेम्प्ट ज़्यादा रहता है, पर साथ में नेगेटिव मार्किंग भी है, तो वहीं पर -1 की पेनल्टी भी है। नहीं अटेम्प्ट करने वाले स्टूडेंट का आप नंबर देखिए, 66,987 है जिन्होंने 0 मार्क्स लिया है। 56,000 -1 पर है, और 3 मार्क्स वाले स्टूडेंट हैं 36,000। परसेंटेज से ज़्यादा समझ में आता है, 42% के आसपास ने क्वेश्चन छोड़ दिया। वहीं पर 35% ने इस क्वेश्चन को गलत आंसर से किया, 22 ने इसको सही से बनाया। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम बात करें पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन के अंदर, तो इसमें ये आइडिया नहीं लग पाता है कि कौन से चैप्टर या कॉन्सेप्ट से हैं। तो थोड़ा सा जो एक सिंसियर स्टूडेंट है ना, वो इसको समझ पाएगा कि सर f"(x) पॉजिटिव दिया है, बस इतनी बात इन्फॉर्मेशन पता है। फंक्शन की डोमेन R से R में है, और f ऑफ हाफ है, f ऑफ 1 है। तो आपको आइडिया लगा कौन से टॉपिक के ऊपर ये क्वेश्चन है। f ऑफ हाफ इज हाफ और f ऑफ 1 इज 1। तो इसको देख के लगता है कि जो रखा है वही आउटपुट आ रहा है। तो क्या फंक्शन x है? अगर आपने फंक्शन को x लेने की सोचा, दो डेटा से हम ये बात नहीं बोल सकते। अगर आप x सोच रहे हैं तो f(x) हुआ तो f'(x) 1 हुआ, और f"(x) 0 हो जाएगा। तो ये वाली बात तो गलत हो गई, डबल डेरिवेटिव तो पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो f(x) नहीं है, बट हम एक रिलेशन ला सकते हैं, एक फंक्शन हम अज्यूम कर सकते हैं। लेट्स अज्यूम अ फंक्शन g(x) जो इस रिजल्ट को फॉलो करता है f(x - x)। ठीक है, और ये टॉपिक जो है मैं आपको बता दूं, ये हमारी जो मीन वैल्यू थ्योरम्स होती हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर, रॉलेस थ्योरम के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। ठीक है, तो उसका पता नहीं चलता है कि कब उसका क्वेश्चन आ गया। वहाँ पे एटलीस्ट सम ऐसे कुछ नंबर्स होते हैं, वर्ड्स लिखे रहते हैं, इससे हमें इसका आइडिया लगता है जब फिर हमें एक्सप्लिसिटली कोई फंक्शन नहीं गिवन है। जैसे यहाँ पर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है और ये दो डेटा हमारे पास थे।
अब देखो f एक ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, अगर ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल है तो ये भी ट्वाइस डिफरेंशिएबल होता, लीनियर फंक्शन है। हमारे पास g के बारे में पता चल गया कि ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक है, हम यहाँ पर g ऑफ हाफ का वैल्यू निकालने जाते हैं तो वो डेटा बनेगा f ऑफ हाफ माइनस हाफ, वैल्यू आई 0, और यहाँ से हम g ऑफ 1 निकालेंगे, वो बनेगा f ऑफ 1 माइनस 1, दिस इज अगेन कमिंग एज 0। दोनों डेटा रखने पर फंक्शन का आउटपुट 0 आता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, रोलेस थ्योरम के 3 रिलेशन ट्रू हो चुके हैं। 3 कंडीशंस रोलेस थ्योरम के अंदर होती है, अगर आपको बात पता हो कि फंक्शन कंटिन्यूस हो, डिफरेंशिएबल हो और f ऑफ a बराबर f ऑफ b हो। उन दोनों इंटरवल्स के अंदर जो इंटरवल हम यहाँ पर पिक कर रहे हैं वो है हाफ से 1, उसके अंदर कंटिन्यूस हो, डिफरेंशिएबल हो और बाउंड्री कंडीशंस पर वैल्यू सेम आती है। सो नाउ फ्रॉम रोलेस थ्योरम वी कैन से कि g dash c is equal to 0 for some c belongs to 1/2 to 1। 1/2 से 1 के बीच में कहीं ना कहीं एक जगह पर g dash c 0 होगा। ये रोलेस थ्योरम का स्टेटमेंट है। आपके पास इसका डेरिवेटिव बनेगा f dash c और इसका वैल्यू बनेगा 1। तो हमारे पास आ गया कि f dash c की वैल्यू 1 आती है और c किसके बीच में है यहाँ पर, वो हमें मालूम है कि c बिलोंग करेगा 1/2 से 1 के बीच में। अंडरस्टूड। अब चलते हैं आगे कि ये 1/2 से 1 के बीच में रहेगा और ऐसा ये बनने वाला है। चलिए आगे की बात करते हैं। अब हम क्या जानना चाहते हैं, अब हम चाहते हैं f dash 1 के बारे में निकालना। हमें क्या पता है कि हाफ से 1 के बीच में एक वैल्यू ऐसी बनेगी c की जब उसका डेरिवेटिव 1 बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं। हमें ये गिवन है कि f डबल डैश x पॉजिटिव है। कैसा है, डबल डैश x पॉजिटिव है। इसका मतलब ये पता चला कि f डैश x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। f dash x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, f dash x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो f dash x कैसा होगा, एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। करेक्ट बात है। जिस भी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो उसका जो इंटीग्रेबल फंक्शन होता है वो उसके बारे में हमें पता चल जाता है। ठीक है, जैसे f ट्रिपल डैश पॉजिटिव होता तो हमें पता चलता f डबल डैश इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो f डैश x इंक्रीजिंग हुआ, इससे पता चला। अब देखिए हमारे पास जो ये पर्टिकुलर c है इसकी वैल्यू कैसी है, 1 से कम है, और अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो फिर हमारे पास ये रिजल्ट इसको फॉलो करेगा। अंडरस्टूड। c लेस देन 1 है, जिस पर्टिकुलर c की हम बात कर रहे हैं वो 1 से छोटा है, तो अगर हम f डैश क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो फिर इस पर साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल नॉट चेंज। f डैश c अपने पास से वैल्यू आती है 1। सो गाइस वी गॉट द रिजल्ट दैट f डैश 1 इज ग्रेटर देन 1। सो वी आर गोइंग टू मार्क D as the final answer. I consider this particular question as a smart question. ये सबसे क्लिकेबल नहीं है, किसी ने तुक्का लगा के आंसर ले आए हैं तो बात अलग है, लेकिन प्रॉपर इसको स्ट्रक्चर्ड तरीके से सॉल्व करना, एक प्रॉपर सॉल्यूशन जिसको कहते हैं, वो बात बन जाएगी। ठीक है, सो गुड क्वेश्चन टू सॉल्व। जे एडवांस 2017 पेपर 2 SCQ सेक्शन के अंदर एक सवाल पूछा गया है जहां पर एक ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। सही करने पर +3, गलत करने पर -1 की मार्किंग इसके अंदर थी। तो देख सकते हैं 12.49 स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सही किया है। गलत करने वाले स्टूडेंट अपने पास -1 वाले भी हमें पता है और नहीं करने वाले 61 है। अटेम्प्ट आपको इसके अंदर इसलिए ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि ये SCQ कैटेगरी के अंदर है, तो गैस वर्क भी इसके अंदर होता है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट उसके अंदर ऐसे होंगे जिन्होंने तुक्के में भी इस क्वेश्चन को सही किया होगा। चलिए हम यहाँ पर, क्योंकि अपना एग्जाम नहीं हुआ है, वी आर हियर टू लर्न द कॉन्सेप्ट, कैसे हम उसको कम टाइम में सॉल्व करें और कॉन्सेप्ट को सीखने पर ज़्यादा फोकस करें कि एक क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया जाता है। क्वेश्चन सामने दे दिया, हाउ वी स्टार्ट। ठीक है, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पर हम देखें जो दिख रहा है कि 20,000 के आसपास ही करेक्ट स्टूडेंट थे। So let's proceed for this particular question. 3x3 मैट्रिसेस है M, जिसकी एंट्रीज हो सकती है अपने पास से 3 ही नंबर्स अलाउड है, 0 है, 1 है, 2 है। फॉर विच द सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ MTM के बारे में हम इंटरेस्टेड हैं। तो मैंने एक मैट्रिक्स अज्यूम किया M, लेट्स टेक इट एज एन A1, A2, A3,
A4, A5, A6, A7, A8 और A9। अब हम इसी के लिए इस डेटा को बनाते हैं। MTM क्या बनेगा? MTM बनाइए। अब यहाँ पर A1 है, A2 है, A3 है। अब हमारा इंटरेस्ट इसके अंदर ये है कि हम डायगोनल एंट्रीज की बात कर रहे हैं, तो हमारा पूरा फोकस डायगोनल एंट्रीज पर ही रहना चाहिए। अब ये बताइए डायगोनल एंट्रीज बनेंगी कैसे? जब फर्स्ट वाली रो फर्स्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होंगे, A1 स्क्वायर प्लस A4 स्क्वायर प्लस A7 स्क्वायर। और क्या पॉसिबिलिटी है? सेकंड वाली रो सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, A2 स्क्वायर, A5 स्क्वायर, A8 स्क्वायर। और वहीं पर थर्ड वाला रो थर्ड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तब की हम बात कर लेते हैं। थर्ड वाला रो थर्ड से मल्टीप्लाई होगा, आपके पास बनेगा A3 स्क्वायर, A6 स्क्वायर, A9 स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द नंबर। तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ये सारे डायगोनल एलिमेंट्स है मेरे पास से। सो इट इज A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। आप देखोगे जो 9 नंबर्स हमने यहाँ पर लिखे हैं वो सभी 9 नंबर्स यहाँ पर यूटिलाइज हो चुके हैं। अगर आप नोटिस करें तो सभी 9 नंबर्स हमारे पास आ गए। देखिए A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9। So we are having sum of squares of all 9 numbers. ये आपके पास से कितना आता है? दिस शुड बी द 5। और हमें ये पता है कि जितने भी AIs हैं ये सब किसके बीच में रहने वाले हैं? 0, 1 एंड 2। इनकी 3 पॉसिबिलिटीज हैं कि 0 रहे, 1 रहे और 2 रहे। ऑब्वियस सी बात है, रिपीट करेंगे क्योंकि अल्फ़ाबेट्स तो 3 ही अवेलेबल हैं नंबर्स, और रखने हैं हमें 9। अगर सारे 0 हो जाते हैं, यहाँ पर मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स बनाई जाए तो सबका स्क्वायर का सम भी 0 0 0 0 करके 0 बन जाएगा। हमें चाहिए 5 लाने का तरीका क्या है? बताइए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है? ऐसा हो इसके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ आपको नज़र आती है? कैसा 5 आ सकता है? इन 9 नंबर्स में से कोई से भी 5 नंबर्स 1 बन जाए और बाकी सब 0 रहें। 2 को कंसिडर किया ही नहीं। हमारे पास 9 नंबर्स हैं, तो यहाँ से हमने बोला एनी 5 एलिमेंट्स क्या बन जाए? 1 एंड रिमेनिंग 4 एलिमेंट्स 0 बने। तो क्या हमें 5 मिल जाएगा सबका सम? यस। 5 एलिमेंट 1 है तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 आता है, बाकी सब 0 बन जाते हैं। 5 आ जाएगा अपने पास। बोलो यस सुनो, अंडरस्टूड। तो फिर कौन से 5 बनेंगे ये बात चालू होगी, क्योंकि हमें फाइनली ये बताना है हाउ मेनी मैट्रिसेस, अलग अलग कितने मैट्रिसेस बनेंगे। अगर मैं इन दोनों को अलग अलग जगह रख देता हूं डिस्टिंक्ट नंबर से, तो अलग मैट्रिक्स काउंट होगा। इन 9 में से हमने 5 जगह चूज की 1 के लिए, वहां पर 1 प्लेस कर दिया और बची हुई जगह पर क्या रख देंगे? 0, जो बन गया आपके पास से 1। इस नंबर को काउंट कर लेंगे 9, 8, 7, 6 आपके पास से, 5 आएगा, 5 फैक्टोरियल चला गया, दिस इज 24। 3 अपने पास आता है, ठीक है। ये 21 × 6 है। सो नंबर हम बनाते हुए चलेंगे, आपके पास 126 नंबर आता है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है अगर हम 2 को कंसीडर करते हैं? सपोज कीजिए 2 2 बार आता है, तो यहाँ पर 4 बन गया, यहाँ आ गया, यहाँ भी 4 बन गया, 4 and 4 8 बन जाएगा, वहाँ 5 लिखा हुआ है। तो मतलब 2 अगर कंसीडर किया जाएगा तो 2 बार कंसीडर नहीं कर सकते। अगर 2 बार कंसीडर किया तो 4 + 4 8 हो जाता है। तो हमारे पास जो आपके पास 2 जो है ये 1 आएगा, एक बार आएगा, और फिर तो इससे कितना क्रिएट हुआ? 4 क्रिएट हो जाएगा। हमें चाहिए 5, तो फिर हमें जो 1 है वो भी 1 लेना पड़ेगा, ताकि 4 and 1 आपके पास स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा। बाकी जितने भी रिमेनिंग प्लेसेस हैं वहाँ पर हमें सब जगह रिमेनिंग, ये कितनी बार बनेगा? 7 एलिमेंट्स हमारे पास से
0 होने चाहिए। इन 9 आउट ऑफ दीज 9 एलिमेंट्स एक 2 बनेगा, एक 1 बनेगा, 4 + 1 5, और बाकी जो 7 एलिमेंट्स है वो सब 0 बनेंगे आपके पास से। ठीक है, ये आपके पास एलिमेंट आया। तो चलिए इसको बना लेते हैं। 9 एलिमेंट्स की, 7 एलिमेंट्स की हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बनाइए इसको, कैसे हम डील करेंगे। तो अब ये जो 2 है, इन 9 जगह पर कहां पर 2 लिखा जाए ये डिसाइड होगा। सो इट इज गोइंग टू बी 9C1, एक जगह डिसाइड किया। ठीक है, फिर उसके बाद 8 जगह बची हैं। उन 8 जगह में एक जगह हम 1 लिखने वाले हैं, 8C1, और जो रिमेनिंग जगह होंगी सब जगह 0 लिख दिया जाएगा। उसका एक ही तरीका होगा, ये हमारे पास से 72 आता है। ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी आपको दिखता है, क्योंकि 2 को हम 2 बार नहीं लिख सकते, 4 4 8 बन जाएगा, सम हमें चाहिए 8। तो जो एग्जामिनर को चेक करना था वो उसने कर लिया कि एक स्टूडेंट ने मैट्रिक्स अज्यूम किया होगा। तो आधे से ज़्यादा स्टूडेंट को तो यही कॉफ्त आती है कि सर 9 नंबर अज्यूम करने पड़ेंगे, 9 वेरिएबल आ चुके हैं, ट्रांसपोज लेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। मतलब आधा क्वेश्चन यहाँ सॉल्व होता है जब ये डिज़ाइन करते हैं कि अच्छा ये सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर निकाले जा रहे हैं। सो गुड क्वेश्चन इन PNC मिक्स करके जो पूछा गया है। फिर वहाँ पर 9 वेरिएबल्स जो 0 1 2 ले सकते हैं। और फाइनल एग्जाम में सोचना, घर पे सोचना अलग अलग बातें हैं, पर घर पे अगर हम इतने प्रैक्टिस कर दें तो एग्जाम में जो नया फील होता है वो फिर हम यूज टू हो जाते हैं, फिर वहाँ भी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 केसेस बन रहे हैं क्लियरली कि जब 5 बार 1 आ जाए बाकी सब 0 हैं, और दूसरा केस हमने बनाया है जब 2 वंस लिखा जाए, 1 को वंस लिखा जाए और बाकी 7 एलिमेंट्स 0 बन जाए। सो दिस इज आवर केस 1 एंड दिस इज द पॉसिबिलिटी नंबर 2। तो फाइनली आंसर, फाइनल टोटल मैट्रिसेस, इसके बारे में हम बात करते हैं। 126 + 72 we are having 198 as the final answer। 198 हमारे पास से इसका फाइनल आंसर निकल के आ रहा है। वी आर गोइंग टू मार्क B as the final answer। इससे गुड क्वेश्चन, ये अच्छा सवाल था, इसको सोचने के लिए। अब तुक्के में सही हो गया बात अलग है, लेकिन अगर ये मैं कह रहा हूँ न्यूमरिक रेस्पॉन्स में अगर पूछा जाता तो जो रेस्पॉन्स हमें दिख रहा है ना करेक्ट वाला, वो ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाता। क्योंकि न्यूमरिक रेस्पॉन्स में आपको जानते हैं आजकल जो ट्रेंड है, डेसिमल के 2 तक जाना होता है, -∞ से +∞ में आंसर आता है। एग्जैक्टली 198 वही क्लिक कर पाएगा जिसका एक्चुअल में आया होगा। ठीक है, सिर्फ हमने क्या किया, किस प्रोफाइल में वो पूछा गया उसको चेंज कर दिया, कीपिंग द क्वेश्चन सेम। ठीक है, तो अच्छे से सीखिए, कॉन्सेप्ट को मिक्स करके प्रैक्टिस करते रहिए। JEE Advanced 2017 पेपर 2 का एक क्वेश्चन जो PNC के ऊपर बेस्ड है। चलिए डिस्कस करते हैं स्टूडेंट का रिस्पॉन्स क्या था। SCQ सेक्शन के अंदर ये पूछा गया है, जिसके अंदर 34% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इसको सही किया, और 24% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसमें -1 लेकर गए। ठीक है, क्योंकि SCQ कैटेगरी इसलिए अटेम्प्ट ज़्यादा दिख रहा है, स्टूडेंट को अच्छे से पता आंसर होगा तो इन्हीं चारों में से होगा, तो थोड़ा बहुत गेस वर्क भी यहाँ पर चलता है। मैं आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के 2 मेथड्स बताऊंगा। ठीक है, जो सेकंड वाला मेथड है उससे तो एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा, एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा, और फर्स्ट वाला है जो हमारा स्टैंडर्ड तरीका है। चलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हमने देखना शुरू किया। एस है 1 2 3 4 9 तक लिखा हुआ है, के की वैल्यू है 1 2 5, एन के बी द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एस ईच कंटेनिंग 5 एलिमेंट्स आउट ऑफ विच एग्जैक्टली के आर ऑड। अब इस लैंग्वेज को थोड़ा समझना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ढूंढने जिसके अंदर 5 एलिमेंट होंगे, ये पक्की बात है। 9 एलिमेंट का सेट है, सबसेट बनाएंगे उसके अंदर 5 एलिमेंट हो और एग्जैक्टली के ऑड हो, ये बोला गया है। जैसे n1 का मतलब यह है कि इसके अंदर भी 5 एलिमेंट होंगे तो उसमें से एक ऑड होगा। n2 का मतलब होगा कि इसमें भी 5 एलिमेंट होंगे और उसमें से 2 ऑड होंगे, और n3 का मतलब यह है इसमें भी 5 एलिमेंट होंगे, उसमें से 3 ऑड होंगे। तो अगर हम यहाँ पर इवन नंबर्स को देखें थोड़ा अपने पास सेट में कितने हैं, तो हमें मिलता है 2 4 6 एंड 8 आते हैं। वहीं पर अगर हम ऑड नंबर्स के बारे में बात करें तो नंबर्स मेरे पास 1 3 5 7 एंड 9 है। तो ये यहाँ पर 4 नंबर्स है, ये यहाँ पर 5 नंबर्स है। ठीक है, 1 2 3 4 5 तक लिखा जा रहा है के का वैल्यू एन के। अब देखिए n1 मैं चाहता हूँ सिर्फ एक ऑड रहे, तो अपने पास 5 में से एक आ जाएगा और यहाँ 5C4 बन जाएगा। वी आर हैविंग द n2
तो इनमें से 2 ले लेंगे और यहाँ से आपके पास से 3 ले लेंगे। N3 का मतलब 3 ऑड होने चाहिए, तो 5C3 और यहाँ से इवन नंबर 2 रहेंगे। N4 आपके पास से 5C4 है और यहाँ पर है आपके पास से 4C1 और N5 का मतलब है पाँचों ही ऑड हो जाए। So let's compute this data. It is 5 into 1. It is 10 into 4. It is 10 into 6. 5 into 4 और ये डेटा है 1। 5 आता है, 40 आता है, 60 आता है, 20 आता है। This is the number. आप देख सकते हैं 60 plus 40 is 100. 100 and 120 and 5 125. 126 is our final answer. 126 is our final answer. ये हमने इसको बनाया। अब मैं बात कर रहा हूं इसी को सेकंड मेथड। थोड़ा सा और डीप लेवल पे आप सोचिए कि मुझे अगर एक ऐसा सेट जिसके अंदर इवन नंबर 4 ही हैं बस, और 5 नंबर्स कौन से हैं? ऑड हैं, और मुझे सम निकालना है N1, N2, N3, N4, N5। इसका मतलब क्या है? उन 5 एलिमेंट में एक ऑड नंबर हो, 2 ऑड नंबर हो, 3 ऑड नंबर हो, 4 ऑड नंबर हो या 5 ऑड नंबर हो। तो जो रिक्वायर्ड नंबर मुझसे पूछा जा रहा है वो ये है कि भाई उसके अंदर एटलीस्ट एक ऑड नंबर रहे। इसका मतलब एटलीस्ट 1 ऑड नंबर आउट ऑफ 5 जो सेलेक्ट होंगे उसमें से एक ऑड नंबर होना चाहिए। वही केसेस बना रखे हैं। N1 मतलब एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 3, एग्जैक्टली 4, एग्जैक्टली 5। अब जब हमारे पास सुपर सेट के अंदर 4 ही इवन नंबर है, 2, 3, 4, 2, 4, 6 और 8 है, और अगर मुझे 5 सेलेक्ट करने हैं तो इन चारों को सेलेक्ट कर भी लूंगा ना, तो फिर मुझे ऑड में जाना ही पड़ेगा। 100% 5 नंबर्स अगर मैं चूज करूंगा तो एक ना एक ऑड आएगा ही आएगा। ये कंफर्म बात है, क्योंकि हमारे पास जो टोटल इवन की काउंटिंग है वो 5 ही नहीं है, 4 है, कम है। तो अगर मुझे 5 सेलेक्ट करने को बोलेंगे तो एक मिनिमम एक ऑड आएगा ही आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि सारे ही ऑड आ जाए। तो अगर हमें ये पूछा जा रहा है तो हमारे पास टोटल नंबर्स है 9। आप इन 9 में से कोई से भी 5 सेलेक्ट कर लो, 100% श्योरिटी है कि उसके अंदर एक एलिमेंट, एटलीस्ट एक एलिमेंट ऑड नंबर होगा। सो दिस शुड बी द आंसर। यही आंसर होगा और सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इवन नंबर हमारे पास सिर्फ 4 है। तो 5 सेलेक्ट करेंगे तो हमें मजबूरन इस वाले सेट के अंदर आना ही पड़ेगा, और इसके अंदर अगर हम आएंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड सम है, यानी हमने एटलीस्ट 1 ऑड नंबर सेलेक्ट कर लिया। सो दिस नंबर शुड बी आवर आंसर 9C5, 9876 into 5 factorial, 5 factorial, 4 factorial, cancelled। यहाँ 24 है, 3 आता है और ये 42 है। सो इट इज 126 इज द फाइनल आंसर। डी इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, मार्क कर देंगे। सो ब्यूटीफुल क्वेश्चन टू सॉल्व। ये एडवांस 2017 पेपर 2 एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के ऊपर पूछा गया है एससीक्यू सेक्शन के अंदर, जहां पर सही करने पर +3 की मार्किंग है, और अगर ये गलत हो गया है तो फिर -1 की पेनल्टी भी है। रॉन्ग करने वाले स्टूडेंट है 61,000 और सही करने वाला स्टूडेंट आपके पास से +3 मार्क्स मिलता है। नहीं करने वाला भी बहुत बड़ा एक चंक है जो आप देख सकते हैं, 0 मार्क्स जिनको मिलेगा वो है 54,000 के आसपास। ठीक, परसेंटेज वाइज ये डेटा ऐसे हैं 27%, 38%, 34%। चलिए इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, कैसे इस प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को हम सही आंसर तक लेकर आते हैं। 3 randomly chosen non-negative integers x, y, z है, are found to satisfy this equation। इक्वेशन है हमारे पास x + y + z = 10। देखो नॉन नेगेटिव वर्ड को समझिए, और इंटीजर्स भी है ये साथ के साथ। तो ये कैसे हो गया नॉन नेगेटिव? मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो x, y, z जो होंगे 0 से ग्रेटर होंगे, 0 के बराबर भी हो सकते हैं। नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं है, तो फिर क्या हो सकते हैं? 0 और पॉजिटिव।
तो ये नेगेटिव नहीं है। और देखिए अगर 2 0 हो गए तो किसी भी एक डेटा की वैल्यू मैक्सिमम 10 बन जाएगी। इस पर्टिकुलर इक्वेशन के नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस अगर हमें चाहिए तो वो सेम होते हैं। बेगर्स रूल अगर हम लगाएं, XYZ 3 पर्सन्स के नाम होंगे, एक का नाम X है, एक का नाम Y है, एक का नाम Z है। उन तीनों के बीच में बिना किसी कंस्ट्रेंट के 10 आइडेंटिकल थिंग्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। इट इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूटिंग 10 आइडेंटिकल थिंग्स। तो आपको इन सॉल्यूशंस में सिर्फ सॉल्यूशन ही नहीं, मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में थ्योरी भी पढ़ा देता हूं, कोई इन केस अगर किसी का कंप्लीट नहीं है तो वो कंप्लीट हो जाए, इसलिए आपको सॉल्यूशन थोड़ा टाइम ज़्यादा दिखता होगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिंग 10 आइडेंटिकल थिंग्स अमंग 3 persons, 10 identical things among 3 persons such that anyone can receive any number of थिंग्स। किसी के ऊपर कोई कंस्टेंट नहीं है, जिसको कि हम बेगर्स रूल कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है n + p - 1 Cp - 1। 10 चीज़ें बांटनी है, पर्सन 3 है तो p - 1 रहेगा आपके पास से। 12C2 आपके पास से नंबर बनेगा, आपके पास यहाँ 12 है इंटू 11 है बाय 2 है, इट इज़ 66। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, बेगर्स। क्योंकि जब हम बेगर्स के बीच में जाते हैं ना तो वहाँ पर कोई कंस्ट्रेंट नहीं होती, हमारी इच्छा होती है उसको हम उतनी चीज़ें बांट कर आ जाते हैं। गोइंग फॉरवर्ड चाहते क्या है ये देखिए, फेवरेबल ये तो हो गया आपके पास है टोटल। अब फेवर में क्या चाहते हैं देखिए कि ZE1I XYZ की वैल्यू 0 से 10 के बीच में है, हम इंटरेस्टेड हैं कि ZE1 रहे, वी आर इंटरेस्टेड कि Z कैसा हो E1। ठीक है, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू Z की 0 हो सकती है। Z जब 0 होगा तो X + Y की वैल्यू 10 बन जाएगी। X + Y 10 है तो अब इसके बाद क्या कितने केसेस X और Y के बनेंगे आप बताइए। अगर X + Y 10 है तो आप वापस से ये सोच सकते हो कि 10 चीज़ों को 2 लोगों में बांटना है, तो क्या तरीका होगा आप बताइएगा मुझे। वही 10 + 2 - 1 दिस नंबर 11C1, 11 वेज होंगे। फॉर्मूले से निकाला, आप लॉजिक से भी निकाल सकते थे कि इसके लिए डेटा बना देता कि 0 0 और 10 आ जाता, 1 और 9 आ जाता, 2 और 8 आ जाता। ऐसे करते करते हम यहाँ पहुँचते हैं और 10 और 0 बन जाता। तो देखो 1 2 से लेकर 10 पहुँचे हैं और एक ये भी नंबर है, तो कितने केसेस आए 11। तो यहाँ 10 है, 2 नंबर्स में तो 11 केसेस बनते हैं। Z की अगली पॉसिबिलिटी 2 है, तो मैं यहाँ पर X + Y की वैल्यू 8 आती है। कितनी आती है, 8 आती है। 8 आती है तो बताइए इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी। सिमिलर वे वी कैन हैव 9 वेज, इसकी 9 पॉसिबिलिटीज आपके पास बन जाएगी। आप फिर से काउंट कर सकते हैं, 0 8 1 7 ऐसे करते करते 8 0 बन जाएगा, 9 पॉसिबल वेज बन जाएगी। देन Z = 4, E1 की बात करनी है, फिर 6 है, फिर 8 है और फिर है 10। ये आता है X + Y का वैल्यू 0, X + Y का वैल्यू 2, X + Y का वैल्यू 4, X + Y का वैल्यू 6। यहाँ पर आपके पास आता है 7 वेज, यहाँ पे आपके पास आता है 5 वेज और यहाँ पे आपके पास आता है 3 वेज और यहाँ से आपके पास आता है 1 वे। तो आप फेवरेबल वेज अगर आप बताएं तो आप बना पाएंगे 1 3 5 7 9 11, 1 3 5 7 9 एंड 11। ये एक AP है जिसकी 6 टर्म्स हैं, तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म हमारे पास लिखा गया है। वी आर हैविंग 36 एज द नंबर। ठीक है, सो नाउ द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, फेवर में 36 है, टोटल आपके पास है 66 है, 6 से आप डिवाइड कर रहे हैं तो 6/11 इज योर फाइनल आंसर। मार्क करेंगे बी ऑप्शन। कुछ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इसमें ऐसे भी रहे होंगे जिन्होंने थोड़ा तुक्का लगाया होगा, क्योंकि 4 ऑप्शंस में 25% के चांस होते हैं कि आप सही हो जाए।
सो वी आर गोइंग टू मार्क इट एज दिस आंसर। तो यहाँ पर मैंने आपको थोड़ी थ्योरी भी समझा दी कैसे इनको बनाया जा रहा है। डुएबल क्वेश्चन से, प्रोबेबिलिटी से डरे नहीं, फेस करें। और आपको क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के करने हैं तो अपनी जो अलजेब्रा वाली बुक है उसको आप हेल्प में ले सकते हैं। उसके अगर आपने सॉल्व इलस्ट्रेशंस भी देख लिए, यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन। जे एडवांस 2017 पेपर 2 का एक क्वेश्चन जो हमसे एमसीक्यू सेक्शन के अंदर पूछा गया है, जहां पर एक से ज़्यादा ऑप्शंस यहां पर करेक्ट हो सकते हैं। मार्किंग जो है इसकी वैसे ही थी कि -2 गलत ऑप्शन पर है, +4 है और 1 है। आप ये देख पा रहे हैं कि भाई यहाँ पर कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं था, इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट्स को बोनस दे दिया गया था। सभी स्टूडेंट को कंप्लीट आंसर मार्क्स दिए गए थे। आप देख सकते हैं जितने भी स्टूडेंट हैं सभी जगह 0 है। एक तरीके से इसमें ऑल द ऑप्शंस करेक्ट मानते हुए आंसर्स दिए गए थे, सभी को मार्क्स दिया गया। ठीक है, एक तरीके से बोनस। रीज़न क्या था कि आंसर सॉल्व करने पर ऑप्शंस नहीं आते हैं। तो चलिए इस बात को अब हम चेक करके देख लेते हैं कि इफ़ वी सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जिसको बोनस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। gx आपके सामने है, sin x से sin 2x इंटीग्रेट करना है sin इनवर्स t को। लेबनिज़ रूल अगर हम लगाएं तो हमारे पास g डैश x आता है। यहाँ t है तो हम सबसे पहले लिखेंगे sin इनवर्स sin 2x, फिर इसका डेटा बनता है 2 cos 2x आपके पास से माइनस आपके पास से आता है sin इनवर्स sin x, और sin x का डेरिवेटिव है cos x। यही लेबनिज़ रूल होता है। अपर लिमिट को जो वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जा रहा है वहाँ पर रखा जाए, और फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन sin 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x और 2x का 2, फिर sin इनवर्स sin x का डेरिवेटिव cos x भी आपके पास से आता है। g डैश π/2 की हम बात करेंगे तो यहाँ डेटा देखिएगा आप, यहाँ से डेटा आता है sin इनवर्स sin पाई जो कि 0 होता है। 2 है आपके पास से, यहाँ से π/2 है तो ये बनता है cos पाई। आपके पास आगे आप गए, π/2 आप रखेंगे, sin π/2 1 बनता है, और यहाँ पर आपके पास से cos 90 आता है। सो वी आर हैविंग g डैश π/2, ये 0 है, cos 90 भी 0 आता है, तो ऑप्शन 0 आता है। और g डैश π/2 हमारे पास अगर आप देखें ये नहीं है, ये वाला डेटा भी मैच नहीं होता। ठीक है, इससे ऑप्शन मैच नहीं हुआ। आगे चलते हैं, g डैश माइनस π/2 रखते हैं, दोनों ऑप्शन से वो रखा गया है। साइन माइनस पाई बनेगा जो 0 बनेगा, यहाँ से cos माइनस पाई बनेगा, बट cos माइनस थीटा इज cos थीटा। यहाँ साइन इनवर्स है, ये -1 बनेगा, लेकिन cos माइनस π/2। सो अल्टीमेटली अगेन वी आर हैविंग 0 0 0 एज द आंसर। 0 यहाँ पर भी नहीं था, तो आप समझे एक भी ऑप्शन इसके अंदर मैच नहीं हो रहा था, इसीलिए इसमें सभी स्टूडेंट्स को बोनस मार्क दे दी थी। हमारे लिए क्या लर्निंग है? हमारे लिए ये लर्निंग है कि लेबनिज़ रूल पर थोड़ा वर्क हम करके जाएं। ठीक है, लेबनिज़ रूल पर थोड़ी प्रैक्टिस करें, इससे पता चलता है कि ये एग्जामिनर की माइंडसेट में अच्छे से है कि इस टॉपिक पे सवाल बनाना। तो आप फटाफट से मेरे कैलकुलस वाले बुक पे जाइए, वहाँ पे आपको लेबनिज़ के ऊपर बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, कीप लर्निंग। जे एडवांस 2017 पेपर 2 के अंदर एमसीक्यू के अंदर ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन पूछा गया था, जिस पर अगर आप स्टूडेंट का रिस्पॉन्स देखेंगे तो इसको सभी के अंदर स्टूडेंट्स को रिवॉर्ड दिया गया था, मार्क्स दिए गए थे। एक्चुअल रीज़न ये रहा था कि इसको क्यों बोनस किया गया। क्वेश्चन में कोई गलती नहीं थी जब ये इंग्लिश पेपर के अंदर पूछा गया था। जब यही क्वेश्चन हिंदी पेपर के अंदर पूछा गया था, वहाँ पर क्या है, प्रिंटिंग मिस्टेक था ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर। अब होता क्या है कि अगर इंग्लिश में अगर आपको इस क्वेश्चन को कंसीडर करेंगे तो आपके मार्क्स आएंगे, और हिंदी में इस क्वेश्चन को तो बोनस करना ही पड़ेगा। तो फिर टोटल मार्क्स अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका एक तरफ काउंट हो रहा है, एक तरफ नहीं काउंट हो रहा है। तो फिर उस जो मार्क्स आएंगे उससे फिर रैंकिंग कैसे अलॉट होती। तो बिकॉज ऑफ दैट के हिंदी पेपर में टाइपिंग मिस्टेक था, इसको इंग्लिश वाले भी सभी स्टूडेंट्स को इसके अंदर फुल मार्क्स दिए गए थे। दिस वॉज द मेजर कंसर्न फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बोनस करने का। इसी 2017 के अंदर एक और क्वेश्चन ऐसा था जो पेपर 1 के अंदर था, वहाँ पर भी सेम ऐसा ही हुआ था कि हिंदी मीडियम के पेपर, हिंदी पेपर के अंदर एक गड़बड़ हुआ था, उसकी वजह से इंग्लिश वाले को भी
बोनस किया गया था। ठीक है, हम यहाँ पर फोकस करते हैं, इसीलिए हम स्टूडेंट की जो मार्किंग स्कीम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की उसको डिस्कस यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। बस इंग्लिश में पर ये क्वेश्चन हमसे सही से पूछा गया है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं और सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि हमारे इस क्वेश्चन के अंदर क्या ऑप्शंस बनने को तैयार है। अल्फा बीटा नॉन जीरो रियल नंबर्स, जो इन्फॉर्मेशन दी जाए उसको हम ऑब्जर्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यार नॉन जीरो, हमारे पास ऑब्जर्वेशन है कि 2 टाइम्स कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू, आगे मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा। अब जैसे ऑप्शंस हमें यहाँ दिख रहे हैं, वो दिख रहे हैं हमें tan अल्फा बाई 2, tan बीटा बाई 2, tan अल्फा बाई 2, tan बीटा बाई 2। तो हम इन सभी को हाफ एंगल में चेंज कर लेते हैं। हाफ एंगल में हम बनाएंगे तो डेटा आता है आपके पास है कॉस थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये है डेटा आपके पास है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ से इसको ऑप्शन को बनाते हैं। सो 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम वगैरह लेते हैं और क्या बात बनेगा उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। यहाँ दोनों जगह एक नंबर हमें दिख रहा है, डिनोमिनेटर तो अपने पास से कैंसिल ही होगा, इधर आ जाएगा। तो ये दोनों डेटास में जब आपके पास आएंगे 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 एंड 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2। ठीक, tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2, ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा, माइनस आता है और इन दोनों को भी हम मल्टीप्लाई पे करेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स लिखी गई हैं, इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं, सिंपल कैंसिल है। और सिंपल सॉल्यूशन इसका निकालना है, आप डेटा थोड़ा देख सकते हैं तो बना के देखिएगा ये किस तरह के रिजल्ट बनेंगे। जैसे 1 क्रिएट होगा, इस 1 को कैंसिल कर देगा, फिर यहाँ tan स्क्वायर बीटा बाई 2 बनेगा और यहाँ पर भी माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 बनेगा। दोनों का प्रोडक्ट आएगा माइनस के साथ, यहाँ पर ये प्लस के साथ आएगा जो कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप चाहें तो इसके बाद क्या बचा वो डेटा मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि हमें ईजी भी रहेगा देखने को। सो 2 बनने वाला है, डिनोमिनेटर कैंसिल हो चुका है, 1 से 1 कैंसिल है, आपके पास से जो डेटा यहाँ बनेगा वो बनेगा -2 और ये tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी लिखा गया है, तो ये बनेगा आपके पास से 2 टाइम्स tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू की बात करते हैं। यहाँ प्रोडक्ट कीजिए, फिर से यहाँ 1 बनेगा, यहाँ भी 1 बनेगा, कैंसिल हो जाएगा। दोनों का प्रोडक्ट करेंगे tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 tan स्क्वायर बीटा बाई 2, माइनस माइनस प्लस और एक माइनस, वो भी कैंसिल। तो सम क्या बनेगा, tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 tan स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 ऐड होंगे, प्लस बन जाएंगे। वी आर हैविंग दिस एज 2 टाइम्स tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 tan स्क्वायर बीटा बाई 2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल है, यहां से आप डेटा बनाइएगा, tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 आपके पास आया और ये 2 उधर जाके ऐड होगा, डेटा बनेगा 3 टाइम्स tan स्क्वायर बीटा बाई 2 एंड हमारे पास रिजल्ट आता है tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज √3 tan ऑफ बीटा बाई 2। ये रिजल्ट है आपके पास। ठीक है, अब कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है वो देख लीजिए।
tan अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू √3, दिस इज सी ऑप्शन, प्लस माइनस के साथ ए ऑप्शन, ये भी बनेगा। √3 tan बीटा बाई 2 के साथ है, यहाँ √3 tan अल्फा बाई 2 के साथ है। दीज आर नॉट द करेक्ट आंसर्स। तो इंग्लिश वाले पेपर में तो ये सही पूछे गए थे। बोनस करने का रीजन इंग्लिश वाला पेपर नहीं, हिंदी वाला पेपर था, और सबको सेम मार्क्स मिले हैं ताकि रैंकिंग करने में इजी रहे, इसलिए फिर सभी स्टूडेंट्स को इसके अंदर मार्क्स दे दिए गए थे। सिंपल फार्मूला cos 2 थीटा के फार्मूले के ऊपर बेस्ड है। क्या फार्मूला उसका होता है? cos थीटा का फार्मूला हाफ एंगल में, और सिंपल कैलकुलेशन, वेरी मच डूएबल क्वेश्चन। बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सही करके आए थे, और फिर जब सभी को मार्क्स मिल गए तो इसलिए दुखी भी थे कि सर सभी को मार्क्स दे दिए। ठीक है, तो एग्जाम के अपना अपना रूल्स होते हैं। ठीक है, कीप लर्निंग। जे एडवांस 2017 का पेपर 2 का क्वेश्चन जो एमसीक्यू के अंदर पूछा गया है, डिफरेंशियल कैलकुलस या इंटीग्रल कैलकुलस का मिक्स क्वेश्चन ये आपको दिखने वाला है। प्रोसीड करते हैं। एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट हैं, और यहाँ पर पार्शियल मार्किंग भी है। तो स्टूडेंट का क्या रिस्पॉन्स है, आइए आप देखिए। 24,458 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसके अंदर +1 मार्क्स सिक्योर किया है। वहीं पे 42,000 स्टूडेंट भी ऐसे हैं जिन्होंने इसके अंदर +4 मार्क्स लिया है। देख सकते हो -2 वाले स्टूडेंट भी बहुत पास है। और जेईई एडवांस की खास बात यही है, जिस स्टूडेंट का एमसीक्यू अगर स्ट्रांग है तो उसकी जर्नी -2 से +4, यानी पर क्वेश्चन पे 6 मार्क्स की बात हो रही है। एक भी गलत ऑप्शन मार्क हो गया तो -2 मिल जाता है, और सही सूटेबल करेक्ट ऑप्शंस बना दिए तो वहां पर हमारे पास +4 बनने वाला है। क्वेश्चन को अगर हम देखें तो 0 से इन्फिनिटी में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात हो रही है, तो या तो ए आएगा या बी आएगा, दोनों नहीं आ सकते हैं। यहाँ ग्रेटर देन है fx, यहाँ f' लेस देन की बात हो रही है। सो लेट्स सी एंड प्रोसीड करते हैं कौन से ऑप्शंस करेक्ट होंगे। ठीक है, इससे स्मार्ट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, एक ऑप्शन तो बन जाता है, तो सारे करेक्ट ऑल्टरनेटिव मार्क करने के लिए आपको डेप्थ तक इसका एनालिसिस करना होगा। शुरुआत करते हैं। फंक्शन r से r में डिफाइन किया गया है, एक रिजल्ट हमारे पास दिखा गया है, f' इज ग्रेटर देन 2fx, और आपके पास ये f(0) = 1। पहले मैं इसको गलत सॉल्व करता हूं। कैसे सॉल्व करता हूं? गलत। कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा वो क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं कि सर इसको ऐसे मैंने लिख लिया, और फिर मैंने यहां पर दोनों साइड इंटीग्रेशन करने लग गया। तो यहां से आपके पास log fx बन गया, यहां पर आपके पास 2x + c आ गया। ऐसा वो फंक्शन बनाना शुरू कर देते हैं कि सर इस तरीके से डेटा आ गया। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, हमने जब यहाँ डिवाइड किया है तो हमें ये किसने बताया कि fx पॉजिटिव है? आपने डिवाइड कैसे किया? क्योंकि इनइक्वलिटी है तो यहाँ पर हम डिवाइड तभी कर सकते हैं जब हमें पता हो कि fx पॉजिटिव है। हमने कोडोमेन को भी अगर यहाँ पर देखा तो कोडोमेन भी हमारे पास r लिखा हुआ है। r मतलब तो नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, और 0 भी यहाँ पर मेंशन्ड है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फिर यहाँ पर डिफरेंशियल हमने फंक्शन लिखा है, f' पॉजिटिव की बात हो रही है, तो इसकी वजह से हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते अभी तक, तो है ना। तो कई बार क्या होता है, हम आंसर बैठा लेते हैं, लेकिन वो सही कॉन्सेप्ट से आया या नहीं आया, इस पर आपको मेन फोकस करना चाहिए। जब आप कॉन्सेप्चुअली करेक्ट होंगे तभी आप एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंदर महारत हासिल कर सकते हैं। तो फिर अप्रोच कैसे की जाए, ये यहाँ पे आपने देखा, और ये 2fx है। आपको हो सकता है कि अभी ये ना दिखे, पर अगर मैं इसको dy/dx वाले फॉर्म में लिखूंगा ना, तब आपको थोड़ा दिखेगा कि सर ये तो अभी भी हो सकता है आपको ना दिखा हो। माइनस आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ऐसे जब आप इसको लिखोगे तब आपको दिखने लग जाएगा सर ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके अंदर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है। करेक्ट बात है, ये तो वैसा दिख रहा है। बिल्कुल, ये सवाल वहीं से उठाना है, पिक करना है। तो कई बार हम dy/dx में हमारी आंखें जल्दी देख पाती हैं, f' fx में कम चलता है दिमाग। तो मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनने से पेन चलाने लायक हो जाए, हम सही डायरेक्शन में सोचने लग जाए, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं करेक्ट ऑप्शंस, करेक्ट कॉन्सेप्ट्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम बना सकते हैं e⁻−2x, ये डेटा आपके पास है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों साइड e⁻−2x से मल्टीप्लाई कर दिया।
ये डेटा मैंने बनाया, e पावर -2x है, f डैश x है, -2fx आता है, e पावर -2x है, पॉजिटिव है। थोड़ा ध्यान से आप इसको देखिए, ये fx आता है, e पावर -2x आता है, बनी बात। इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा गया है, fx का f डैश x, e पावर -x का e पावर -2x और 2x बना। तो हमारे पास अगर हम एक फंक्शन अज्यूम करें gx, जो है e पावर -2x और fx आपके पास है, तो हमें पता चला है कि इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है। तो क्या इंफॉर्मेशन है, g डैश x इज पॉजिटिव, g डैश x इज पॉजिटिव, ठीक है। g डैश x हमारे पास से पॉजिटिव आ रहा है, तो ये हो गया अपने पास से इंक्रीजिंग फंक्शन, इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। आगे बढ़े, ये अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो अब आप देखिए क्या हम चाहते हैं, हमसे सारा डिस्कशन 0 के आगे हो रहा है। तो इफ x इज ग्रेटर देन 0 और ये अगर इंक्रीजिंग है तो gx आपके पास से g ग्रेटर देन 0 बनेगा, क्योंकि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। f ऑफ 0 की वैल्यू 1 है। ये डेटा आपके पास से बना था, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, fx इज ग्रेटर देन 2x, ये डेटा आपके पास बना। अब आगे देखते हैं क्या ये बात बनी, जी बिल्कुल, C इज द करेक्ट आंसर। क्या डेटा है अपने पास, fx इज ग्रेटर देन 2x आपके पास से रिजल्ट आ गया है। अब पूछा जा रहा है कि fx इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी f डैश x की। f डैश x की रिक्वायरमेंट वहां पर है, आप देखिए हम इतना जानते हैं कि fx जो होगा वो 2fx से ग्रेटर होता है, करेक्ट। और fx जो होता है वो आप देखिएगा 2 टाइम्स e पावर 2x, ये मैं रिजल्ट लिख सकता हूं। तो पहला वाला रिजल्ट तो हमने कैसे लिखा, ये तो गिवन है, f डैश x इज ग्रेटर देन 2fx और 2fx इज ग्रेटर देन 2e पावर 2x, ये आपके पास से लिखा हुआ है, अंडरस्टूड। अब यहाँ दोनों जगह 2 लिखा हुआ है, इसके बारे में हम बात करते हैं। इसको हम बैलेंस करना चाहते हैं कि कैसे इसको बनाया जाए, तो सुनिएगा आगे कहानी। e पावर 2x एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा होता है, आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनाएंगे तो दिस इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव। तो क्या बात बनी, f डैश x पॉजिटिव है, f डैश x पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या पता चला, f डैश x, ये कहानी कब की बात है, जब x पॉजिटिव लेके चले थे। Hence we are having fx is an increasing function, fx is an increasing function, डिसाइड हो गया। अगर x की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी है तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, वी आर मार्किंग a ऑल्सो द आंसर। और यहां से देखिए आप f डैश 2 पावर ex से ग्रेटर है, यहां देखिए यहां क्या बात हो रहा है। इन दोनों से अगर हम रिजल्ट निकालें, डी ऑप्शन के बारे में भी बात कर लेते हैं, यहीं पर इसके बारे में मैं यहाँ पर अगर बात करना चाहूँ तो देखिएगा f डैश x और यहाँ है ग्रेटर देन 2e पावर 2x, ये रिजल्ट आता है। और यहाँ क्या बोला है, ये e पावर 2x से कम होगा, ये तो 2e पावर x से भी ग्रेटर है, सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, AC इज द करेक्ट आंसर। तो क्या सच में इतना डिफिकल्ट है, आप तो ईमानदारी से बात बताइए, नहीं है। प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, और अभी आपका जब एग्जाम है, दिन बचे हुए हैं, अच्छे से पढ़िए। और आपको अगर मेरी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, मैं समझाया हुआ समझ में आता है, ऐसे ढेर सारे सवाल अपनी कैलकुलस वाले बुक में आपको मिलेंगे, ठीक है। कीप लर्निंग। जे एडवांस 2017 पेपर 2 एक लिमिट्स का क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिख रहा है, MCQ सेक्शन के अंदर पूछा है, जहाँ पर एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट होते हैं, पार्शियल मार्किंग भी होती है। सो लेट्स एनालाइज उस टाइम के स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को लेकर कैसा रिस्पॉन्स दिया था। फुली करेक्ट स्टूडेंट आपके पास है 13.04 है, और पार्शियली करेक्ट आपके पास परसेंटेज है 10.38, तो 13.04 आपके पास है। वहीं गलत करने वाला भी अच्छा खासा परसेंटेज है, -2 +4 और +1 वाली मार्किंग।
तो आप देखिए 16,001 लेके आए, वहीं 20,000 ने पूरे मार्क्स लिए हैं और 51,000 इस आसान सवाल के ऊपर उलझ गए और मार्क्स लेके घर चले गए -2। 70,000 ने तो अटेम्प्ट ही नहीं किया। और आपको मैं बता दूं, बिल्कुल डुएबल क्वेश्चन है। आसान क्या होता है ना कि अगर एक बार डरने लग जाए, एक हवा बन जाए, डर का माहौल हो जाएगा, डिफिकल्ट आता डिफिकल्ट आता डिफिकल्ट आता, तो फिर वो बिल्ली को भी शेर समझने लग जाएगा, इतना डर जाएगा। ठीक है, तो इतना मत डरिए मैथमेटिक्स से, ये सभी क्वेश्चन डुएबल हैं, मार्क्स आप ला सकते हैं। हम चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एफ आपके सामने लिखा हुआ है, लिमिट देखिए दो जगह, 1 माइनस है और 1 माइनस है। ए और बी में से आंसर एक ही आएगा और सी और डी में से भी एक ही आता है। कई बार एमसीक्यू में ऐसे सेक्शन होते हैं कि हमें चारों ऑप्शन सॉल्व करने पड़ते हैं, यहाँ ऐसा नहीं है। सो लेट्स डू इट लाइक लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ की बात हम यहाँ पर करते हैं। ये है 1 माइनस एक्स 1 प्लस मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स, ये डेटा लिखा है और साथ में आपके पास लिखा गया है कॉस है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। तो दिस इज सेम, दिस इज सेम। अब आइए 1 माइनस की बात करेंगे, यानी मैं एक्स को क्या पुट करने वाला हूँ, 1 माइनस एच हम पुट करने वाले हैं। वन से 1 चला गया है, h आएगा। 1 से 1 चला जाएगा, आपके पास 1 प्लस h आएगा। और हमारे पास एक कॉस का डेटा भी लिखा गया है, चलिए उसके अकॉर्डिंग बना देते हैं। कॉस 1/h है। आप इस ऊपर वाले को सिंप्लीफाई कीजिए। लिमिट है अपने पास से 1 माइनस एच स्क्वायर है यहाँ पर और यहाँ भी 1 है, तो h बचेगा आपके पास से cos 1/h, तो इट इज कमिंग एज 0। cos इन्फिनिटी है, इसका मतलब डेटा आता है -1 to 1, मल्टीप्लाई करने पर 0 आपके पास से आता है। वी आर मार्किंग 0, तो अपने पास से 0 आएगा। A इज करेक्ट आंसर, B इज रॉन्ग आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, B और D की हम बात करेंगे। दोनों जगह 1 प्लस की बात हमने की है, तो हम आगे पहुंचे। लिमिट है x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स। सब्स्टिट्यूशन होगा कि x को 1 प्लस एच में रखा जाए। लिमिट है h टेंड्स टू 0। आपके पास अब जाएंगे तो इस डेटा में आप रखिए 1 को 1 प्लस एच के साथ, 1 प्लस एच, 1 प्लस आपके पास मॉड लगा हुआ है। ठीक है, 1 प्लस एच हमने रखा, ये डेटा बना, अपॉन में है और कॉस आपके साथ है। कॉस यहां पर लिखा गया है। ठीक है, ये डेटा मैंने बना दिया 1 माइनस एच। लिमिट हम यहां पर पहुंचे। अब आप देखिए इसमें क्या डेटा बनेगा। 1 प्लस एच हमने रखा है, 1 से 1 कैंसिल है, ये भी 1 प्लस एच आता है। वी आर हैविंग 1 प्लस एच होल स्क्वायर, 1 से 1 चला गया है, h आपके पास से आता है, एंड वी आर हैविंग cos 1/h। cos माइनस थीटा cos थीटा होता है। अब आप जब इसको सिंप्लीफाई करने जाएंगे तब हमें इसको थोड़ा देखना होगा। 1 से 1 चला जाएगा, आपके पास 2h है और एक h स्क्वायर लिखा गया है। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। 1 से 1 कैंसिल, h स्क्वायर है माइनस h है, 2h आता है -2 है, और ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। देखो कैसे, यहाँ से -2 आएगा और ये ऑसिलेशंस होंगे इसके -1 से 1 के बीच में। डज नॉट एग्जिस्ट, ये डज नॉट एग्जिस्ट वाली कहानी है। डी ऑप्शन इसका बनेगा, ये नहीं बनेगा। AD इज द फाइनल आंसर। बिल्कुल डूएबल क्वेश्चन है। मॉड्यूल्स में ऐसे सवाल रहते हैं, बुक में तो ढेरों सवाल पड़े हुए हैं। जिसने रिलीजियसली थ्योरी पढ़ी है, प्रैक्टिस की है,
बस लास्ट टाइम पे एग्जाम के टाइम पे उसका रिवीजन करना ज़रूरी है। अगर आपने वो रिवीजन ढंग से कर लिया तो आप उस थ्योरी क्लास में चले जाएंगे जो आपने साल भर पहले पढ़ी है, 6 महीने पहले पढ़ी है, सारा याद आ जाएगा। रिवीजन इज़ मस्ट, प्रैक्टिसिंग इज़ मस्ट। मैथमेटिक्स को हिस्ट्री की तरह मत पढ़िए, प्रैक्टिस कर करके पढ़िए। और इस बात पे भी मत छोड़ दीजिएगा आधा सवाल करके कि कैलकुलेशन तो मैं कर लूँगा। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है फाइनल एग्जाम के बाद आके बोलते हैं सर वो कैलकुलेशन उलझ गया, इक्वेशंस बना दी थी, सॉल्व नहीं कर पाया, टाइम नहीं बचा। प्रैक्टिस, जब तक आंसर नहीं आ जाए छोड़ना नहीं है। सो वी आर मार्किंग AD एज द फाइनल आंसर। जे एडवांस 2017 पेपर 2 के ऊपर एक डिटर्मिनेंट में क्वेश्चन पूछा गया। आगे जाके एनालिसिस उसके डेरिवेटिव्स का पूछा जा रहा है, मैक्सिमा मिनिमा यानी AOD इन्वॉल्व है। ठीक है, डिटर्मिनेंट का रोल सिर्फ इसको ओपन करने पर ही है, पर कैसे ओपन किया जाए जिससे कि सवाल इजीली सॉल्व हो जाए वो देखना है। क्वेश्चन जिस कैटेगरी में पूछा गया वो MCQ है, एक से ज़्यादा ऑप्शन हमें यहाँ पर सही नज़र आ रहे हैं। तो बात करते हैं, तो आप देखिए 1 मार्क वाले जो स्टूडेंट हैं वो 31,000 है, वहीं जिनको फुल मार्क्स मिले हैं +4, ये +1 वाले +4 इतने हैं। और देखिए 56,000 ये -2 लेकर गए हैं। देखिए आप यहाँ से मतलब कितना बड़ा नंबर है जो इसको अटेम्प्ट किया और -2 लेकर गया। अब यहाँ से यहाँ ले जाना है, यही मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, नहीं अटेम्प्ट करने वाला भी एक गुड नंबर है। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन, कैसे इसको अप्रोच करें सिक्वेंशियली, जिससे हम सभी ऑप्शंस इसके अंदर टारगेट करें और मार्क्स लेकर आए। अब देखिए यहाँ पर cos 2x sin 2x लिखा हुआ है, यहाँ cos x और sin x के साथ डेटा बनाया हुआ है R2 और R3 के लिए। fx अपने पास है, तो हम फर्स्ट वाले नंबर को देखेंगे तो बात बनेगी cos 2x। ठीक है, और यहाँ से अब आप देखिएगा इसके साथ वाले नंबर cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x डेटा बनेगा जिसकी वैल्यू 1 आती है। तो इस एलिमेंट का कोफैक्टर cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इज 1। फिर माइनस cos 2x आपके पास लिखा गया है, इसको मैंने लिखा, ये हटा दिया, ये हटा दिया, माइनस cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। प्लस sin 2x आपके पास लिखा है, ये डेटा आपके पास है। माइनस sin x cos x माइनस sin x cos x माइनस 2 sin x cos x आपके पास है। डेटा बना देते हैं, डेटा बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां से एक माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, माइनस माइनस प्लस होता है, ये cos 2x है, ये भी cos 2x है। यहां देखिएगा आपने माइनस साइन बाहर ले लिया, 2 sin x cos x आपके पास से sin 2x बनता है, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब आप रिजल्ट देखिए, हम और क्लोज आ गए। fx लिखा गया है cos 2x और यह है cos स्क्वायर 2x माइनस sin स्क्वायर 2x, दिस विल बिकम एज cos 4x। दिस इज द फंक्शन। नाउ वी आर एट द फंक्शन। जीरो पर डिस्कशन है, मैक्सिमम की मिनिमम की बात हो रही है। f' कितनी जगह जीरो होगा, कुल मिला के अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। So let's write the derivative, minus 2 sin 2x minus 4 sin times 4x आपके पास से डेटा है, minus 2 times sin 2x आपके पास है। आप ओपन कर लीजिए इसको, तो यहां से आता है sin 2x cos 2x, ये आया f'(x). ठीक है, सही चल रहा है, आगे बढ़ते हैं। f'(x) minus 2 sin 2x हमने लिया कॉमन, यहाँ 1 है, यहाँ आपके पास से 4 आता है, ये डेटा है, -2 sin 2x और ये डेटा हमने लिखा। इसका हमें करना है एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि f'(x) अगर 0 बनाया जाए, पहला रिजल्ट आपके पास से है कि sin 2x 0 बनेगा। दूसरा 1 + 4 cos 2x आपके पास से 0 बनना चाहिए। sin 2x 0 कब बनेगा, देखो x कितना है अपने पास, किस इंटरवल में बात हो रहा है, -π से π के बीच में। आप बताइए 2x कितना होगा, -2π से +2π के बीच में। तो आप बताइए sin थीटा कब 0, sin थीटा तो nπ पर 0 होता है, पर यहाँ ओपन इंटरवल है, तो आप डेटा बना बना के बताइए
-पाई 0 और पाई हम ले सकते हैं, यानी x की वैल्यूज -π/2, 0 और π/2 हम यहाँ पर बना लेंगे। यहाँ से और रिजल्ट आया अपने पास, जो डेटा है cos 2x का वैल्यू आता है -1/4। ये रिजल्ट हमने बनाया -1/4, ये डेटा आपके पास है। cos 2x की वैल्यू -1/4 है। हम कितने पॉइंट्स पर चाहते हैं? देखो 3 पॉइंट्स तो यहीं आ गए हैं, कुछ पॉइंट्स यहां से भी आएंगे। यहां लिखा एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स है, हटा दिया। अब अगर सिर्फ एग्जाम में क्वेश्चन ही पता करना है हमें, जिसका आंसर सिर्फ ऑप्शन ही पता करने हैं, तो बी करेक्ट हो चुका है। इससे भी सॉल्यूशंस आएंगे अपने पास, ये 2x - 2π से 2π के बीच में है, पर कौन से पॉइंट्स आएंगे वो निकालने की जरूरत नहीं। फिर भी अगर आप पता करना चाहें पता कर सकते हैं। cos 2x के जैसे 2x की वैल्यू किसके बीच में? -2π से 2π के बीच में। तो अगर आप cos का डायग्राम बना के देखेंगे तो cos का डायग्राम आप प्लॉट करके देख सकते हैं कि कब कब इसके डेटास और बन जाएंगे। -1/4 यहाँ पर होगा, cos 2x है तो ये वाला डेटा आपका π/4 बनेगा, -π/4। 3π/2 है, 3π/4 आएगा, -3π/4 आता है। तो आप देख सकते हैं एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस हमें यहाँ और मिल जाएंगे, या मल्टीपल सॉल्यूशंस। एग्जैक्ट काउंट करना चाहो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। -π से π के बीच में जाएंगे, तो 1 2 3 4 पाई वाला नंबर बस आने वाला है अपने पास, नेक्स्ट पर ही है। पाई जब आप रखेंगे तो cos 2π 1 होता है, दिस इज पाई, ठीक है। यहाँ पर भी डेटा बनाइए, -π, ये डेटा आपके पास, ये -π, ये +π, ठीक है। 4 नंबर्स आ गए आपके पास। तो कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं f' जब 0 होगा? एग्जैक्टली प्रिसाइजली हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वी आर हैविंग 7 सॉल्यूशंस, इसके 7 सॉल्यूशंस होंगे। अब अगला पूछा जा रहा है आपके पास से कि ये 0 पर क्या होने वाला है। अब 0 पे बिहेवियर अगर हमें पता करना तो 2 तरीके हैं, या तो हम f' का साइन चेंज देख लें कि वो प्लस से माइनस जा रहा है या माइनस से प्लस जा रहा है, या फिर साइन चेंज ही नहीं हो रहा, हो सकता है एक्सट्रीमा ही ना हो, या फिर हम जो दूसरा तरीका होता है हायर डेरिवेटिव टेस्ट से पता कर सकते हैं। अब ये अपने पास f' लिखा हुआ है, तो अगर मैं f' को देखूं, कहीं पर बना के देखूं कि f' है क्या अपने पास, तो f' लिखा गया है -2 है, sin 2x है, 1 + 4 cos 2x आता है, ये रहा 0। डिसाइड कर रहे हैं साइन क्या होगा ना। जब 0 रखने जाते हैं cos 0 की वैल्यू 1 आती है, 1 + 4, 1 × 4 is 4, 4 + 1 is 5। तो ये बेचारा कोई परेशानी नहीं कर रहा है, ये तो 5 है, दिस इज 5 विच इज अ पॉजिटिव नंबर। sin 2x के साथ इशू है, अगर मैंने साइन में थोड़ा सा पॉजिटिव एंगल रखा 0 डिग्री के आस 0.00 डिग्री, तो ये पॉजिटिव, लेकिन आगे नेगेटिव है, माइनस आएगा, डिसाइड हो गया माइनस आएगा। और 0 से थोड़ा सा छोटा एंगल माइनस में रखूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हमने f' का साइन डिसाइड कर दिया, प्लस से माइनस जा रहा है, ये बना मैक्सिमा, ये इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा, तो एट x = 0 पर हम बात कर सकते हैं मैक्सिमा इसका बनने वाला है, मैक्सिमा इसका बनने वाला है, ये नहीं होगा। तो फिर भी अब आप हमारे पास आए हैं तो दूसरा तरीका भी बताते हैं, हायर डेरिवेटिव से भी आप पता कर सकते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में एनालिसिस करना उसके साइन का थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, डबल डेरिवेटिव बनाने लगे तो यहाँ से आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये 4 बन जाएगा, cos 2x बनेगा, यहाँ डेटा है 1 + 4 cos 2x आपके पास से आता है, -2 आता है, sin 2x आपके पास बनेगा, 0 है, -8 आता है, sin 2x आता है, 1 का 0 है, cos का -2 sin 2x बन जाएगा। सो लेट्स चेक ऑन 0। यहाँ पर डेटा बना के देखिए, साइन 0 है, 0 चला गया है, यहाँ से आप डेटा बना के देखिएगा, यहाँ से 5 आता है और ये 5 और ये 20 नेगेटिव आता है, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, मतलब मैक्सिमा है, कंफर्म हो गया फिर से। इसका मतलब ये है कि x = 0 पर मैक्सिमा ही रहेगा। ये आपके पास से सेकंड अप्रोच, अंडरस्टूड। तो डेरिवेटिव एनालिसिस कर लीजिए f' से, थोड़ा डाउट आता है डबल डिफरेंशिएट कर दीजिए, स्पेसिफिक टू 0 पूछा है तो हम बना सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू मार्क हियर एज
BC as the final answer. We are going to mark it as BC as the final answer. JEE Advanced 2017 पेपर 2 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है MCQ सेक्शन के अंदर, जहाँ पर पार्शली मार्किंग भी होती है और -2 की पेनल्टी भी होती है एक भी गलत ऑप्शन के ऊपर। तो आप देखिए 14.5558 स्टूडेंट ऐसे थे परसेंटेज वाइज जिन्होंने इसको करेक्टली सॉल्व किया था, +4 मिले। गलत करने वाले 23.79 है, यानी कि -2 यहाँ मिला है। पार्शियल मार्क वाले भी स्टूडेंट थे। काउंटिंग के अकॉर्डिंग बात करें 20,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो +1 लेके गए। 23 + 4 और रॉन्ग आंसर है 38,000 के आसपास है और 78,000 0। इतने सारे स्टूडेंट अटेम्प्ट ही नहीं किए हैं और ये भी बहुत बड़ा नंबर है जो -2 लेकर गए हैं। चलिए -2 से +4 की तरफ लेकर चलते हैं, इस क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो x = अल्फा डिवाइड्स द एरिया ऑफ द रीजन। क्या रीजन है वो देखिएगा आप, यहाँ लिखा गया है x3, यहाँ आपके पास है y आता है, ये डेटा आपके पास से x बनता है। वहीं पर आपके पास से x लिखा गया है वो है 0 से लेके 1 के बीच में, ठीक है। तो दो कर्व है यहाँ पर, एक कर्व है y = x आता है और एक कर्व है y = x3, ठीक है। दोनों को सॉल्व करते हैं एंड लेट्स सी कि क्या ये कहाँ पर जाकर मिलने वाले हैं। लेट्स मीट। ये डेटा आपके पास है, तो ये वाला डेटा आपके पास है, दिस इज कमिंग एज 1, -1 है, 0 है। तो ये डेटा आपके पास y = x³ का कर्व है। वहीं पर ये जो हमारे पास है ये है y = x है, y = x, y = x³, ठीक है। बनाइए 0 से 1 के बीच में हम बात करने वाले हैं। रीजन देखिएगा, x से छोटा हो x³ से ग्रेटर हो, तो हम कहाँ पर है वो देखिएगा, x से छोटा x³ से ग्रेटर, ये है रीजन, दिस इज द रीजन। अब हो क्या रहा है वो पढ़िए आगे, रीजन पता चल गया। लाइन x = अल्फा, x = कांस्टेंट एक ऐसी लाइन होती है जो वर्टिकल लाइन होती है, ठीक है। वो इस एरिया ऑफ रीजन को डिवाइड करती है 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर, ठीक है। 2 इक्वल पार्ट्स होने वाले हैं, तो यहाँ पर हमने एक लाइन बनाई, दैट इज x = अल्फा, जो इसके 2 इक्वल पार्ट्स बना देंगे। ये जो शेडेड रीजन है इसके लिए बात हो रही है। फिर यहाँ पर अल्फा के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले 0 से अल्फा अगर हम इंटीग्रेट करेंगे इसको 0 to अल्फा, तो ग्रेटर कौन है, x है, x - x³ dx। इसकी जो वैल्यू आएगी, जो टोटल इंटीग्रेशन है आपके पास, उसका हाफ आएगा, क्योंकि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो 0 से 1 में आप इंटीग्रेट कर दीजिए, यहाँ पर x और x³ के साथ। 0 से 1 में x - x³ dx आपके पास है डेटा। यहाँ पर ये x है और ये x³ है, 0 से 1 के बीच में हमने बात बना दी। आगे चलते हैं, यहाँ से डेटा है x²/2 आता है, x⁴/4 आता है। 0 to अल्फा हम बात कर रहे हैं, 1/2 बनेगा, x²/2, x⁴/4, 0 to 1, ये डेटा आपके पास है। सो लेट्स कंप्यूट इट। इट इज α²/2, α⁴/4 -0, 1/2, ये 1/4 है आपके पास से, 1/8 आता है। 8 हम एलसीएम लेंगे, ये 1 आपके पास है। 8 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 8 से मल्टीप्लाई 4 आएगा, यहाँ से 2 बनेगा, वहाँ से 1 आता है। सो दिस इज द इक्वेशन। इस कंडीशन को आप देखिए, तो कहाँ पर है 2 α⁴ -4 α² + 1, ये अपने पास से आंसर आ गया। वहीं पर ये वाला इसका आंसर नहीं है, सी आपके पास आंसर आया, डी आपके पास से इसका आंसर नहीं आता है। अब अल्फा के बारे में एड्रेस करना है कि ये हाफ कहाँ पर होगा, 1 कहाँ पर होगा, और अल्फा कौन है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और ये है अपने पास डिग्री 4 की बात। तो पार्शियल मार्किंग से स्टूडेंट ने इस कंडीशन को तो निकाल दिया है। देखिए आप इस डेटा को फिर से, यहाँ पर जो लिखा हुआ है 20,000 स्टूडेंट्स ने ये COD डिसाइड कर लिया था, क्योंकि पहले यही निकलेगा, और उसके बाद जो एडिशनल 33 है जिन्होंने 1 मार्क को 4 मार्क में कन्वर्ट किया,
इसीलिए आधे आधे सॉल्व करोगे तो पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं, कंप्लीट सॉल्व करने जाएंगे तभी हम -2 0 से लेके +4 मार्क्स लेकर आ पाएंगे। तो कंप्लीट मतलब आधा कॉन्सेप्ट नहीं, पूरे की तरफ बढ़ना है। तो चलिए पूरे की तरफ बढ़ते हैं। अब अल्फा के बारे में एनालिसिस करना है तो हम एक काम करते हैं, तो इसको हम एक फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं। लेट f(x) इज 2x⁴ 4x का स्क्वायर प्लस 1। दो बातें हैं, 1/2 का फैक्टर हमें निकालना चाहिए ग्रेटर और लेस देन के लिए। सो वी आर टेकिंग आउट द वैल्यू ऑफ f ऑफ हाफ। 1/4 आप करेंगे तो 16 आता है, 1/8 आपके पास से बनेगा, ये 1 है, यहाँ भी 1 आता है। 1/8 पर डेटा पॉजिटिव है। वहीं अगर मैं f ऑफ 1 पर डेटा निकालूंगा तो 2 - 4 + 1 डेटा आपके पास से -1 पर नेगेटिव है। तो क्या देख पा रहे हैं, ये एक ऐसा कर्व है जिसमें हाफ पर वैल्यू पॉजिटिव आई है लेकिन 1 पर वैल्यू नेगेटिव आई है, और ये कंटिन्यूस फंक्शन तो है ही सही। तो प्रोडक्ट अगर हम देखें तो नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ है, हाफ पर पॉजिटिव है 1 पर नेगेटिव है, तो क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन है इसके बीच में कम से कम एक बार ये 0 आया होगा एटलीस्ट। तो यहाँ से हमें डिसाइड हो गया कि ये जो अल्फा है अपना, जो कि 0 से 1 के बीच में ही बात करता है, तो ये जो अल्फा है दिस विल लाई बिटवीन हाफ एंड 1। हाफ से 1 के बीच में लाई करेगा। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन नहीं है। तो फाइनल आंसर हम मार्क करेंगे BC। जिन बच्चों ने BC मार्क किया होगा उनको 100% फुल मार्क्स मिले होंगे। आपके दिमाग में अगर ये बात आ रहा हो, जैसे आप अल्फा स्क्वायर को सीधा से निकाल भी सकते हैं। दूसरा डेटा है कि सर मैं इसका डेटा निकालने पहुंच गया, अल्फा स्क्वायर का डेटा निकल जाएगा, यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। देखो कैसे, अल्फा पावर 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 = 0। 2 अल्फा पावर 4 - 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 1। अल्फा स्क्वायर का डेटा लिखिए बी स्क्वायर -4ac। 4ac आपके पास से 8 आता है अपॉन 2a यानी 4। ये 1 है, ये प्लस माइनस है, यहाँ से आपके पास 8 आता है। 8 आपके पास से 2√2 बनेगा, 1/√2 आपके पास से डेटा है। अब अल्फा स्क्वायर के बारे में जैसे हम बात करें, दो डेटा आ सकते हैं, एक तो ये है और दूसरा ये है। ये तो ग्रेटर देन 1 हो गया, ये तो एक्सेप्ट ही नहीं होंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे, यहाँ हम पहुँचेंगे। तो आपके पास एक डेटा बनेगा √1 - 1/√2, ठीक है। और हम कौन सा वाला पिक करेंगे, माइनस वाला, तो रिजेक्ट हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। इस नंबर की हम बात कर लेंगे। ये नंबर कितना है वो भी आप देख लीजिए। √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो इसको √2/2 में लिख सकता हूँ। एग्जैक्ट नंबर का आइडिया कोई लगाने जा रहा है तो इसलिए भी कई स्टूडेंट ने ऐसे भी इसको सॉल्व करके देखा था, है ना। IMVT सोचना थोड़ा मुश्किल है, वो यहाँ आके एनालिसिस करने लग गए थे। ये दोनों डेटा एक से ज़्यादा आएंगे, नेगेटिव छोड़ देना, 0 से 1 के बीच में कौन सा नंबर है। √2 का वैल्यू 1.414 आता है, 2 से आप डिवाइड करते हैं 0.707 है। आप इसको हटाएंगे यहाँ से तो आप देखिएगा 0.293 शायद आपके पास बनता है, एक बार चेक करें हम, ठीक है। यही नंबर बनेगा 0.293। अब 0.293 के बारे में हम रूट लेना चाहते हैं कि ये नंबर किसके आसपास रहने वाला है। क्या ये हाफ से ज़्यादा है, देखिए आप हाफ से कंपेयर करना चाहते हैं इसको कि दिस नंबर इज लेस देन और ग्रेटर देन हाफ। ये 0.5 है, कंपेयर करना चाहते हैं दोनों को, तो दोनों साइड हमने स्क्वायर कर लिया। इसका स्क्वायर आपके पास से 0.25 बनेगा आपके पास, ठीक है। अब ये नंबर ग्रेटर है तो ये नंबर ग्रेटर है, ये नंबर ग्रेटर है, यानी क्या पता चल गया, अल्फा हाफ से ग्रेटर है। तो ऐसे भी कई स्टूडेंट्स ने इसको किया था, निकाल के एक्चुअल डेटा निकाल लिया, हाफ से ग्रेटर आता है। और मैंने आपको कैसे बताया कि आप IMVT से भी ये बात निकाल कर देख सकते हो। ये किससे बनाई हमने, IMVT इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम, इससे भी आप बना सकते हैं। और एग्जैक्ट निकल के ड्रिल डाउन करते हुए वो तो आप एनालिसिस कर ही सकते हैं। तो फाइनली आंसर हमारा आता है यहाँ से BC। गुड क्वेश्चन, स्मार्ट क्वेश्चन। जब हमें मार्क्स की लड़ाई लड़ रहे हो, वो टाइम भी खूब सारा पड़ा है, आपको सफिशिएंट टाइम है, तो फिर हम मेथड की परवाह नहीं करते हैं, आंसर लेकर आए। लेकिन जब हमारी लड़ाई टाइम के साथ भी चल रही होती है तो फिर हमें मेथड बहुत स्पेसिफिक होना पड़ता है, फिर हम उस मेथड की तरफ जाते हैं जिससे हमें टाइम कम लगे।
क्वाड्रेटिक वाले से भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। ये थोड़ा सा अगर आपने प्रैक्टिस की है, फंक्शन एज्यूम करके IMVT के बारे में सोचा तो बना सकते हो। जैसे जब किसी नंबर को इंटरवल में रखा जाता है तो आज से ये बात याद रखिएगा कि यार ये मीन वैल्यू थ्योरम या रोलेस थ्योरम की तरफ बात जा सकती है। प्रैक्टिस कीजिए, फिर आपको डॉट्स कनेक्ट होते हुए दिखेंगे। कीप लर्निंग। जे एडवांस 2017 पेपर 2 डेफिनेट इंटीग्रेशन में पूछा जा रहा है एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल, जो जे एडवांस का फेवरेट टॉपिक रहता है। इंटीग्रेशन को कंपेयर करना, इस नंबर से ग्रेटर है, इससे लेस है, ये ऑप्शंस बनाए जा रहे हैं। MCQ सेक्शन के अंदर पूछा है जहां से एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट होते हैं और -2 की पेनल्टी भी रहती है। तो आप देखिए 32,497 को -2 मार्क्स मिला है, वहीं 12,634 ने +4 मार्क्स लिया है। +1 वाले स्टूडेंट भी इसके अंदर हैं। 1 लाख के आसपास स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसको छोड़ दिया और 0 मार्क्स लिया। परसेंटेज वाइज बात करें तो आप देखिए 62%, 27% स्टूडेंट ऐसे 7.92 जिन्होंने इसको कंप्लीटली सही किया है। तो कोशिश करनी है हमें भी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कंसेप्चुअली सीखेंगे और हर करेक्ट ऑप्शन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। अप्रोच करने के लिए हमने एक्सप्रेशन को देखा, k+1/x x+1 dx के साथ लिखा हुआ है। तो dx हमें एक्सप्लेन करता है कि x की वैल्यूज किसके बीच में है। तो आप x को देखिए किसके बीच में, k और k+1, जिसको मैथमेटिकली अगर हम लिखें, सो दिस इज द सिचुएशन। ये आपके पास से सिचुएशन आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उस एक्सप्रेशन को फिर से देखेंगे जो हमारे पास है, k+1/x आता है और x+1 आपके पास है। ठीक है, अब देखिए मैथमेटिक्स में छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू ज़्यादा आती है और बड़े से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू कम आती है। ऑप्शंस में क्लियरली दिख रहा है कि इंटीग्रेशन को कंपेयर करना है कि एक फंक्शन ग्रेटर चाहिए, एक फंक्शन लेस देन चाहिए। तो हमने इस फंक्शन को रखा है सेंटर में और लॉग ये समझा रहे हैं कि इंटीग्रेशन जब हुआ होगा तो 1/x रहा होगा या 1/x+1 रहा होगा। हमें दोनों डेटा यहाँ क्वाड्रेटिक के दिख रहे हैं। कोशिश ये करनी है कि एक डेटा को इसको यूटिलाइज करते हुए रिप्लेस कर पाए। जैसे मैं ग्रेटर वाला लिखना चाहता हूँ, मैंने रखा k+1 और यहाँ मैंने रखा x। अब आप नोटिस कीजिएगा, अगर मुझे पता है कि x की वैल्यू k से ग्रेटर है, कौन ज़्यादा है, x, तो मैं इस x को सोचूंगा। इसको क्यों नहीं पकड़ा, क्योंकि ऊपर k+1 भी मुझे एडजस्ट करना है। इस मैनिपुलेशन को ही हैंडल करना इंटीग्रेशन में बहुत थोड़ा सा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट मांगता है। तो k और x में देखेंगे तो आप देखिए मुझे ग्रेटर वैल्यू चाहिए, x बड़ा नंबर है, k छोटा नंबर है, छोटे से हमने डिवाइड किया, x की जगह k रखा। आप आई बात समझ में, x की जगह k रखा तो k छोटा है तो k+1 स्मॉलर होगा, स्मॉलर से डिवाइड करेंगे वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी। आई बात समझ में, x की वैल्यू k से ग्रेटर है तो छोटा कौन है, k, तो इस x की जगह मैंने छोटा नंबर रखा। बाकी सब सेम है, आप देखिए k+1 ये सब, k छोटा नंबर है, छोटे से डिवाइड करेंगे वैल्यू ज़्यादा आती है। अब मुझे एक फंक्शन इधर भी सोचना है तो यहाँ तो मैंने वही रखा k+1। अब मुझे x और x+1 में कॉम्बिनेशन बनाना है कि कैसे मैं इसको बनाऊं। यहाँ देखिएगा x बचेगा, अब मुझे यहाँ x+1 चाहिए तो मेरा पूरा फोकस k के ऊपर है। k और k+1 में ग्रेटर कौन है, k+1 ग्रेटर होता है, x छोटा है। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में ग्रेटर k+1 है, तो बड़े नंबर से हम डिवाइड कर देंगे। यही मैनिपुलेशन है, न्यूमरेटर भी हैंडल हो गया और जो चाहते थे ऑर्डर वो भी बात बन गई। ऐसा करने से हमारे पास ये रिजल्ट आता है, k+1 dx बन जाएगा इंटीग्रेशन के लिए, k+1 x × x+1 dx, यहाँ भी कैंसिल 1/x dx। ठीक है, ये डेटा है। आगे अगर हम देखना चाहते हैं क्या बात बनने वाली है, इस फंक्शन को हमने बनाया, अब इनके चलने वाले हैं इंटीग्रेशन जो है k से लेके k+1, ये इंटीग्रेशन k से लेके k+1 और ये वाला भी इंटीग्रेशन k से k+1। तो वी आर हैविंग log ऑफ x+1 k to k+1। इसके बारे में तो हमें बात करनी है। ये है हमारे पास एक इंटीग्रेशन जिसकी बात हो रही है। k to k+1
ये आपके पास से log x आता है, k है k+1 है। हमारे पास सभी जगह अब हमें सिग्मा की रिक्वायरमेंट है। सिग्मा चलता है आपके पास से k से लेके 98, k से लेके 1 से लेके 98 आता है, और यहाँ भी सिग्मा है 1 से लेके 98 आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिग्मा आपके पास है, k की वैल्यू 1 से 98 आता है। वी आर हैविंग k प्लस दिस डेटा माइनस k+1। ये हम चाहते हैं इंटीग्रेशन जिसकी बात हो रही है। यहाँ आप जाएंगे, सिग्मा आपके पास लिखा गया है 1 से लेके 98, लॉग आपके पास k+1 माइनस ln k, ये डेटा आपके पास है। ये है k+2 अपॉन k+1, ये इंटीग्रेशन है। k की वैल्यू 1 से 98 आता है, लॉग है, ये डेटा आपके पास। ठीक है, इस समेशन को बना दीजिए। क्या है समेशन अपने पास से बनता है, तो समेशन को देखिएगा पहले वाले। तो लॉग आपके पास से 1 आप रखने जाएंगे तो डेटा बनेगा 3/2, प्लस लॉग आप 2 रखिएगा तो आपके पास से बनेगा 2/3। देन आता है लॉग 2 के 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा आपने, 3/5/4। ठीक है, 3 रखा था 5/4 एंड दिस गोज ऑन। आप 98 रखेंगे तो आपके पास से आता है 100/99, देन इट इज ग्रेटर देन i। और इधर वाला नंबर भी हम बना लेते हैं। आपने 1 रखा यहाँ पर तो ln आता है 2/1। आपने 1 रखा, 2 रखा आपने तो आपके पास से आता है 3/2। आपने 98 रखा तो आपके पास से आता है ln 99/98। इस ln को अब आप देखिए, यहाँ से है 3/2, 4/3, 5/4, 100/99, इट इज i। और यहाँ से आप देखिएगा ln 2/1, 3/2, 99/98, पूरा प्रोसेस। यहाँ हम पहुँचते हैं, 2, 3, 4 सब कैंसिल है, आपके पास 102 बचता है सिर्फ। यहाँ भी लॉग है, आप देखिएगा तो 2, 3 सब कैंसिलिंग आउट है, 99 आपके पास से आता है। सो व्हाट वी आर हैविंग इज ln 50, और यहाँ है आपके पास से ln 99। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। तो i की वैल्यू ln 99 से कम है, करेक्ट। यहाँ बोला है ग्रेटर है, दिस इज रॉन्ग। अब दो जगह और कंपैरिजन है, 49/50 से ग्रेटर है या लेसर। देखो इसके बारे में, ग्रेटर किससे है, ln 50 से, और हमसे पूछा जा रहा है ग्रेटर वाली बात बनाई जाए। 49/50 कैसा है, ये तो 1 से कम है, और ln 50 कितना होता है इसके बारे में अगर आप देखें, ln 50 का मतलब है log 50 बेस 2.71। तो इस ln 50 को अगर आप थोड़ा सा एड्रेस करें तो आप आंसर तक पहुंच चुके हैं। मैं थोड़ा लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, अगले पेज पे लिख देता हूँ। ln 50 जिसका मतलब है बेस e है आपके पास से, और यहाँ 50 आपने लिखा है। ये 2.71 के आसपास आपके पास नंबर है, इसका आप स्क्वायर करते हैं 2.71 तो कितना नंबर है, तो 50 है। डेफिनेटली दिस नंबर इज ग्रेटर देन 1, डेफिनेटली दिस नंबर इज ग्रेटर देन 1। तो हम बोल रहे हैं कि i की वैल्यू इससे ज़्यादा है, और ये नंबर 1 से ज़्यादा है, और 1 से बड़ा कौन है, 49/50। आपका जो 49/50 है वो लेस देन 1 होता है। तो डिसाइड हो गया अपने पास से कि i की वैल्यू कैसी आने वाली है, 49/50। ये तो 1 से भी बड़ा नंबर आने वाला, कितना आता है फर्क नहीं पड़ता, टाइम नहीं लगाना एग्जाम में सोचने के अंदर, क्योंकि उसके मार्क्स नहीं है। जिस चीज़ के मार्क्स नहीं है वहाँ टाइम लगाना ही नहीं है। बस अंडरस्टैंडिंग बेटर करने के लिए हमने इसको देख लिया कि 49/50 1 से छोटा होता है और ये नंबर 1 से बड़ा है, और इंटीग्रेशन इससे भी बड़ा है, तो i की वैल्यू 49/50 से ग्रेटर है। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज ट्रू। तो i का वैल्यू 49/50 से ग्रेटर है, और i की वैल्यू log 99 से लेस देन है। सो आवर करेक्ट आंसर इज BD, टॉप क्लास। पूरे क्वेश्चन की जान यहाँ फंसी हुई है, जैसे जादूगर या शैतान की जान एक चिड़िया में रहती है। ये एक्सप्रेशन आप कैसे बनाओगे, तो यहाँ पर 2 टास्क थे। एक तो k+1 को भी हैंडल करना था,
अब k+1 को कौन हैंडल कर सकता है? डिनोमिनेटर में ही x और x+9 दोनों एडजेसेंट नंबर लिखे हुए हैं और x भी वेरी कर रहा है दोनों एडजेसेंट के बीच में। तो इस k+1 को हैंडल करने के लिए मुझे ग्रेटर फंक्शन चाहिए, तो कम से डिवाइड करूंगा। तो कम से डिवाइड की वैल्यू थी k, तो मैंने यहाँ k रखा, पर दोनों में किस जगह रखूं? अगर मैं फर्स्ट पे रखता तो k+1/k कैंसिल ही नहीं होता। तो पहले डिसाइड किया, दोनों में छोटा ये वाला है, छोटे से डिवाइड करूंगा वैल्यू ज्यादा आएगी, तो किस में रखूं? इसमें रखूंगा तो कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों में बड़ा कौन है? k+1, पर k बड़े से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू छोटी आती है, तो k+1 तो रखना है, पर इस पे रखूं या इस पे रखूं ये सोचना था। ऊपर वाला कैंसिल करना तो फर्स्ट वाले पे रख दीजिए, कैंसिल हो गया, दोनों जगह लॉग क्रिएट हो गया, है ना? बात आई समझ में? तो आप सोचेंगे ना रैशनली उसको, तो आपको कनेक्ट करते हुए दिखेंगे। कई बार स्टूडेंट ये पूछते हैं ये कैसे सोचा? मैथ्स का बेसिक फंडा, छोटे से डिवाइड करते हैं तो बड़ा आता है, बड़े से डिवाइड करते वैल्यू छोटी आती है। एग्जैक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं था, एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल इस टॉपिक का नाम है। तो एक ग्रेटर फंक्शन चाहिए, लेस देन फंक्शन चाहिए, ये तो डिसाइड हुआ कि एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल के ऊपर क्वेश्चन है। फिर इसको यूटिलाइज करके हमने फंक्शंस बनाने शुरू किए। k+1 को भी कैंसिल करना था। अब ऐसे सवाल आपको मिले, ऐसा रिसोर्स आपको चाहिए, तो उसके लिए जो मेरी पियर्सन की बुक्स है ना कैलकुलस की, कीजिए उसमें MCQ की प्रैक्टिस कीजिए डेफिनेट के अंदर से। बहुत सवाल आपको दिखेंगे जहां वो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे। ठीक है, कीप लर्निंग। जी एडवांस 2017 पेपर 2 के ऊपर ये कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, जो वेक्टर्स के साथ मिक्स है और जो बेसिक ज्योमेट्री ट्राइंगल है उसके ऊपर ये पूछा गया था। कॉम्प्रीहेंशन है मतलब 2 सवाल इसके ऊपर पूछे गए थे, दोनों का रिस्पॉन्स अगर आप देखेंगे किस कैटेगरी में पूछा गया है, मार्किंग स्कीम क्या है देखिए। सही करने पर +3 है और देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग, और एक ही ऑप्शन यहाँ पर सही था। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन के ऊपर दे आर 2 क्वेश्चंस। स्टूडेंट का रिस्पॉन्स ऐसा आप देखिए 53.94 स्टूडेंट ने इसको सही किया है और 50% के आसपास दूसरा वाला क्वेश्चन सही किया है। वहीं नेगेटिव मार्किंग तो थी नहीं, तो आप देख सकते हैं नॉन अटेम्प्टेड वाले स्टूडेंट भी काफ़ी सारे हैं, 3000 है और 4000 है, 70,000 क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, दोनों ही केसेस में 0 मार्क्स है। करेक्ट रिस्पॉन्स की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 86,000 को +3 मिला होगा फर्स्ट क्वेश्चन में और 80,000 के आसपास ही सेकंड वाले में। अंडरस्टूड? यहाँ पर हमने बात बना दिया पैराग्राफ नंबर 1। ठीक है, तो एक एक करके सिक्वेंशियली पैराग्राफ नंबर 1 के इसकी हेडिंग के बाद इसके ऊपर बेस्ड दोनों क्वेश्चंस को हम ट्राई करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम इनको जल्दी सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करते हैं। O ओरिजिन है, OX, OY, OZ भी 3 यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स बोला गया है, इसका मतलब ये है कि इन सब के मॉडुलस कैसे होंगे? 1 होंगे। इन सब के मॉडुलस 1 हो जाएंगे एंड दे आर इन द डायरेक्शन ऑफ द साइड QR, RP एंड PQ। ये हम बनाते हैं यहां से, तो दिस इज अ P, ये Q है, यहां से आपके पास R है, यहाँ P है, Q है और R है। तीनों तरीके से हमने यहाँ पर ट्राइंगल बना दिया, P, Q एंड R। अब किसके अलोंग है वो आप देख लीजिए। QR वेक्टर, दिस इज QR वेक्टर। एक QR वेक्टर जो है ये आपके पास से OX वेक्टर के अलोंग है। फिर आपके पास से RP वेक्टर है, तो आप R से P वेक्टर की तरफ जाएंगे, इट इज एन OY वेक्टर। फिर O से Z की तरफ हम जाते हैं तो ये आपके पास से आता है PQ, P से Q, P से Q आपके पास से आता है, ये यहाँ से बनेगा OZ वेक्टर। तो ये बन गया है OX, ये है OY, ये है OZ। ये यूनिट वेक्टर्स हैं और इनके अलोंग बोला है, इनका मैग्नीट्यूड इनके बराबर नहीं है, सिर्फ ये बोला है इन द डायरेक्शन ऑफ द साइड्स हमसे बोला गया है। पूछा जा रहा है OX एंड OY, तो ये देखिए ये OX वेक्टर है, ये OY वेक्टर है। सो दिस इज द OX वेक्टर, ये डायरेक्शन रहेगी और ये OY वेक्टर है। ये एंगल है P, ये एंगल है Q, ये एंगल है R। तो ये बचा हुआ एंगल कितना है? इट इज पाई माइनस R। टोटल एंगल कितना होता है? पाई, R हटाए पाई माइनस R, और तीनों का सम कितना होता है? P + Q + R, इट इज पाई। आप जानते भी हो कि सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल्स, ये वाला डेटा बन जाता है, ये आपके पास से P + Q बनेगा। तो अगर हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो वो आप देखिएगा OX क्रॉस OY
ये डेटा आपके पास है OX का मैग्नीट्यूड, OY का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल का साइन थीटा। साइन थीटा OX यहाँ है, ये डायरेक्शन है, ये OY है, इनके बीच का एंगल P प्लस क्यू है। इट इज P प्लस क्यू, सो इट इज 1, इट इज 1। ये यहां से आपके पास डेटा आता है P प्लस क्यू। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, विच इज एन ए आंसर। बस इस बात के मार्क्स से बताइए, बिल्कुल डूएबल क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करोगे तो इतना बेसिक तो सीख ही जाओगे। छोटी सी बात थी। OX OY में कोई अगर R समझ लेगा तो फिर अब वो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा, तो उसका भी सही बन जाएगा, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा ही रहता है। तो यहाँ से पाई माइनस R भी लिखेंगे तो R बन जाएगा, और A प्लस B प्लस C यानी P प्लस Q प्लस R की वैल्यू पाई होती है, तो वहाँ से भी आप आ सकते हैं। सो दिस इज द करेक्ट सोल्यूशन नंबर A। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है जिसके बारे में पूछा गया, उसके बारे में हम बात करते हैं। सेकंड कॉम्प्रिहेंशन, उसी फर्स्ट पैराग्राफ का सेकंड क्वेश्चन। इफ अ ट्राइंगल PQR वेरीज देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ डॉट P प्लस Q cos Q प्लस R cos R प्लस P। ट्राइंगल हमने बनाया, यहाँ से हमने बात बना दी। दिस इज एन P, ये Q है और ये आता है आपके पास से R। तो ये आपके पास एंगल बनेगा P एंड Q। आप देखिएगा ऐसे cos P प्लस Q हमने एंगल बोला है, ठीक है। तो अब आप इनके डॉट प्रोडक्ट के बारे में सोचिएगा। ये आपके पास से OX वेक्टर यहाँ बनेगा QR, फिर RP आपके पास है विच इज एन OY वेक्टर, फिर आपके पास से OZ वेक्टर यहाँ पर है। तो QR PR आपके पास से और ये PQ आपके पास से डेटा बना। इफ एन ट्राइंगल PQR क्वेरीज देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ, इसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। अभी अगर हम इसको देखें, कोसाइन हमको चाहिए। अगर मैं OX डॉट OY बनाना चाहूँ तो ये OX वेक्टर की डायरेक्शन है, तो ये है आपके पास से R और ये एंगल आपके पास से बनेगा P प्लस Q। तो इनके मैग्नीट्यूड आएंगे, OX का मैग्नीट्यूड, OY का मैग्नीट्यूड और यहाँ से आता है cos ऑफ P प्लस Q। ये डेटा आपके पास है। फिर आपके पास से OY डॉट OZ आता है, तो ये OY है और ये OZ है। ये एंगल आपके पास से कितना बनेगा, इस एंगल की अगर आप बात करेंगे तो Q प्लस R बन जाएगा। OY है, OZ है, cos ऑफ Q प्लस R आपके पास से डेटा बनेगा। सिमिलरली अगर हम OZ डॉट OX बनाएंगे, ये है OZ डॉट OX, इसके बीच का एंगल बनाएंगे, दिस इज OZ, ये OX, तो ये एंगल आपके पास से P और QR का सम बनेगा। तो डॉट प्रोडक्ट है cos ऑफ P प्लस R, ये डेटा आपके पास है। इन सब के डॉट मैग्नीट्यूड 1 है, जो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, cos ऑफ P प्लस Q, cos ऑफ Q प्लस R, cos ऑफ P प्लस R, ठीक है। यही डेटा हमसे पूछा गया है, जिसका समेशन की बात हो रही है। तो यहाँ अगर हम इन सब को सम करके देखें तो हमारे पास आता है cos ऑफ P प्लस Q, cos ऑफ Q प्लस R, cos ऑफ P प्लस R, and this becomes as a dot product of these values, OX dot OY, OZ plus OZ, OY plus OZ and OZ plus OZ, ठीक है। OX OY OY OZ OZ OX, ये डेटा आपके पास से बन गया। ये डॉट प्रोडक्ट आपको दिख रहा है। अब आप थोड़ा सोचिए कि डॉट प्रोडक्ट है A डॉट B, B डॉट C, C डॉट A, क्या होता है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि OX वेक्टर प्लस OY वेक्टर प्लस OZ वेक्टर का है होल स्क्वायर। तो आपके पास से इनका जब स्क्वायरिंग होगा तो यहाँ से आप देखेंगे तो कौन कौन से डेटा है जो यहाँ से आपके पास बनने चाहिए। उसमें से आप इसके मैग्नीट्यूड का हटाइए, इसके मैग्नीट्यूड को हटाइए, इसके मैग्नीट्यूड को भी हटा दीजिए और डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, ठीक है। तो आप देखिए A प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होगा, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर कट जाएगा, 2AB आपके पास से ये डेटा बनने वाला है, ठीक है। 2AB आपके पास से डेटा बन जाएगा। तो OZ का स्क्वायर, OY का स्क्वायर और Z का स्क्वायर 2 टाइम्स दिस,
अंडरस्टूड। हमें चाहिए इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी बनेगी। अब सोचिए मिनिमम वैल्यू अगर हम निकालना चाहते हैं तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा माइनस होना चाहिए और कम से कम ऐड होना चाहिए। ये जो OX प्लस OY प्लस OZ लिखा हुआ है, ये डेटा तो आपको पता है कि सबके मैग्नीट्यूड कितने हैं, 1 1 1। ये डेटा तो बन जाएगा। OX OY OZ अगर ये ट्राइंगल इक्विलेटरल हो जाता है या ये यूनिट बनाया जाए, एक यूनिट के अगर ट्राइंगल बना दिया जाए, मैग्नीट्यूड अगर 1 कर दिया जाए, तो यहाँ पर OX OY OZ उस हिसाब से 0 बन जाएगा। मतलब इनके अगर इक्वल मैग्नीट्यूड ले लें तो OX प्लस OY प्लस OZ सबका सम 0। तो इसकी अगर हम मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो फर्स्ट डेटा कैन बी 0 माइनस इन सबका मैग्नीट्यूड 1 1 1 डिवाइडेड बाय 2। सो लीस्ट वैल्यू वी आर हैविंग -3/2। -3/2 इज द मिनिमम वैल्यू। ये है इसको सॉल्व करने का फर्स्ट तरीका। इसी को सॉल्व करने का हम सेकंड तरीके के बारे में भी बात कर सकते हैं। सो आई विल टेल यू वन मोर मेथड कि हम इसको कैसे और सॉल्व कर सकते हैं। क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। cos p प्लस क्यू, cos q प्लस आर, cos r प्लस p लिखा गया है। ठीक है, cos p प्लस क्यू, cos q प्लस r एंड cos r प्लस p, इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, इसको सबसे पहले हम कन्वर्ट करने की सोचें तो हमें मालूम है एक रिजल्ट कि p प्लस क्यू प्लस आर सबका सम कितना है, पाई है ट्राइंगल के हिसाब से। या पहला वाला डेटा हमारे पास है, यहाँ से अगर हम p प्लस क्यू की बात करते हैं तो इसको पाई माइनस आर लिख सकते हैं। यहाँ cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा देंगे तो बनेगा 2 cos c प्लस d बाई 2। उस डेटा के हिसाब से आप इसको बनाने की कोशिश करिए तो आपके पास बनेगा p प्लस क्यू प्लस 2r बाई 2 एंड cos ऑफ c माइनस d, दोनों का डिफरेंस भी आप लीजिएगा, q माइनस p बाई 2। ये डेटा है आपके पास। यहाँ से आपके पास डेटा बनेगा माइनस cos ऑफ r, और हमें पता है कि p प्लस क्यू प्लस आर तो पाई होता है, तो ये 2 cos आपके पास से पाई बाई 2 प्लस r बाई 2 आपके पास से डेटा बनेगा। ये रिजल्ट भी हमने बनाया। अब इसको हम हाफ एंगल में थोड़ा चेंज कर लेते हैं तो ये डेटा बनता है 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर r बाई 2। देखिए cos 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ये डेटा भी आपके पास से बनेगा। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ से आपके पास से -1 है और यहाँ ये डेटा आपके पास से बनता है 2 साइन स्क्वायर r बाई 2 माइनस 2 साइन r बाई 2, और ये डेटा लिखा गया है cos q माइनस p बाई 2। अंडरस्टूड। बात करते हैं, ये जितने डेटा लिखे गए हैं इसमें इस नंबर के बारे में आप थोड़ा सोचिए। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, पर हमें इन सब का मिनिमम वैल्यू चाहिए क्योंकि p प्लस क्यू और r तीनों नंबर्स किसके बीच में रहते हैं, p q और r एंगल्स हैं। दे ऑल एंगल्स आर बिटवीन 0 एंड पाई। तो अगर हम p बाई 2 की, q बाई 2 की और r बाई 2 की बात करेंगे तो ये 0 से 90 के बीच में रहने वाले हैं। सो दिस टर्म इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, नो प्रॉब्लम। r बाई 2 भी 0 से 90 के बीच में रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। हम अगर इसकी लीस्ट वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा घटा दीजिए। तो अगर ये पॉजिटिव है, हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा घटाना चाहते हैं तो हमें पता है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू हम कितना ले सकते हैं, 1। तो हम लीस्ट चाहते हैं सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू है तो फिर हम इसको ऐसा इस तरीके से बना देंगे कि हम इसको 1 ले लेंगे। इससे ज़्यादा माइनस हम इसको कर नहीं सकते, तो हमने मैक्सिमम माइनस इसको कर दिया। अब इसके बाद अब आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के हिसाब से देखिए, 2 मैंने कॉमन ले लिया, मेरे पास डेटा है साइन ऑफ r बाई 2 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो आपके पास से साइन स्क्वायर r बाई 2 आया 2 टाइम्स, फिर 2ab आपके पास से बनेगा। उसके बारे में सोचिएगा, 2ab करेंगे तो यहाँ पे मुझे हाफ रखना चाहिए ताकि 2ab से कैंसिल होगा 2 और ये -2 साइन r बाई 2 आएगा। ऐसा करने से कितना एक्स्ट्रा बनता है वो देखिए, 1/4 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई होके 1/2 बनता है, 1/2 ऐड हो रहा है, हमें 1/2 सब्सट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, ये डेटा हमने बना दिया, ये डेटा आपके पास है। यहाँ से डेटा देखिए -1 है, -1/2 है,
और यहाँ पर आपके पास 2 है, वी आर हैविंग साइन ऑफ r/2 माइनस 1/2 होल स्क्वायर। दिस इज व्हाट द डेटा इज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक होल स्क्वायर लिखा गया है विच इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो आपको पता चला इसकी मिनिमम वैल्यू हम कहाँ जा सकते हैं, होल स्क्वायर कैन बी 0। तो आपके पास अगर हम इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे तो फिर वी आर एट द वैल्यू ऑफ -3/2। इसमें किसी वेक्टर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। सो दिस इज द सेकंड मेथड। सिर्फ ट्राइंगल की 3 बातें पता थी, पी क्यू आर का एंगल और कोसाइन के फॉर्मूलेज लगाए, cos c प्लस cos d पाई माइनस आर और परफेक्ट स्क्वायर बना के इसकी लीस्ट वैल्यू हमारे पास आ रही है -3/2। और जो फर्स्ट मेथड जिससे हमने इसको सॉल्व किया है उसको अगर आप देखें तो उसमें हमने वेक्टर्स को थोड़ा यूटिलाइज किया है। a प्लस बी प्लस सी, जो तीनों वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर का स्क्वायर करते हैं तो वो आता है मॉड ऑफ a स्क्वायर मॉड ऑफ b स्क्वायर मॉड ऑफ c स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a डॉट b 2 टाइम्स b डॉट c 2 टाइम्स c डॉट a। उस फॉर्मूले से इसको लिखा। मिनिमम वैल्यू के लिए ये सारे मैग्नीट्यूड तो पता है 1 1 1 1, और ये मिनिमम के लिए जो ऐड हो रहा है मिनिमम चाहिए तो उसको 0 बना सकते हैं। और ऐसा पॉसिबल होगा अगर ये इक्विलेटर ट्राइंगल बन जाएगा तो ये तीनों का सम निकाल के देखेंगे तो वो OX प्लस OY प्लस OZ का सम 0 बन जाएगा, -3/2। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर। सो वी हैव सॉल्व कॉम्प्रिहेंशन, और दोनों ही सवाल जो हमने डिस्कस किए फेयरली सिंपल है। इसका रिफ्लेक्शन आपको दिख रहा है कि नियरली 50% स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चंस को सही कर लिया था। आप भी प्रैक्टिस कीजिए और अपने जो चांसेस हैं जेई में जाने के उनको इंक्रीज कीजिए। जे एडवांस 2017 पेपर 2 के अंदर पूछा गया है कॉम्प्रिहेंशन, जो क्वालिटी के ऊपर बेस्ड है, और एक एक्सप्रेशन हमें गिवन है जो हमने न्यूटन रूल के अंदर हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पर इसको 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, दोनों जिस सेक्शन में पूछे हैं वो है SCQ। सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट होगा, और अच्छी बात यह थी इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। इसी वजह से आप देखेंगे कि स्टूडेंट का रिस्पॉन्स यहाँ पर नॉन अटेम्प्टिंग वाले कितना बढ़ गया है। सिर्फ 4% और 3% नहीं ट्राई नहीं किया, मतलब इंस्ट्रक्शन या तो ध्यान से पढ़े नहीं होंगे या उनके लिए टाइम ही नहीं बचा होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो 1 लाख के आसपास स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर 0 मार्क्स लेकर आए, और वहीं पर करेक्ट करने वाले आपको +3 यहाँ दिख रहे हैं, और 52,000 ऐसे हैं जिन्होंने सेकंड वाले क्वेश्चन को ट्राई किया। कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है कि एक सेट ऑफ थ्योरी आपको दी हुई होती है, उसके ऊपर बेस्ड आपसे 2 सवाल पूछे जाते हैं। हमेशा मैं स्टूडेंट को एडवाइस करता हूं कि आप इनको ट्राई कीजिए, और अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है SCQ में पूछा तो सबसे पहले इन पर अप्रोच कीजिए, क्योंकि अगर दोनों बन गए तो हमें इन्हीं सवालों से 6 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो क्वालिटी के ऊपर बेस्ड है हम कैसे अप्रोच करें। So P and Q are given as an integers. It is given that P and Q are integers. Alpha beta are the roots of this equation, x square minus x minus 1. इसके रूट्स हैं। अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, n की वैल्यू 0 1 2 है, an आपके पास लिखा गया है, a12 a11 a10 ये सारे डेटा हमारे पास लिखे गए हैं। एक रिलेशन हम यहाँ से बनाना चाहते हैं। तो अगर अल्फा इसका रूट है तो अल्फा स्क्वायर हम लिख सकते हैं -α -1 इक्वल टू 0। तो एक रिलेशन अगर हम इसी इक्वेशन को जैसे न्यूटन रूल लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, मैं उसका प्रूफ बता देता हूँ किस तरीके से रिजल्ट आता है, वहाँ आ जाते हैं। हमने इस इक्वेशन को अल्फा पावर n से मल्टीप्लाई कर दिया, वैसे ही बीटा भी क्या है, इसका रूट है तो बीटा सेटिस्फाई करता है, यहाँ भी हमने बीटा पावर n से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है वो हमारे पास आता है अल्फा पावर n+1, दिस इज द डेटा। और सेकेंड वाला हमारे पास बनता है बीटा पावर n+2 बीटा पावर n+1 बीटा पावर n। जो एक्सप्रेशन है उसको ध्यान से देखिए, an लिखा हुआ है, p है अल्फा पावर n, q है बीटा पावर n, ये डेटा है। अल्फा पावर n बीटा पावर n पी क्यू आपके पास मल्टीप्लाई में, तो हम ऐसा ही करते हैं, इस इक्वेशन को p से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस इक्वेशन को q से। तो ऐसा करने से हमारे पास अल्फा पावर और ऐड कर देंगे उसके बाद प्लस q बीटा पावर n+2, यहाँ p है अल्फा पावर n+1, q है बीटा पावर n+1।
फिर आपके पास आता है p टाइम्स अल्फा पावर n q टाइम्स बीटा पावर n इज इक्वल टू 0। ढूंढिए ये कौन है, दिस इज an। ये कौन सा बन जाएगा आपके पास है an प्लस 1 और यहां पर an प्लस 2। ये डेटा आपके पास लिखा गया। दिस इज द रिलेशन जो हमारे पास से बनता है। an प्लस 2 इज इक्वल टू an प्लस 1 प्लस an। आपने जेई मेन के लिए काफ़ी सारे न्यूटन रूल के क्वेश्चन किए होंगे, तो आपको फिर इस प्रूफ की, इस लॉजिक के पीछे की कहानी की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट रिजल्ट लिख देते हैं। आप ये बात जानते हैं कि जो रिजल्ट ऐसा होता है यहाँ हम पहुँच जाते हैं। तो an प्लस 2, तो ये जो इनसे मिलकर बना रिलेशन है an, तो बेसिकली यहाँ फुलफिल हो जाता है डायरेक्टली। ठीक है, तो जब पावर n है तो यहाँ n बनेगा, यहाँ n प्लस 1, यहाँ n प्लस 2, तो ये रिजल्ट आपके पास डायरेक्टली आ जाता है। मैंने थोड़ा आपको एज ए समझा दिया, एक्सप्लेन करते हुए आया कैसे है। एग्जाम में आएगा तो न्यूटन रूल की प्रैक्टिस से हम डायरेक्टली यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि रूट्स का ही कॉम्बिनेशन है an प्लस 2 माइनस an प्लस 1 माइनस an। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। आगे हमें a टू a12 निकालना है, तो आप यहाँ पर n की वैल्यू 10 रख लीजिए। ये 12 आता है, ये 11 आता है और ये 10 आता है। दिस इज द रिलेशन विच इज आर C। एक बार चेक करें, दिस इज नॉट द रिलेशन। B, a10 प्लस a11, दिस इज 53, क्वेश्चन नंबर 53। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमें करना है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर पूछा गया है आपसे a4 की वैल्यू 28 है, तो एक तो इसकी वजह से हमारे पास रिजल्ट आएगा an प्लस 2 इज इक्वल टू an प्लस 1 एंड an आता है। an प्लस 2 की वजह से आता है an प्लस 1 और an आता है। यहाँ से रिजल्ट बनाइए। अगर मुझे a4 पूछा गया है तो वो डेटा बनेगा आपके पास से a3 प्लस a2, और अगर मुझे a3 निकालना है तो फिर मैं उसको लिखूंगा कितना, a2 प्लस a1। ठीक, और ये n की वैल्यू किसके लिए वैलिड है वो भी आप देखते जाइएगा, 0 तक आप जा सकते हैं। तो हमारे पास अगर हम इसको लिखना चाहें 2a2 प्लस a1 बन गया है, तो a2 को हम लिखेंगे कितना, a1 प्लस a0 इज इक्वल टू a1। ये डेटा आपके पास है, तो डेटा इज 2a0 प्लस 3 टाइम्स a1। a0 को ढूंढिए, यहाँ पे आप रखेंगे a0, ये बनेगा p टाइम्स अल्फा पावर 0 q टाइम्स बीटा पावर 0 3 टाइम्स p अल्फा पावर 1 q बीटा पावर 1। ये डेटा है। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, और ये रिजल्ट हमें गिवन है। दिस इज रिटर्न एज 28। यहाँ से हम देखें तो बना सकते हैं कि सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू -1 है, और कभी ज़रूरत होगी तो हम अल्फा बीटा के इंडिविजुअली सेपरेट वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से ये आपके पास से बनेगा p प्लस क्यू, यहाँ आपके पास है 3p, और अल्फा प्लस बीटा की बात हो रही है, तो आप अल्फा का डेटा निकाल दीजिए। यहाँ से अल्फा कितना बनेगा, किसी भी एक रूट को 1 प्लस रूट 5/2 आपके पास डेटा है, एंड द बीटा इज 1 माइनस रूट 5/2। ठीक है, एक 1 प्लस रूट 5/2 है, दूसरा है 1 माइनस रूट 5/2। जी, तो डेटाज आपके सामने है, आप चाहो डेटा रख लीजिए। आपके पास बनेगा डेटा 1 प्लस रूट 5/2 प्लस 3q 1 माइनस रूट 5/2 28। सो लेट्स डू अ सिंप्लीफिकेशन। ये 3p/2 है, 3q/2 है आपके पास से, यहाँ 2b है, 4 प्लस 3 इज 7, इट इज 7/2 p प्लस q। आपके पास यहाँ से 3√/2 है, यहाँ से p माइनस q बनेगा डेटा। 3p/2 3q/2, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग एंड वी आर हैविंग द फाइनल आंसर इज 28। अब आप लॉजिक समझिए, एक लाइन यहाँ लिखी गई है, इफ a and b आर रैशनल नंबर्स और a प्लस बी √5 हो वैसा, तो a और b दोनों 0 होते हैं। ये चीज़ नहीं देते तो ज़्यादा मज़ा आता। अब ये तो हिंट दे दिया, एक तरीके से क्वेश्चन में ही हिंट दे दिया है कि अगर a और b रैशनल नंबर है और अगर ये रिजल्ट होता है, तो हम जानते हैं कि रैशनल इनटू इररैशनल जो प्रोडक्ट होता है, ये रैशनल सिर्फ एक केस में आता है, जब रैशनल नंबर 0 हो जाए, वरना आता ही नहीं है।
तो ये क्योंकि नॉन जीरो रैशनल नंबर इनटू अ इररेशनल इज ऑलवेज एन इररेशनल नंबर। ये बिल्कुल बेसिक मैथ्स की बात है कि नॉन जीरो रैशनल इनटू अ रैशनल इज ऑलवेज इररेशनल। यहाँ अगर हमें जीरो चाहिए तो देखिए b√5 की वैल्यू कितनी है, -a रैशनल है, -a भी रैशनल होगा। तो √5 से रैशनल मल्टीप्लाई होकर रैशनल कब आ सकता है, एक ही केस में आ सकता है जब a 0 होगा और b 0 होगा। हमारे पास भी ऐसी ही सिचुएशन बन रही है यहाँ से। अब आप देखिए ये हो गया है आपके पास से इररेशनल, तो ये रैशनल नंबर 0 आना चाहिए और ये भी आपके पास से रैशनल लिखा गया है। तो इसके सॉल्यूशन आपके पास तभी बनेंगे जब एक तो p माइनस क्यू 0 होगा और दूसरा आपके पास है 7 टाइम्स p प्लस क्यू की वैल्यू 28 है। तो आपके पास से एक तो आया है p इक्वल टू क्यू है, हमारे पास p प्लस क्यू की वैल्यू यहाँ से 4 है, 8 आता है। p की वैल्यू 4 है और q की वैल्यू भी 4 आती है। हम क्या चाहते हैं, वी आर इंटरेस्टेड कि p प्लस 2q का डेटा हम निकालें, जो 4 प्लस 8 आता है, डेटा आपके पास से 12 बन जाएगा। डी इज द आंसर, p प्लस 2q इज इक्वल टू 12, दैट इज द फाइनल आंसर। ये बहुत बेसिक बात है, अगर मैंने पेपर बनाया होता तो फिर मैं इस ऑप्शन को नहीं देता, मैं इस हिंट को नहीं देता, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा हिंट है, इसका तो नहीं होने वाले भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सो यस वी आर गेटिंग दिस डेटा एज कि p प्लस 2q इज कमिंग एज 12। गुड क्वेश्चन, बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। 2017 के पेपर्स को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपकी जो जेई की जर्नी है उसमें आप और अच्छे से परफॉर्म कर सकें। जेई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश्ड बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस चाहे अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर 3D, किसी भी चैप्टर में आपको इशू है तो ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हों, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है, एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। और मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा, ये प्लस है। आप ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन YouTube। ठीक है, और अगर आप PYQ सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 PYQs के सेक्शन है। चाहे एक्सक्लूसिव जेईई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई मेंस पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करें। और जो फिर जेईई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेईई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस PYQ वाली बुक से भी कर सकता है, जो वो मेजरली फोकस्ड ऑन PYQs हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं। या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9-10 के बाद तैयारी करना चाहता है, उनके लिए 5 रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहाँ पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, जो कि स्टूडेंट 9-10 में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें। बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेईई ऐप, मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेईई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको IIT जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू।